पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि चैनमिंग का जो बीस्ट था ड्रैगन वाला वो खाना पीना बंद कर देता है। इस वजह से चैनमिंग परेशान हो चुका था कि अब वो उसे क्या खिलाए। वो अलग अलग चीजें ट्राई करता है लेकिन वो बीस्ट किसी चीज को भी खाने के लिए तैयार था ही नहीं। तब चैनमिंग को पता चलता है कि ये तो पावरफुल चीजें खाता है, जैसे कि उसका तालिस्मान, उसकी हाई लेवल की पिल या फिर कोई टेक्निक वगैरह होगी। इसी तरह की चीजें खाकर वो अपना पेट भरता है। बड़ा ही गजब किस्म का वो बीस्ट था। उसी के साथ साथ जब चैनमिंग और ज्यादा तालिस्मान अपने बीस्ट के लिए बनाने के लिए मास्टर वी के पास आता है तो वो यहाँ पर अपना एटीट्यूड दिखाने लग गया था। इस वजह से चैनमिंग को गुस्सा आ जाता है तो वो यहाँ पर मास्टर वी की अच्छी तरह से कुटाई कर देता है। तालिस्मान बना बनाकर बहुत मारता है उसको। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में चैनमिंग लाइब्रेरी के अंदर बैठा हुआ था। तब वहाँ पर श्यामी आती है जो उसे कह रही थी कि चैनमिंग तुम्हें पता है कांगजुई का जो एडर था ना, उसने कुत्तों की तरह मास्टर वी को मारा, उसकी पूरी कल्टीवेशन डिस्ट्रॉय हो गई। अब मुझे नहीं लगता कि वो ढंग से तालिस्मान वगैरह भी बना पाएगा, उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। चैनमिंग कहता है चलो बहुत अच्छी बात है, जैसा उसने कहा था उसको उसका फल मिल गया। उसके साथ तो ऐसा होना ही था। श्यामी कहती कि मैं ना यहाँ पर आपको एक और चीज के बारे में बताने के लिए आई हूँ। आपको पता है कि स्पिरिचुअल फ्रूट जो है ना वो अब अच्छा खासा ग्रो कर चुका है। वो हमें गोल्डन सिटी के गार्डन वाले एरिया में मिलेगा, क्योंकि इस पूरे के पूरे कॉन्टिनेंट में सिर्फ वही जगह पर वो स्पिरिचुअल फ्रूट उगता है। करीब 3-4 साल में एक ही बार वो उगता है, लेकिन जब वो उगता है तो सारे के सारे लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं। चैनमिंग कहता है आखिर ये किस तरह का फ्रूट है, मैंने इसके बारे में तो पहले कभी सुना ही नहीं, आखिर ये काम क्या आता है। श्यामी कहती कि आपको नहीं पता क्या वो स्पेशल फ्रूट क्या काम आते हैं। वो बहुत ज्यादा कमाल की चीज है। एक नॉर्मल कल्टीवेटर की कल्टीवेशन स्पीड को वो बहुत ज्यादा स्पीड से बढ़ा देता है। अभी जैसे कि आपने अपना स्पिरिचुअल मार्शल आर्ट ब्रेक थ्रू किया है तो इसको करने में आपको थोड़ा टाइम लग गया था, लेकिन इसके आगे अगर आपको जाना है और बहुत ज्यादा पावरफुल होना है तो समझो कि अगर जितनी कल्टीवेशन आप 10 साल के अंदर करेंगे वो स्पिरिचुअल फ्रूट आपको 1 से 2 दिन के अंदर उतनी कल्टीवेशन करवा के दे देगा। इतनी ज्यादा पावर है उस स्पिरिचुअल फ्रूट के अंदर। और वही स्पिरिचुअल फ्रूट आज 3 से 4 साल बाद एक बार उगने के लिए तैयार है। वो पूरी तरह से मैच्योर हो चुका है तो हम उसे जाकर ले सकते हैं। चैनमिंग के दिमाग में लालच भर जाती है कि अरे वाह इतना कमाल का स्पिरिचुअल फ्रूट है, ये तो बहुत अच्छी बात हो गई। जब फ्रूट यहाँ पर मैच्योर हो चुका है तो मैं यहाँ पर खड़े खड़े क्या कर रहा, मैं भी जाता हूँ और उस पूरे के पूरे स्पिरिचुअल फ्रूट को तोड़ लूंगा। उसकी मदद से मैं अपनी कल्टीवेशन पावर को बढ़ाने की कोशिश करूंगा। चैनमिंग जैसे ही आगे बढ़ा था उसे रास्ते में कियान दिखाई देती है जो कि उस कलवे को तालिस्मान खिला रही थी। चैनमिंग उसे कहता है कि तुम तो मेरे साथ मत चलना, तुम यहाँ पर इस कलवे का ख्याल रखो और उसको पेट भर के उसको जो चाहिए वो खिला देना, वरना अकेले कौन से कोने में घुस के ये मर आ गया मुझे पता भी नहीं चलेगा। इधर श्यामी ने अपने उसी बर्ड को ला लिया था ताकि उसके ऊपर बैठकर चैनमिंग और वो यहाँ से स्पिरिचुअल फ्रूट को लाने के लिए निकल जाए। लेकिन वहाँ पर लिंगर भी आ जाती है जो कुछ घोड़े को लाई हुई थी। वो चाह रही थी कि वो भी चैनमिंग के साथ जाए। श्यामी को गुस्सा आ जाता है कि ये तो हम दोनों पर्सनल जाने वाले थे ना, अब ये कबाब में हड्डी कहाँ से आ गई। लिंगर कहती है सेक मास्टर तो मेरे भी है, जहाँ पर वो जाएंगे मैं भी उनके साथ ही जाऊंगी, तो तुम मुझे ऐसे नहीं रोक सकती, मैं चाहूंगी तो जाकर ही रहूंगी। श्यामी को आ रहा था गुस्सा। वो सोच रही होती कि अब मैं इसे कैसे भगाऊं। तब उसे एक अच्छा सा आइडिया आता है। वो चैनमिंग को थोड़ा साइड करते हुए लिंगर को अपने पास बुलाती है और उसके कान में कह रही थी कि तुम्हें पता है मुझे ना एक चीज पता चली, कल के दिन तुमने लाइब्रेरी के अंदर से अच्छी वाली टेक्निक चुराई, परसों के दिन तुमने गोडाउन के अंदर से 200 हाई लेवल की पिल चुराई थी और आज के दिन तुमने जो चैनमिंग का नाश्ता था जो वो नहीं कर पाया था तो तुमने पूरा का पूरा चुरा के खा लिया। अब तुमने 3 चोरी की है तो 3 चोरी के बदले तुम्हें तो सजा होगी और मैं पनिशमेंट डिपार्टमेंट की मास्टर हूँ तो मैं ही यहाँ पर तुम्हें सजा दूंगी, तो बताओ कैसे सजा खाओगी। लिंगर ये सुनकर एकदम ज्यादा घबरा जाती कि नहीं मुझे सजा नहीं खानी, आप प्लीज इसके बारे में किसको मत बताना और मुझे सजा भी मत देना। श्यामी कहती है अगर ऐसी बात है तो ठीक है, तो मेरा एक काम करना पड़ेगा, उसके बदले में तुम्हें सजा नहीं दूंगी। और वो काम है ये कि तुम चैनमिंग के साथ मत जाओ, तुम यहाँ पर नाटक करोगे तुम्हारा पेट में गड़बड़ हो गया है तो चैनमिंग तुम्हें अपने साथ नहीं ले जाएगा। इसलिए लिंगर वहाँ पर नाटक करती है कि चैनमिंग मुझे पता नहीं सुबह सुबह किसी ने जमाल गोटा खिला दिया या क्या खिला दिया, मेरा पेट एकदम गड़बड़ हो गया, मुझे बार बार बाथरूम जाना पड़ेगा, तो तुम यहाँ पर श्यामी के साथ चले जाओ, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा पाऊंगी। चैनमिंग कहता चलो ठीक है कोई बात नहीं, तुम जाओ और आराम करो, हम दोनों ही यहाँ से चलते हैं। दूसरी तरफ हम उसी जासूस को देखते हैं जिससे एक रिपोर्ट मिली थी कि चैनमिंग अभी गया हुआ है उसी स्पिरिचुअल फ्रूट को हासिल करने के लिए। तो वो यहाँ पर अपने एक और जासूस को हायर कर लेता है ताकि वो चैनमिंग को यहाँ पर सबक सिखा सके, क्योंकि हुआन में से तो कोई ढंग का काम हो नहीं रहा था। लेकिन दूसरा जो जासूस था उसका नाम बीटा 111 था। बड़ा ही अजीब नाम होता है लेकिन उसका वही नाम था जो कि हर घंटे के अच्छे खासे पैसे चार्ज करता है। जासूस के पास कोई चारा नहीं था लेकिन फिर भी वो उस बंदे को हायर कर ही लेता है। दूसरी तरफ चैनमिंग और श्यामी दोनों उसी बर्ड के ऊपर सवार होकर वहां से आगे बढ़ रहे थे। श्यामी को काफी ज्यादा अच्छा लग रहा होता है कि चैनमिंग मेरे कितने करीब बैठा है, आधे मीटर का भी हम दोनों के बीच में फासला नहीं है। वो चैनमिंग को जैसे छूने वाली थी चैनमिंग पीछे मुड़कर देख लेता है, इस वजह से तो श्यामी घबरा जाती है। वो फटाफट से शराब निकालती है ताकि वो चैनमिंग को दे सके, लेकिन स्पीड
स्पीड तेज होने की वजह से शराब भी वहाँ से नीचे गिर जाती है। इसके बाद शियामी वहाँ पर कुछ फ्रूट ही निकाल देती है कि चलो यहाँ पर चेनमिंग फ्रूट खाएगा तो टाइम पास हो जाएगा, लेकिन स्पीड तेज होने की वजह से फ्रूट भी वहाँ से नीचे गिर जाता है। शियामी को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि ये सब इस बर्ड की गलती, ये इतना स्पीड से चल रहा है तो सब सामान गिरते जा रहा है, तो वही घसीट के मुक्का मार देती है उस बर्ड को, जिस वजह से वो बर्ड अपनी स्पीड स्लो। चेनमिंग कहता है अरे शियामी क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना, बदली बदली से लग रही हो, आराम से बैठो, हमें जल्दी चलना है उस फ्रूट को हासिल करने के लिए। ये लोग जैसे ही थोड़ा दूर आते हैं वहाँ पर लिंगर आ जाती है, जो कि अपना घोड़े पे सवार होकर इनका ही पीछा करते हुए आ गई थी। लिंगर कहती होती कि चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, मैं तो चेनमिंग से दूर नहीं जा सकती, मैं तो उसके साथ ही रहूंगी। अब ये शियामी मुझे कोई भी पनिशमेंट दे, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। शियामी को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है कि ये फिर से कबाब में हड्डी बनने के लिए आ गई, बस एक बार यहाँ का काम खत्म हो जाए, मैं इसको ऐसे सजा दूंगी ना जो हमेशा याद रखेगी। दूसरी तरफ हम एक सेक्ट का सीन देखते हैं जहाँ पर सीतू नाम का एक बंदा बैठा हुआ था, बड़ा ही घमंडी और एक नंबर का घटिया किस्म का आदमी होता है। उसने कुछ अपने साथियों को गले में पट्टा बांधकर वहाँ पर रखा हुआ था, बिल्कुल कुत्तों की तरह, और वो उन्हें खाना फेंक फेंक कर दे रहा होता है। वहीं पर सीतू का बाप भी खड़ा हुआ था, जिसके पास एक एल्डर आकर एक रिपोर्ट देता है कि मास्टर वी जो है उनकी कल्टीवेशन बर्बाद कर दी गई, बहुत बुरी तरीके से उन्हें मारा गया है। ये सुनकर सीतू का बाप हैरान रह जाता है कि कहीं जुनलोंग सेक के मास्टर को पता तो नहीं चल गया कि उस मास्टर वी को हमने ही बेचा था उसकी जान लेने के लिए। उसी के साथ साथ उसे ये भी पता चलता है कि जुनलोंग सेक का जो मास्टर है वो भी गया हुआ है उसी स्पिरिचुअल फ्रूट को हासिल करने के लिए, जो कि बहुत टाइम से वो हासिल करना चाह रहा था। असल में जो सीतू और उसका जो बाप है वो दोनों जो पुराना वाला सेक्ट मास्टर था उसे समझ रहे थे, उन्हें नहीं पता है कि वहाँ का सेक्ट मास्टर बदल चुका है और अब चेनमिंग वहाँ का नया मास्टर बना है, जो कि बिल्कुल बैडस किस्म का बंदा है और किसी का एटीट्यूड तो वो बिल्कुल भी नहीं झेलता। सीतू का बाप परेशान था कि अब जुनलोंग सेक का मास्टर भी वो फ्रूट को चाह रहा है तो हमारे लिए वो फ्रूट को हासिल करना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन हमें तो वो फ्रूट चाहिए, हम काफी टाइम से इंतजार कर रहे थे कि कब वो फ्रूट मैच्योर होगा तो हम उसे लेंगे। सीतू अपने बाप से कहता है कि पिताजी आप टेंशन क्यों लेते, आपका बेटा है ना यहाँ पर, इस बार का काम मुझे दे दो, मैं कैसे भी करके आपके लिए वो स्पेशल फ्रूट ला कर ही रहूंगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आप यहाँ पर आराम कीजिए। ये सुनकर उसका बाप कहता है कि वाह शाबाश मेरे बच्चे, आज तू यहाँ पर बड़ा हो गया, तू मेरी जिम्मेदारियां संभालने के लायक हो चुका है, तो जा मैं तुझे देता हूँ ऑफर कि तू मेरे लिए वो स्पेशल फ्रूट ला दे, उसके बदले तू जो मांगेगा तेरा बाप तुझे वो देने के लिए तैयार है। सीतू एल्डर से कहकर ये न्यूज फैला देने कहता है कि इस बार सीतू भी जा रहा है उस स्पेशल फ्रूट को लाने के लिए, ताकि पूरे के पूरे लोग जो भी उस स्पेशल फ्रूट को हासिल करना चाहते हैं वो सीतू का नाम ही सुनकर डर जाएं और वो उस फ्रूट को लेने के लिए चाहे ना। ये खबर जैसे ही फैलती है सबके सब लोग एकदम ज्यादा हैरान रह जाते हैं कि इस बार सीतू भी आ रहा है वो फ्रूट लेने के लिए। सीतू तो बड़ा ही पावरफुल किस्म का बंदा है तो हम उससे नहीं लड़ पाएंगे, हमने काफी टाइम से सोच के रखा था कि हम भी उस स्पेशल फ्रूट को लेंगे, लेकिन इस बार सीतू की वजह से हमारा सपना सपना ही रह जाएगा। इस पूरी के पूरे सिटी के अंदर किसी के अंदर भी हिम्मत नहीं है कि वो सीतू से पंगा ले और उससे वो फ्रूट को छीन सके। एक बार उसकी नजर फ्रूट पे चल गई तो मतलब समझ जाओ कि वो उसे लेकर ही रहेगा। वहीं पर बेटा 111 भी बैठा हुआ था, जिसे जासूस ने हायर किया है चेनमिंग के ऊपर नजर रखने के लिए। उसे भी पता चल जाता है कि यहाँ पर तो सीतू भी जा रहा है चेनमिंग को मारने के लिए, तो मुझे तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, मैं बस ऐसी फीस लेता हूँ, आराम से यहाँ पर बैठ जाता हूँ, सीतू ही जाकर चेनमिंग का खेल खत्म कर देगा और मुझे फुकट की फीस मिल जाएगी, चलो किस्मत बहुत अच्छी है मेरी। दूसरी तरफ हम उसी गार्डन का सीन देखते हैं जहाँ पर स्पेशल फ्रूट उगने वाला है। वहाँ का जो फ्रूट था वो एकदम मैच्योर और काफी अच्छी तरह से पक चुका था, जिसके इस्तेमाल करने के लायक हो गया होता है। सीतू अपने बाकी साथियों के साथ वहाँ पर पहुंच चुका था और पहुंचने के बाद कहता है कि अरे वाह यहाँ पर तो कोई भी नहीं आया, मेरे नाम से लोग इतना डरते हैं कि मैं जब यहाँ पर आने वाला था तो ये खबर सुनते ही सब लोग ने अपने कदम पीछे कर लिए, तो मैं आसानी के साथ ये फ्रूट लेकर जाऊंगा और अपने पिता को गिफ्ट कर दूंगा, बड़े खुश हो जाएंगे, वो मुझ पे गर्व भी करेंगे। जाओ फटाफट से उस स्पेशल फ्रूट को तोड़ के लाओ, हम यहाँ से इसे लेकर चलते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर लिंगर आ रही होती है जो घोड़े पे सवार होकर यहाँ आई थी। उसे देख कर सीतू कहता है कि अरे वाह यहाँ पर ये लड़की आ रही है, अगर कोई लड़का होता है इस फ्रूट को लेने के लिए आया हुआ तब तो मैं इसे मार देता, लेकिन लड़कियों को मैं नहीं मारता, लड़कियों को तो मैं अपनी रानी बनाकर ले जाता हूँ, बड़ी सुंदर दिख रही है तो मैं इसे अपने साथ ही ले जाऊंगा इस फ्रूट के। तभी वहाँ पर श्यामी भी आ जाती है। श्यामी को देखकर तो उस सीतू के मुंह से लाट टपकने लग गई थी कि अरे वाह एक से बढ़कर एक सुंदरी यहाँ पर आ रही है, ये तो पिछली वाली से भी ज्यादा सुंदर है, अब मैं इस फ्रूट के साथ दोनों को फ्री में ऐसे ही ले जाऊंगा, देखता हूँ मुझे कौन रोक सकता है। लेकिन जब वहाँ पर चेनमिंग आता है और लिंगर और श्यामी दोनों उसके पास जाकर खड़े हो जाते हैं तो सीतू का दिमाग में आग लग जाती है कि ये गधा कौन आ गया जिसके पीछे ऐसे चिपक रही है कि जैसे फेविकॉल लगा दिया उन दोनों के ऊपर। वो एकदम चल कर लाल हो चुका था कि यहाँ पर मेरे पास एक लड़की नहीं है और इसके ऊपर तो दो चिपक रही है। वो चेनमिंग से कहता है कि तू है कौन, तुझे नहीं पता कि सीतू यहाँ पर आ रहा था और तू फिर भी यहाँ पर फ्रूट को लेने के लिए आ गया, अब मेरे नाम से सुनकर सब लोग पहले ही भाग चुके हैं लेकिन तू नहीं भागा, ज्यादा जिगरा दिखा रहा है क्या
क्या तेरा जिगरा फाड़ के तेरे मुंह में डाल दूंगा, क्योंकि ये फ्रूट मेरा है और जो चीज मेरी हो जाती है तो कोई आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। वैसे तू बताएगा है कौन तू और तू कहाँ से आया हुआ है। चैनविंग उसको देखकर कहता है कि अबे यार ये सुकड़ा ज़ॉम्बी कहाँ से आ गया, कितना गंदी शक्ल है इसकी, ये क्या बकबक कर रहा है, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। वैसे आखिर है ये कौन। लिंगर चैनविंग को बताती कि आप नहीं जानते क्या, ये ना एक नंबर का घटिया आदमी है। इसके पास पावर तो उतनी नहीं है लेकिन अपने आप को एकदम राजा महाराजा समझता है, बहुत ही ज्यादा हाई लेवल का ये समझता है और लोगों पे अत्याचार वगैरह किया करता है। सीतू वहाँ पर श्यामी से कहता है कि ओए लाल परी तू पहले आ जा, मैं तुझे ही अपने साथ ले जाता हूँ, बाद में इस दूसरी वाली को ले जाऊंगा। मेरी फैमिली के अंदर तुझे हर एक सुकून मिलेगा जिसकी तू कल्पना तक नहीं कर सकती, तो आ जा, मैं तुझे बहुत खुश रखूंगा। श्यामी को इतना गुस्सा आ रहा था कि वो तो यहाँ पर एक ही बार के अंदर उस सीतू का बैंड बजाकर उसे मार ही डाले, लेकिन उसे एक अच्छा आइडिया भी मिल जाता है। वो चैनविंग से कहती है कि सेट मास्टर देखो ना, ये आपके सामने मुझे कैसे गलत गलत कमेंट्स पास कर रहा है, ये मुझे यहाँ पर परेशान करने की कोशिश कर रहा है, तो आपको इसे सबक सिखाना होगा। आप मुझे बचाने के लिए और मेरी इज्जत बचाने के लिए इतना तो कर ही सकते हैं ना, मुझे बचा लीजिए, ये बहुत गंदे नजर मुझ पे डाल रहा है। लिंगर कहती है कि बड़ी चालू लड़की है ये, इसकी जितनी चालू लड़की मैंने कभी नहीं देखी। अभी ये चाहे तो 2 थप्पड़ में यहाँ पर सीतू का गेम बजा सकती है, लेकिन चैनविंग का फेवर अपनी तरफ करने के लिए कितना बहाना करती है, हद है यार। सीतू को गुस्सा आ रहा था कि आखिर ये बंदा है कौन जो यहाँ पर आकर इतना घूर के मुझे देख रहा है। तो सीतू का साथी उससे बताता है कि मेरे को नहीं पता ये कौन है, मैंने इसको पहली बार देखा है, लेकिन हाँ लोगों का कहना है कि ये जुनलॉक सेट का नया मास्टर बना हुआ है। जिस पर सीतू कहता है कि अच्छा तू नया मास्टर बना, तभी तेरे अंदर इतना ज्यादा घमंड आ गया है, घमंड को चूर करना मेरी पुरानी आदत है, तो लड़कियों के पीछे क्या चुप कर बैठा है, आज सामने आना। श्यामी तो बस यहाँ पर चैनविंग को भड़काया जा रही थी कि देखो ना ये मुझे कितने गलत कमेंट तो पास कर ही रहा था, अब तो ये मुझे धमका भी रहा है कि ये मेरी जान ले लेगा, आप जल्दी से जाकर इसको मारो। सीतू एकदम घबरा गया था कि ओए लड़की तू यहाँ पर मेरे ऊपर गलत इल्जाम क्यों लगा रही है, बिला वजह मुझे फंसाने की कोशिश कर रही है, मैं तो करीब तेरे गया भी नहीं अभी तक के, और तुझे कैसे मार सकता हूँ। तू इस बंदे को लेकर बहुत उछल रही है ना, तुझे क्या लगता है कि ये बंदा मेरा बैंड बजा देगा, कभी नहीं हो सकता, मैं तेरे सामने ही इसको ऐसा मारूंगा कि तू खुद भागकर मेरे पास आ जाएगी और मुझसे चिपकने लग जाएगी। वो जैसे यहाँ पर श्यामी को गाली देने वाला था, उसी के साथ साथ वो चैनविंग को भी बहुत बुरा भला कहता है। इस चीज को यहाँ पर सुनकर श्यामी का दिमाग फिर जाता है। वो यहाँ पर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग वाला अटैक सीधा सीतू के ऊपर करते हुए कहती कि देख तू नहीं यहाँ पर मेरे बारे में बुरा भला कहा, मैंने सुन लिया, लेकिन तू चैनविंग के बारे में बुरा भला कहेगा तो मैं बिल्कुल भी नहीं सुनने वाली। इस वजह से मैंने तेरे को अभी बस छोटा सा अटैक किया, चाहूँ तो तुझे यहाँ पर मैं अभी काट कर आट कर दूं। इस चीज से यहाँ पर सीतू एकदम ज्यादा भड़क चुका था। वो कहता है कि बस बहुत हो गया, अब मैं तुम तीनों को मार दूंगा, कोई नहीं चाहिए मुझे, किसी को नहीं लेके जाऊंगा, बस तुम तीनों को यहाँ पर मैं मार देने वाला हूँ। वो अपनी पावर को एक्टिवेट करना शुरू कर देता है ताकि वो सबसे पहले चैनविंग को ही मार डाले। चैनविंग बिल्कुल शांति से वहां पर खड़ा हुआ था और एकदम आराम से खड़े खड़े वो एक तालिस्मान को एक्टिवेट कर लेता है, जो तालिस्मान हेवनली चेन वाला था। जैसे वो तालिस्मान बना था उसकी चेन से सीधा का सीधा यहाँ पर सीतू अटक जाता है, वो वहां से हिल तक नहीं पा रहा था, एकदम स्टॉप ही हो चुका था वो। इसके बाद चैनविंग एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल पंच बनाता है और अपने ऑरा की मदद से एक घसीट के पंच सीधा सीतू को मार देता है। इस वजह से सीतू बहुत दूर जाकर फेंका चुका था और जब सीतू के साथी उसे आकर चेक करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि खत्म हो गया, सीतू की पूरी लाइफ की कल्टीवेशन डिस्ट्रॉय हो गई। अब ये बिल्कुल नल्ला बिल्कुल लूजर बन चुका है, बस एक पंच में इस चैनविंग ने इसकी पूरी लाइफ की कल्टीवेशन बर्बाद कर दी। आखिर ये इंसान है कि क्या है ये। वो लोग की एकदम फटकर हालत खराब हो चुकी थी। चैनविंग को बस देखकर जो सिंधु तो कल्टीवेशन चली गई थी, वो एकदम नल्ला बन चुका था। तो उसके जो साथी होते हैं जो उसे यहाँ पर लेकर आए हुए थे, वो लोग एकदम ज्यादा भड़क जाते हैं। वो चैनविंग से कहते कि तूने ये काम करके बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया, हम यहाँ पर अपनी आखिरी सांस तक के तुझसे फाइट करेंगे और तेरी जान ले लेंगे। तूने सीतू की कल्टीवेशन बर्बाद करके अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मारी है। वो तीनों एक साथ अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए चैनविंग से लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार थे, लेकिन वो एक भी अटैक चैनविंग पे कर पाते इससे पहले ही श्यामी ने अपने हंटर की मदद से एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग अटैक तीनों के ऊपर कर दिया था, जिस वजह से तीनों की हालत खराब हो जाती है। श्यामी वहाँ पर तीनों से कह रही थी कि तुम तीनों तो अच्छे कल्टीवेटर लगते हो, लेकिन तुमने एक इतने घटिया इंसान का साथ दिया है ना, जिसका साथ देने की वजह से आज तुम तीनों को यहाँ पर मरना होगा। वो तीनों बंदे वहाँ पर उनसे कहते कि तुम लोगों को नहीं पता कि हमारी जो फैमिली है ना वो कोई मामूली फैमिली नहीं है। तुमने कभी ग्रेट यान एम्पायर के बारे में सुना है? वो ग्रेट यान एम्पायर ना हमारे सपोर्ट में, हमें कुछ होता है तो ग्रेट यान एम्पायर हमारी मदद करने के लिए पहुंच जाता है। तो अब तुम सोच ही सकते हो कि तुमने कितनी बड़ी लेवल की मुसीबत को अपने गले टांग लिया है। ग्रेट यान एम्पायर तुम लोगों को बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा, लेकिन वो क्या छोड़ेगा, उससे पहले हम ही तीनों यहाँ मिलकर तुम सबकी जान ले लेंगे, क्योंकि अगर इस तरह से खाली हाथ हम रिटर्न गए ना तो सीतू का बाप हम लोगों की जान ले लेगा। उससे बेहतर है कि हम तीनों यहीं पे तुमसे लड़ते हुए यहाँ मर जाएं। चैनविंग को बाकी एकदम हैरान थे कि ये लोग तो पूरी तरह से जोश में है, लगता है इन लोगों को यहाँ पर मारना ही पड़ेगा, इसके अलावा दूसरा कोई चारा लग ही नहीं रहा। तभी वहाँ पर वो
वो जो स्पिरिचुअल फ्रूट था उसके अंदर से काफी ज्यादा पावर बाहर निकलने लगती है, मानो कि अब ये बिल्कुल टूटने ही वाला है। वो पावर काफी ज्यादा थी जिसे कोई ढंग से देख नहीं पाता, उसे देखकर ही लोगों की आंखें चौंधी आ जाए। इतना हाई लेवल का वो स्पिरिचुअल फ्रूट होता है। लेकिन वहीं पर बेटा 111 भी पहुंच चुका था, जो यहाँ पर खुद उस फ्रूट को लेने के लिए आया हुआ था। उसके ऊपर 2 टास्क था कि उसे चेनमिंग को मारना है और वो स्पिरिचुअल फ्रूट भी हासिल करना है। चेनमिंग को मारने का टास्क तो उस जासूस ने उसको दिया था, लेकिन स्पिरिचुअल फ्रूट वो खुद के लिए चाह रहा था। इसी वजह से वो फ्रूट लेने के लिए यहाँ पर पहुंच चुका था। और तभी चेनमिंग जो होता है उसकी नजर बेटा 111 के ऊपर पड़ जाती कि यहाँ पर कोई ना कोई बंदा छुप कर आया हुआ है जो ये फ्रूट हासिल करना चाहता है, तो इसका भी बैंड बजाना पड़ेगा। शियामी यहाँ पर चेनमिंग से कहती कि अरे सेक मास्टर, आपका ध्यान कहाँ चला गया, आप इधर नहीं देख रहे क्या? चेनमिंग कहता है नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम ना यहाँ पर उस फ्रूट को निकालने का बंदोबस्त करो, तब तक कि मैं ये जो 3 छुछुंदर है ना, इनको सबक सिखा कर आता हूँ। बहुत जुबान चल गई है इनकी, तो इनको तो काटना ही पड़ेगा। इसके बाद चेनमिंग वहाँ पर 100 थंडर तालिस्मान को बना लेता है और उन सभी के सभी तालिस्मान की पावर को एक्टिवेट करते हुए उसने उन तीनों बंदों के ऊपर अटैक कर दिया था जो सीधो के साथ यहाँ पर आए थे। वो लोग अपनी जान लगा देते हैं, लेकिन 1 सेकंड भी यहाँ पर टिक नहीं पाए थे। वो थंडर अटैक इतना स्ट्रॉन्ग था कि उन तीनों की हालत वहाँ पर खराब हो जाती है। लेकिन वो लोग यहाँ पर अपनी जान दे देंगे, लेकिन आखिरी दम तक के लड़ेंगे, तो वो लोग वापस से खड़े हो जाते हैं चेनमिंग के साथ फाइट करने के लिए। लेकिन चेनमिंग हर एक कदम में बिजली की रफ्तार के साथ उनके करीब होता जा रहा था, जिसे देखकर ही कोई डर जाए, इतना गुस्से में था चेनमिंग। चेनमिंग यहाँ पर भी नहीं रुकता, उसने अपनी और ज्यादा पावर का इस्तेमाल करना वहाँ पर शुरू कर दिया था। उसे बस देख देख कर वो तीनों की हालत खराब हो रही थी। इसके बाद चेनमिंग एक ही हाथ मारते हुए इतनी थंडर पावर बाहर फेंकता है कि तीनों उड़कर दूर फेंका चुके थे। चेनमिंग जब तक तीनों को संभाल रहा था, तब तक के शियामी और लिंगर वहाँ पर जिस पेड़ के ऊपर वो फ्रूट लगा हुआ है उसके आसपास एक प्रोटेक्शन बनाने लगते हैं, ताकि कोई भी यहाँ पर आकर इस फ्रूट को ना निकाल ले। वो लोग उस फ्रूट को निकालने की कोशिश कर रहे थे ताकि जल्द से जल्द उसे निकाल कर चेनमिंग को गिफ्ट में दे सके। वो तीनों बंदे अभी भी चेनमिंग के साथ फाइट कर रहे थे। वो लोग अपनी पूरी जान लगा देते हैं ताकि चेनमिंग को मार सके, लेकिन वो उसके करीब तक नहीं पहुंच पा रहे थे, तो अटैक करना तो बहुत दूर की बात है। चेनमिंग एक लात मारते हुए उन लोगों को इतना दूर फेंक रहा जिससे वो दिखना तक के बंद हो जाते हैं। लेकिन वो 3 थे, तो कभी एक सामने से अटैक करता, कभी पीछे से करता, तो कभी दूसरी तरफ से करता। तीनों तरफ से वो लोग अटैक कर रहे थे, लेकिन चेनमिंग बस अपनी पावर की मदद से ही सबकी स्वॉर्ड वगैरह को देख कर ही तोड़ देता था। उन तीनों को समझ आ चुका था कि हम लोग अलग अलग फाइट करेंगे ना तो कभी चेनमिंग को नहीं हरा सकते, तो इस वजह से वो तीनों के तीनों आपस में एक साथ अपनी पावर को मिला देते हैं और एक बहुत स्ट्रॉन्ग अटैक बना लेते हैं ताकि उसकी मदद से चेनमिंग की जान ली जा सके। चेनमिंग भी यहाँ पर इस चीज के लिए पूरी तरह से रेडी था। वो वहाँ पर एक और तालिस्मान बनाने के काम पर लग जाता है और ये जो तालिस्मान उसने बनाया था वो फायर पावर वाला था। वो जैसे ही अपनी फायर पावर को उन तीनों की पावर के सामने लगाता है, उनकी पावर वहाँ पर खत्म हो जाती है और चेनमिंग की फायर पावर ने उन तीनों के तीनों को वहाँ पर उड़ाकर फेंक दिया था, जिस वजह से वो तीनों का खेल वहाँ पर खत्म हो जाता है। वो तीनों वहाँ पर मर चुके थे। चेनमिंग कहता है कि इंसान अच्छा था, लेकिन अब क्या फायदा कि मर गए ये तीनों। गलत इंसान का साथ दोगे तो ऐसा नतीजा तो तुम्हारा होगा ही। इसके बाद चेनमिंग वहाँ पर उसी स्पिरिचुअल फ्रूट के पास आ जाता है। शियामी उससे कह रही थी कि सेक मास्टर, मैंने ना इस फ्रूट की पावर चेक की, ये अभी इतना ज्यादा हाई लेवल में है ना कि इसको कोई इमॉर्टल किंग रैम का बंदा ही कंज्यूम कर सकता है। उससे पहले वाला बंदा अगर कंज्यूम करेगा तो उसकी हालत भी खराब हो सकती है, लेकिन अगर जो भी इसे कंज्यूम करे और उसका लेवल इमॉर्टल किंग रैम से कम होना, तो वो फ्रूट उसको इमॉर्टल किंग रैम तक के पहुंचा सकता है। इतनी पावर है इसके अंदर। तो क्या आप तब भी इस फ्रूट को लेना चाहेंगे? क्योंकि आपके पास तो अभी इमॉर्टल किंग रैम से बहुत ही नीचे की पावर है। लेकिन चेनमिंग को कैसे भी करके वो फ्रूट तो चाहिए ही था। उसे अपनी पावर बढ़ानी है तो वो फ्रूट लगेगा ही। इसलिए चेनमिंग जैसे फ्रूट को लेने के लिए जा रहा होता है, वहाँ पर बेटा 111 आ जाता है जो पीछे से ही चेनमिंग के ऊपर अटैक करने वाला था। चेनमिंग को पता था कि कोई ना कोई बंदा यहाँ पर छुपा है जो उसके ऊपर अटैक करेगा, तो उसके लिए चेनमिंग पहले से ही पूरी तरह से तैयार था। यहाँ पर बेटा 111 चेनमिंग के ऊपर अटैक क्या कर पाता, इससे पहले चेनमिंग एक तालिस्मान बनाते हुए बेटा 111 के सारे अटैक को रोकता है, उसके वेपन को तोड़ता है और उसे भी उड़ाकर दूर फेंक देता है। जिसके बाद बेटा 111 चेनमिंग से कहता है कि तुझे पता है मुझे ना 2 टास्क मिले हैं, एक तो मैं इस फ्रूट को ले जाऊंगा, दूसरा तुझे मार दूंगा। ऐसा लग रहा है कि एक तीर से 2 निशाने होंगे, मैं दोनों चीज को यहाँ पर अपना टास्क पूरा करके आराम से जाने वाला हूँ, तो तू अब मरने के लिए तैयार हो जा। ये सुनते ही शियामी बीच में आती है और बेटा 111 से कहती कि अपनी जुबान संभाल के बोल, तू यहाँ पर सेक्ट मास्टर के बारे में कुछ नहीं बोल सकता।
उनको हाथ लगाने से पहले तुझे मुझसे होकर गुजरना पड़ेगा। शियामी को यहाँ पर चैनमिंग समझाते हुए कहता है कि तुम्हें यहाँ पर बीच में आने की जरूरत नहीं है, ऐसे छोटे मोटे लोगों को मैं खुद ही संभाल लूंगा, अपना गुस्सा किसी और चीज के लिए बचा कर रखो। इसके बाद चैनमिंग अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए इतना घसीट के पंच बेटा 111 को मारता है कि उसका पंच उसके आर पार हो गया था। लेकिन इससे भी बेटा 111 मरता नहीं, क्योंकि वो मामूली बंदा नहीं है, उसके पास भी काफी सारी पावर है। बेटा 111 ने अपने कई सारे क्लोन बनाते हुए चैनमिंग के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया था। चैनमिंग उसके ऊपर जितने भी अटैक करता, बेटा 111 बस उसका मजाक उड़ा रहा था कि तेरा हर अटैक तो बिल्कुल स्लो है यार, लगता तू स्लो साबुन इस्तेमाल करता, थोड़ा फास्ट वाला इस्तेमाल किया कर, अच्छे से अटैक कर पाएगा। वो बस यहाँ पर चैनमिंग को चिंगारी लगा रहा था, उसे नहीं पता था कि वो बारूद में चिंगारी लगा रहा है और जब वो फटेगा तो उसकी भी फाड़ देगा। चैनमिंग अपने बहुत सारे घोस्ट हैंड का इस्तेमाल करते हुए बेटा 111 को पकड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो हर एक अटैक से चैनमिंग के बच जाता। मानना पड़ेगा बेटा 111 काफी स्ट्रॉन्ग था, एक भी अटैक अभी तक के चैनमिंग का उसके ऊपर असर ही नहीं कर पाया था। वो चैनमिंग का मजाक उड़ा कर चैनमिंग का खून खौला रहा था। इस वजह से चैनमिंग इतना ज्यादा भड़क जाता है कि जैसे वो अपनी आंखों से देखता है तो उसकी आंखों से ऐसी लेजर निकलती है कि वो बादलों तक को चीर देती है। इतना खतरनाक चैनमिंग की आंखों से लेजर निकला था गुस्से की वजह से। चैनमिंग यहाँ पर भी नहीं रुकता, इसके बाद भी वो और कई सारे अटैक बेटा 111 के ऊपर करने लग गया था, लेकिन अभी तक के बेटा 111 को कुछ नहीं हुआ था। वो हर एक अटैक को रोके जा रहा था और उल्टा चैनमिंग के ऊपर वो अटैक भी करता। बेटा 111 यहाँ पर बाहर से तो बहुत अच्छा दिखा रहा था कि उसे चोट नहीं लगी, लेकिन अंदर उसे बहुत गहरी चोट लगी थी। तो वो कह रहा होता है कि मुझे नहीं लगता कि मैं यहाँ पर कुछ और देर तक के चैनमिंग से फाइट कर पाऊंगा, इससे फाइट करना और इसको हराने का बस एक ही रास्ता है और वो है ये स्पिरिचुअल फ्रूट। मैं ये फ्रूट ले जाता हूँ, इसकी पावर कल्टीवेट करता हूँ और थोड़ी देर बाद आता हूँ इसके पास और तब मैं चैनमिंग को बड़ी आसानी से मार डालूंगा। इसलिए वो चैनमिंग से कहते हुए जाता है कि अभी फाइट करके तो बहुत मजा आया, लेकिन हमारी फाइट पूरी नहीं हुई, मैं फिर से आऊंगा तेरी जान लेने के लिए। इसके बाद वो बिजली की रफ्तार के साथ वहां से जा रहा होता है और जाते जाते उसने पेड़ के अंदर से वो स्पिरिचुअल फ्रूट भी उठा लिया था। उसे लेकर वो फटाफट वहां से भागना शुरू कर देता है। जो चीज चैनमिंग को चाहिए थी वो उसके आंखों के सामने से ले जा रहा था। शियामी चैनमिंग से कहती है कि सेट मास्टर, ये जो इतनी स्पीड से चल रहा है ना, इस टेक्निक को कहते हैं डिवाइन मूवमेंट टेक्निक। ये इतनी स्पीड होती है कि कोई बिजली की रफ्तार के साथ बंदा यहाँ से भाग सकता है। तो अभी तक के बेटा 111 बहुत दूर जा चुका होगा, तो हम अब यहाँ पर कैसे उस फ्रूट को हासिल करेंगे? हमारे हाथ से तो वो फ्रूट चला गया। चैनमिंग कहता है ऐसे कैसे चला गया, जब तक कि मैं यहाँ पर खड़ा हूँ मेरी जो चीज है उसको दुनिया की कोई ताकत मुझसे नहीं छीन सकती। इसके बाद चैनमिंग अपना वही तीर निकाल लेता है जो उसे मिशन को पूरा करने पे मिला था। तीर को निकालने के बाद चैनमिंग उसकी पावर को एक्टिवेट कर रहा था ताकि इस बार का जो अटैक रहे वो इतना स्ट्रॉन्ग रहे कि बेटा 111 कितना भी दूर क्यों ना गया हो वो एक ही तीर के अंदर उसको खत्म कर दे। उसे देखकर लिंगर और शियामी दोनों एकदम दंग रह जाते कि अरे वाह, बिल्कुल चैनमिंग तो यहाँ पर हीरो जैसा लग रहा है, इतना मजा आ रहा है कि हमें तो मन कर रहा है बस चैनमिंग तो देखते ही रह जाए और ये बस यहाँ पर फाइट करता रहे। इतना मजा आया यहाँ पर चैनमिंग की फाइट देखकर। चैनमिंग इसके बाद अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए वो तीर को चला देता है और कह रहा था कि अब मैं एक तीर से दो निशाने करने वाला हूं। पहला निशाना जो रहेगा वो मुझे मेरा फ्रूट मिल जाएगा और दूसरा निशाना ये रहेगा कि बेटा 111 की जान चली जाएगी। अब बेटा 111 भाग के हेवन में क्यों ना घुस गया हो, ये तीर हेवन तक के उसका पीछा करके उसकी जान ले लेगी। अब बिल्कुल ऐसा ही होता है, वो तीर बादलों को चीरते हुए बादलों के ऊपर जाकर बेटा 111 जो छुप चुका था उसके आर पार घुसकर उसे वहीं पर खत्म कर देती है। इतनी हाई लेवल की उसके अंदर से तीर चली थी जिसकी कोई हद नहीं थी। बादलों तक में वहां पर होल हो गया होता है। जैसे ही बेटा 111 मरा था उसके हाथ से वो फ्रूट नीचे गिर जाता है, जिसे बड़ी आसानी के साथ चैनमिंग ने पकड़ लिया था। चैनमिंग कहता है क्यों, कहा था ना मैंने, जो चीज मेरी है वो मेरी ही है, कोई इसको आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। दूसरी तरफ वो जासूस इंतजार कर रहा था अच्छी खबर का कि ये बेटा 111 आकर बताएगा कि चैनमिंग मर गया, लेकिन काफी टाइम हो चुका था तो अभी तक के बेटा 111 नहीं आया होता है। तो इस चीज से वो टेंशन में था कि आखिर कहाँ मर गया बेटा 111। उसे क्या पता था कि सच का सच में ही बेटा 111 मर चुका है। वहाँ पर एक दूसरा बंदा आता है जिसके अंडर में ही बेटा 111 काम करता है। वो बेटा 111 का सीनियर था। यहाँ पर आने के बाद वो बंदा जासूस से कह रहा था कि देखो यहाँ पर ना हमारा जो एजेंट था बेटा 111 वो मर चुका है। उसकी टोटल फीस थी 12 मिलियन सोने के सिक्के जो टास्क पूरा होने के बाद उसे देने थे, लेकिन अब वो मर गया तो हम लोग यहाँ पर उसके उतने पैसे नहीं लेंगे। उसने जितना काम किया था उतने ही हिसाब से तुम्हें पैसे देने हैं, जो कि टोटल बनते हैं 9 मिलियन सोने के सिक्के। उसने 80% तक के अपना काम कर दिया था तो तुम्हें अब 9 मिलियन सोने के सिक्कों की फीस चुकानी पड़ेगी। ये सुनकर जासूस के दिमाग में करंट लगता है कि यहाँ पर मेरा टास्क पूरा नहीं हुआ और तुम लोग कह रहे हो कि मैं तुम्हें 9 मिलियन सोने के सिक्के दूंगा। मेरा दिमाग सठाया हुआ दिखता है, दफा हो जाए यहाँ से इससे पहले कि मेरा दिमाग का स्क्रू ढीला हो जाए। ये सुनकर वो बंदा काफी ज्यादा गुस्सा हो चुका था। अब वो अपने साथियों को यहाँ पर बुला लेता है जो जासूस के ऊपर अटैक करके उसकी हालत खराब कर देते हैं। बेटा 111 का सीनियर वहाँ पर जासूस से
कह रहा था कि मुझे पता था कि ऐसा ही कुछ होने वाला है, तुझ जैसा फटीचर आदमी कभी भी हमारी बात ढंग से तो नहीं मानेगा, तो इसलिए मैंने बंदों का इंतजाम पहले ही कर दिया था और हाल फिलहाल तेरे पास कुछ पैसे भी नहीं बचे हैं, तो मेरे बंदों ने ना तेरे पूरे के पूरे घर से जो भी कीमती चीज थी सब कुछ चुरा लिया है, बस तेरा कपड़ा और तेरी इज्जत छोड़ दी है, वरना वो भी चुरा लिए होते हम लोग। हमारे साथ डील करने का तेरा बहुत बहुत शुक्रिया। अगर कोई दूसरा एजेंट चाहिए होगा ना तो उसके लिए भी हमें बता देना, दूसरा एजेंट भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा, हमारा हिसाब बराबर हुआ तो हम लोग चलते हैं। इतना कहने के बाद वो बंदे वहाँ से जाने लग गए थे। जासूस के दिमाग में आग लग जाती कि मैं तो लुट गया, बर्बाद हो गया, मैं यहाँ मेरा टास्क पूरा नहीं हुआ और 9 मिलियन सोने की सिप को देने की वजह से मेरे घर की सारी चीजें ये लोग लूट कर भाग गए। जी चैनमिंग ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा, हर बार ये मुझे बर्बाद कर देता है, आखिर करूँ तो करूँ क्या इसका। वो बॉल भी वहाँ पर जासूस से कहता है कि क्यों, हो गया ना, मजा आया। मैंने कहा था तू मेरी बात नहीं सुनेगा तो ऐसा ही होगा तेरे साथ, तूने मेरी परमिशन के बगैर बैटर 111 को हायर किया जो कि एकदम नल्ला आदमी था, अब भुगत इसका अंजाम तू। दूसरी तरफ चैनमिंग आराम से अपना कमरे के अंदर बैठा हुआ था और उसको जितनी भी चीजें मिली थी, सीतू को मारकर, उसके साथ जो बंदे आए थे उन लोगों को मारकर, वो सब चीजें टेबल पे रखा होता है। कियान कहती कि अरे वाह, लगता है कोई सेट चुरा के आया हो, कितना सारा खजाना लाया, उसकी कोई हद नहीं। लेकिन जैसे उसकी नजर उस फ्रूट के ऊपर पड़ती है जो कि स्पेशल फ्रूट था, वो एकदम पगला जाती है। वो चैनमिंग से कहती है कि चैनमिंग तुम इसे खाने तो नहीं वाले हो ना, गलती से भी मत खाना इसको, तुम इसकी पावर को हैंडल नहीं कर पाओगे, तुम्हारी जान तक ले लेगी, तो अभी इसे साइड कर दो और इसके ऊपर नजर भी मत उठाना। लेकिन चैनमिंग कहता है कि मैंने इतनी मेहनत की है, फोकट में गया, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए मैं तो इसे खा कर रहूंगा। अब पावरफुल दुश्मन बने हैं तो मुझे भी तो पावरफुल बनना ही पड़ेगा ताकि मैं उनका मुकाबला कर पाऊं। कियान कह रही थी कि चैनमिंग तुम्हारे दिमाग में नहीं घुस रहा है कि ये कैसी चीज है, ये तुम्हारे को ना मौत से भी बढ़कर सजा दे सकती है, ये बहुत खतरनाक चीज है, इसे मत खाओ, मेरी बात सुनो। लेकिन चैनमिंग कुछ नहीं सुनता और वहीं पर उस फ्रूट को खा लेता है कि जो होगा देखा जाएगा, बस मुझे पावरफुल बनना है। हम चैनमिंग के घर का सीन देखते हैं जो घर पूरी तरह से अचानक में ही ब्लास्ट हो चुका था, क्योंकि सभी के मना करने के बावजूद भी चैनमिंग ने वो स्पेशल फ्रूट खा लिया था, तो उसकी बॉडी से जो ऑरा निकला था उससे ही वो पूरा घर टूट गया। इतना ज्यादा चैनमिंग की बॉडी से ऑरा निकल रहा था जिसकी कोई हद नहीं थी। कियान या फिर कोई भी क्यों ना हो गया, वो वहां पर खड़ा तक नहीं हो पा रहा था कि वो चैनमिंग के करीब जा पाए। करीब जाने से पहले ही वो ऑरा उन्हें उठाकर दूर फेंक दे रहा था। चैनमिंग खुद अपनी तकलीफ से परेशान हो चुका था, उसे बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही होती है, ऐसा लग रहा था कि जल्दी कुछ नहीं किया गया तो ये तकलीफ से ही मर जाएगा। कियान कहती है कि चैनमिंग जल्दी से वॉमिट करके उस फ्रूट को बाहर निकाल दो, यही एक तरीका हो सकता है तुम्हारी तकलीफ को कम करने का, वरना आगे तो अभी और तकलीफ बढ़ने वाली है। लेकिन चैनमिंग कहता है कि नहीं, मैं इसे वॉमिट करके बाहर नहीं निकालने वाला, जब तक मेरे जिस्म में आखिरी सांस बाकी है तब तक कि मैं इसको कंडेंस करने की कोशिश करूंगा, चाहे कुछ भी ना क्यों ना हो जाए, मुझे ये स्पेशल फ्रूट की पावर अपने अंदर डालनी है, इसलिए मुझे मत रोको, जितनी मुझे तकलीफ होती है वो सहने दो। चैनमिंग की पूरी फिजिकल बॉडी जो थी वो एकदम फटने लग जाती है, ऐसा लग रहा था कि पूरी फिजिकल बॉडी ही उसकी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। लेकिन फिर भी चैनमिंग सुनने के लिए तैयार नहीं था। चैनमिंग कहता है जाओ मेरे स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर और मेरी जो कॉन्शियसनेस है सिर्फ उसे बचा कर रखो, मेरी कॉन्शियसनेस डिस्ट्रॉय नहीं होनी चाहिए, मेरी बॉडी डिस्ट्रॉय हो गई तो मैं कुछ और बंदोबस्त भी कर सकता हूँ, तो जाओ और मेरी कॉन्शियसनेस को प्रोटेक्ट करो। इसलिए कियान अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए चैनमिंग के अंदर चली जाती है। स्पिरिचुअल फ्रूट की वजह से वहाँ पर भी तबाही आई हुई थी, हर चीज यहाँ टूटने फूटने लग गई थी। कियान फटाक से अपनी पावर का इस्तेमाल करती है और अपनी पावर की वजह से जितनी भी चैनमिंग की कॉन्शियसनेस डिस्ट्रॉय हो रही थी उन सभी को ठीक करने लग जाती है ताकि कॉन्शियसनेस के ऊपर कोई असर ना पड़े। कॉन्शियसनेस तो यहाँ पर कियान बचा लेगी, लेकिन फिजिकल बॉडी का क्या होगा उसके बारे में चैनमिंग को खुद नहीं पता था। उसकी बॉडी आधा से ज्यादा डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। चैनमिंग एकदम तकलीफ से चिल्ला रहा था कि मानो अब यहाँ पर वो अपना होश खो बैठेगा। तभी वहाँ पर श्यामी आ जाती है जो चैनमिंग को इतनी तकलीफ में देखकर एकदम परेशान हो चुकी थी कि चैनमिंग तुम्हें क्या हुआ, ये क्या कर रहे हो तुम। उसे पता चल चुका था कि चैनमिंग ने यहाँ पर उस फ्रूट को खा लिया जिसकी वजह से उसे इतनी ज्यादा तकलीफ हो रही है। वो चैनमिंग को छूने की कोशिश करती है लेकिन ऑरा ने तो श्यामी को भी उड़ाकर दूर फेंक दिया था। वो चैनमिंग से कहती है कि चैनमिंग क्यों बेवकूफी की इतनी बड़ी तुमने, क्या जरूरत है अभी वो फ्रूट खाने की, हम सब तुम्हें मना ही कर रहे थे ना, तुम तो अपने ही जोश में आ गए थे, अब देखो तुम्हें कितनी तकलीफ हो रही है, तुम्हारी तकलीफ मुझसे देख ही नहीं जा रही। वो जो ऑरा था श्यामी के ऊपर ही लगातार अटैक करना शुरू कर देता है ताकि श्यामी यहाँ पर आकर कुछ कर ना दे। घोस्ट हैंड अपीयर हो चुका था और वो श्यामी के ऊपर हमला करते हुए उसे भगाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन श्यामी कहती कि आज यहाँ पर मेरी जान क्यों न चली जाए लेकिन मैं चैनमिंग को तकलीफ होने नहीं दूंगी, मैं हर खतरों को झेलते हुए चैनमिंग तुम्हें बचाने की कोशिश करूंगी, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मुझ पे भरोसा रखो। चैनमिंग का पूरा शर्ट वर्ट सब फट गया था। श्यामी अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए चैनमिंग का ऑरा थोड़ा सा कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी लेकिन वो दोबारा से उड़कर बहुत दूर जाकर फेंका जाती है। श्यामी काफी ज्यादा यहाँ पर तकलीफ झेल रही थी लेकिन वो फिर भी हार मानने को तैयार नहीं थी। तो वहीं कियान अभी भी चैनमिंग की कॉन्शियसनेस को ठीक करने की कोशिश कर रही थी जिसमें वो थोड़ा थोड़ा कामयाब होने लगती है। उसने कॉन्शियसनेस को धीरे धीरे करते हुए अपने कंट्रोल में लेना शुरू कर दिया था। इधर चैनमिंग अपना घर
घर वर सब कुछ तोड़ने के बाद घर तो बचा ही नहीं था, तो वो वहाँ से हवा में आ गया होता है और हवा में आने के बाद भी उसके अंदर से ऑरा कम नहीं हुआ था, वो ऑरा ही उसे हवा में उड़ाया जा रहा था। श्यामी भी वहीं पर खड़ी हुई थी जो चैनमिंग को ऐसे देख रही होती है। उसके खुद के पूरे कपड़े फट चुके थे। वो कहती है यही आखिरी मौका है चैनमिंग को बचाने का, अगर मैंने अभी कुछ नहीं किया ना तो शायद मुझे दोबारा मौका नहीं मिलेगा चैनमिंग को बचाने का। तो अपनी जान की परवाह किए बगैर दोबारा से चैनमिंग के पास जाने लगती है। कई सारे अटैक उसके ऊपर लगते हैं लेकिन वो सारे अटैक को रोक रही थी कि चाहे कुछ भी क्यों हो जाए मैं चैनमिंग को बचा कर ही रहूंगी। उसे जब भी मौका मिलता था वो हर अटैक से बच के चैनमिंग के पास आती और अपने स्पिरिचुअल ऑरा की वजह से चैनमिंग के ऑरा को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी ताकि चैनमिंग की तकलीफ कम हो जाए। और एक बार अगर वो तकलीफ कम होती है तो चैनमिंग अपनी बॉडी की मदद से ही उस स्पिरिचुअल फ्रूट के ऑरा को अपने अंदर हैंडल कर लेगा। बस चैनमिंग को थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए, सपोर्ट मिला तो वो पावर को अपने अंदर कंट्रोल करने के लायक है। श्यामी सीधे आती है चैनमिंग के पास और उसे गले लगा लेती। दोनों एक दूसरे के एकदम करीब आकर खड़े हो चुके थे और दोनों का स्पिरिचुअल ऑरा आपस में मिल रहा होता है। क्या ही कमाल का सीन था। इसके बाद श्यामी अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए पूरी तरह से स्पिरिचुअल फ्रूट के ऑरा को कंट्रोल में कर लेती है। इस वजह से चैनमिंग की फिजिकल बॉडी भी बच गई थी, उसी के साथ साथ उसकी कॉन्शियसनेस जिसके साथ कियान फाइट कर रही थी वो भी अब पूरी तरह से ठीक हो गई होती है। मतलब कि चैनमिंग अब पूरी तरह से खतरे से बाहर था, जो देखकर श्यामी और कियान की खुशी का ठिकाना नहीं रहता कि आखिरकार चैनमिंग को होश आ गया। अच्छा हुआ कि वो हर खतरों से बाहर आ चुका है। चैनमिंग जैसे अपना होश संभालता है उसे कियान दिखाई देती है जो कि उसके गले लगे हुए वहीं पर खड़ी थी। उसकी भी हालत बहुत ज्यादा खराब थी, उसने अपना काफी सारा स्पिरिचुअल ऑरा गंवा दिया था चैनमिंग को बचाने के लिए। देखते ही देखते अब यहाँ पर सुबह हो चुकी थी। सुबह तक के चैनमिंग और श्यामी दोनों वहीं पर बैठे होते, दोनों एक दूसरे के करीब ही रहकर सो चुके थे क्योंकि रात में थकानी उन दोनों को इतनी ज्यादा हो गई थी। चैनमिंग कहता है कल रात को क्या हुआ मुझे कुछ नहीं पता, मुझे कुछ याद ही नहीं आ रहा कि मैंने कल रात को क्या किया। कियान उसको आकर सारी बात बताती है और उसे कांग्रेचुलेशन भी करती है कि चैनमिंग तुम्हें कांग्रेचुलेशन, तुमने ना अब इमॉर्टल जैसे बंदों की फिजिकल बॉडी हासिल कर ली है। तुम्हारी बॉडी स्पिरिचुअल ऑरा के पावर को एब्सॉर्ब करने की वजह से बिल्कुल एक इमॉर्टल की तरह बन चुकी है। तुमने अभी अपना इमॉर्टल रैंक ब्रेक थ्रू नहीं किया लेकिन तुमने उसे ब्रेक थ्रू करने की क्वालिफिकेशन हासिल कर ली, जो कि पहले बॉडी को इमॉर्टल रैंक जैसा बनाना पड़ता है। उसमें तुम कामयाब हो चुके हो तो आराम से तुम अपना इमॉर्टल रैंक जल्द ही ब्रेक थ्रू कर जाओगे। अगर मैंने और श्यामी ने तुम्हें नहीं बचाया होता तो कल रात को ही तुम मर जाते। सच में तुम बिल्कुल मर ही जाते क्योंकि इतना खतरनाक था वो स्पिरिचुअल फ्रूट। चैनमिंग उन दोनों का वहाँ पर थैंक यू कहता है कि तुम दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया जो तुमने मेरी मदद की। श्यामी तो अंदर ही अंदर इतनी ज्यादा खुश हो रही थी जिसकी कोई हद नहीं थी क्योंकि वो अपनी जान तक की गवा देने के लिए तैयार है। बस चैनमिंग उसे एक बार प्यार भरी नजरों से देख ले। और अब तो वो उसे थैंक यू कह रहा था तो उसने अपनी सारी की सारी थकान भुला दी थी। वो और ज्यादा चैनमिंग के करीब आते हुए अपने मन में कह रही होती है कि कांग यूई तो गई, चैनमिंग मेरा है और मैं उसे कभी भी कांग यूई का होने नहीं दूंगी चाहे वो कुछ भी क्यों ना कर ले। तभी वहाँ पर कांग यूई भी आ जाती है जो चैनमिंग से कहने के लिए आई थी कि मुझे बेडा 111 का पता चला कि वो अभी कहाँ पर है। लेकिन जब वो यहाँ चैनमिंग को और श्यामी को इतना ज्यादा करीब देखती है और दोनों के बिल्कुल कपड़े फटे हुए थे तो उसे सदमा लग जाता है कि अरे तुम दोनों क्या कर रहे थे, तुम दोनों के ऐसे कपड़े फटे क्यों हैं, तुम तो घर के बाहर बैठ के क्या कर रहे हो। श्यामी कांग यूई को और ज्यादा जलाने के लिए कहती है चैनमिंग से कि चैनमिंग कल की रात तो बड़ी थका देने वाली थी, मैं तो बहुत ज्यादा थक गई हूँ, क्या तुम भी थक गए होंगे ना, लेकिन बड़ा मजा आया रात को, ऐसी रात डेली मिल जाए तो कितना अच्छा हो। पहली बार ऐसा कुछ किया था तो उतना ज्यादा एक्सपीरियंस भी नहीं था लेकिन आखिरकार हम दोनों ने साथ में मिलकर ये काम कर ही लिया। कांग यूई इतना गुस्से में थी कि वो उसको गाली देने वाली होती है लेकिन आधी गाली देते ही वो रुक जाती है कि नहीं यार गाली दे दूंगी तो मेरी इज्जत चली जाएगी। कंट्रोल कांग यूई कंट्रोल, मुझे नहीं दिखाना कि मैं सबके सामने इतनी ज्यादा लट्टू बन गई हूँ। चैनमिंग की सभी के सामने मुझे अपनी एटीट्यूड को मेंटेन करके रखना है। श्यामी और ज्यादा कांग यूई से कहती है कि तुम्हें पता है चैनमिंग ना कितने ज्यादा कमाल के हैं, वो हर चीज में बिल्कुल वर्सेटाइल है, किस्मत वालों को ही ये काम करने का मौका मिलता है, वो भी चैनमिंग के साथ। मैं तो बड़ी किस्मत वाली थी। कांग यूई के अंदर एकदम आग लग चुकी थी। श्यामी की हर एक बात सुनकर उसे बहुत गुस्सा आ रहा होता है लेकिन वो अपना गुस्सा बड़ी कोशिशों के साथ कंट्रोल कर रही थी। कांग यूई चैनमिंग से कहती कि मैं आपको बताने के लिए आई थी कि मुझे पता चला कि बेडा 111 कहाँ रहता है तो हम जाकर उसको मार सकते हैं, हम साथ में चलेंगे और उसको मार देंगे। श्यामी कांग यूई से कहती कि आधा नशे में रहती हो क्या कि रात में से सोकर अभी दोपहर में उठी हो, हमने कल ही बेडा 111 को मार दिया, चैनमिंग ने अपने हाथों से उसको मारा है, ऐसी पुरानी खबर लाकर दोगी तो कौन ही तुम्हारी बात सुनेगा। जाओ थोड़ा अच्छे से ध्यान रखा करो कि आसपास चल क्या रहा है वरना ऐसे ही पीछे रह जाओगी। वो छोटी छोटी बात को लेकर कांग यूई को ताना मार रही थी और उसके हर एक ताने से कांग यूई को गुस्सा आ रहा था। इसके बाद श्यामी नाटक करते हुए चैनमिंग के ऊपर गिरने वाली थी ताकि वो उसको फिर से गोद में उठा ले लेकिन सही टाइम पर और श्यामी को गोद में उठाते हुए कहती कि तुम्हें थकान हो रही ना तो मैं ले चलती हूँ तुम्हें तुम्हारे कमरे
कमरे में, तुम्हारी सारी थकान दूर कर दूंगी और तुम्हें अच्छे से रिकवर कर दूंगी। सेट मास्टर को परेशान करने की जरूरत नहीं है, इसके लिए मैं हूं ना यहाँ पर, मैं तुम्हारे कब काम आने वाली हूँ। तभी भागते हुए वहाँ पर लिंगर आती है जो चेनमिंग से कहती है कि सेट मास्टर मुझे ना एक लेटर मिला, उस लेटर में लिखा हुआ है कि ग्रेट यान अंपायर। ग्रेट यान अंपायर वही था दोस्तों जिसको सुधु के साथियों ने बताया था कि हमारे सपोर्ट में ग्रेट यान अंपायर है, हमें कुछ हुआ तो ग्रेट यान अंपायर तुम लोगों को नहीं छोड़ेगा। तो उसी के बारे में लिंगर चेनमिंग को आकर बता रही थी कि मुझे मेरे दादाजी का एक लेटर मिला है जिसमें लिखा है कि ग्रेट यान अंपायर के कुछ लोगों ने मेरे दादाजी को कैद करके रख लिया, उन्होंने उन्हें बंदी बना लिया है, तो हमें यहाँ से जाना होगा उन्हें छुड़ाने के लिए। मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपके पास टाइम है ना तो आप प्लीज चलिए और मेरे दादाजी को बचा लीजिए। मैंने लेटर देखा है, उसमें राइटिंग मेरे दादाजी की नहीं लग रही, मुझे लगता है कि किसी और को मेरे दादाजी के बारे में पता चला तो उसने ये लेटर चुपके से मुझे भेजा है। अब किसने भेजा वो तो मैं नहीं जानती, लेकिन बस मुझे लेटर मिला तो मैं आपको ये लेटर दिखा रही हूँ। चेनमिंग अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए जिसकी मदद से वो किसी भी चीज को अच्छे से एनालाइज कर सकता है, उसकी मदद से उसे पता चल जाता है कि असल में ये लेटर हुआन मी ने लिखा है, वही ये लेटर लिखकर लिंगर को दी होगी। चेनमिंग को डिवाइन ट्रेजर एक मिशन भी अपॉइंट करता है कि तुम्हारा अगला मिशन है उन सभी बदमाशों को ढूंढना जिसने लिंगर के दादाजी का अपहरण किया और उन्हें बचाना भी होगा। कियान कहती कि अरे वाह, नया मिशन मिल गया, तो इसे करना चाहोगे, अच्छे रिवॉर्ड भी मिलेंगे तुम्हें ये करने पर। डिवाइन ट्रेजर ने इस बार तुम्हें अच्छा ही मिशन दिया है, ये करके तुम लिंगर की नजरों में अपनी रिस्पेक्ट को और ज्यादा बढ़ा भी लोगे और तुम्हारा फायदा भी हो जाएगा, तो मेरे ख्याल से तुम्हें ये मिशन करना चाहिए। इसलिए चेनमिंग वो मिशन करने के लिए मान जाता है कि ठीक है, मैं तुम्हारे दादाजी को बचाने की कोशिश करूंगा। हम चलेंगे ग्रेट यान अंपायर के अंदर और देखते हैं कि वहाँ पर क्या होता है। साथ ही लिंगर ये देखकर हैरान थी कि चेनमिंग के और शियामी के दोनों कपड़े फटे क्यों हैं, इन लोगों के साथ रात में क्या हुआ था जिस वजह से इनके कपड़े फट गए। बाप रे, ये तो बड़ी अजीब बात है, कहीं आप दोनों के बीच में वही तो नहीं हुआ ना जिसको सोचने का मेरा दिमाग जा रहा है। नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ, मैं सच कह रही हूँ ना, ऐसा तो नहीं हुआ ना कुछ आप दोनों के बीच में। कियान तो यहाँ पर चेनमिंग का मजाक उड़ाते हुए उसके मजे ले रही थी कि देखो चेनमिंग, क्या किया तुमने रात को, बेचारी लड़की को परेशान किया क्या, पापा तो नहीं बनने वाले ना तुम। शियामी कहती कि कुछ ज्यादा नहीं हुआ था, बस थोड़ी सी नजदीकियां बढ़ी थी जिस वजह से हमारे कपड़े फट गए, ज्यादा कुछ बड़ी बात नहीं है, तो तुम इसमें इतना ध्यान मत दो। कांगी भी कहती कि कपड़े फट गए ना, चलो मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें दूसरे कपड़े दिला देती हूँ, लेकिन आज के बाद चेनमिंग के करीब मत आना तुम। इसके बाद वो जबरदस्ती शियामी को लेकर वहाँ से चली जाती है ताकि जब तक यहाँ पर रहेगी वो उसको चेनमिंग को लेकर जलाते ही रहेगी। दूसरी तरफ हुआन में चेनमिंग का छोड़ा हुआ केक बड़े आराम से खा रही थी कि कितना टेस्टी केक है, इससे अच्छा केक मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं खाया था। तभी चेनमिंग आकर उससे कहता है कि दारू भी पियोगी क्या केक के साथ, देखो तुम्हारे लिए स्पेशल मैं दारू भी लेकर आया हूँ, चाहिए तो पी लो। वैसे हाँ, मैं तुम्हारा शुक्रिया करने के लिए आया था जो तुमने इतनी अच्छी खबर मुझे दी लिंगर के दादाजी के बारे में। हुआन में कहती कि देखो तुम्हें शुक्रिया करने की कोई जरूरत नहीं है, वो तो मुझे ऐसे ही छोटी सी खबर मिल गई थी तो मैंने सोचा कि इससे लिंगर को कुछ फायदा हो जाएगा तो मैंने उसे दे दिया, लेकिन अभी भी मैं तुम्हारे पर बहुत अच्छे से नजर रख रही हूँ, तुम्हारी हर एक हरकत पे मेरी बारीकी से नजर होती है, तो ये मत सोचना कि मैं तुम्हारे ऊपर से ध्यान देना हटा चुकी हूँ। चेनमिंग कहते हैं कि देखो तुम्हें मुझ पर नजर रखनी है ना, बहुत अच्छी बात है, तुम्हें जितनी नजर रखनी है उतनी नजर रखो। तुम्हें कुछ खाना पीना होगा जो मेरे हाथ का बनाया हुआ है तो तुम बेफिक्र आकर मुझसे मांग लेना, अगर मेरे पास अवेलेबल हुआ तो मैं तुम्हारे लिए वो भी दे दूंगा। तुम आराम से यहाँ पर रह सकती हो, लेकिन कभी भी मुझे अगर छोटी मोटी चीजों के लिए जरूरत पड़ जाए ना तुम्हारी, तो मेरी मदद कर देना, इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। इतना कहने के बाद चेनमिंग वहाँ से जाने लगता है। उसके जाने के बाद हुआन में चेनमिंग की लाइफ भी शराब बड़े आराम से पीने वाली थी, लेकिन सोचती है कि मैं एक घूंट पीऊं, तो उसके घूंट पीने से पहले चेनमिंग दोबारा यहाँ पर आ जाता है और उससे पूछता है कि अरे मैंने तुम्हारा नाम तो पूछा ही नहीं, वैसे तुम्हारा नाम है क्या, मुझे तुम्हारा नाम नहीं पता। हुआन में थोड़ा दूर जाती है और एकदम एटीट्यूड के साथ खड़े हुए कहती है कि मेरा नाम हुआन मी है, वर्ल्ड फेमस, दुनिया की सबसे खतरनाक, पावरफुल, एकदम झकास वाली डिटेक्टिव हूँ मैं। ये सुनकर तो चेनमिंग भी हंसने लग जाता है और हंसते हुए वो वहाँ से जा चुका। हाथ में कांगी हुई जो थी वो बड़ी टेंशन में बैठी हुई थी कि चेनमिंग तो यहाँ से मैंने सुना कि ग्रेट यान अंपायर में चला गया, कहीं वो जाकर उसे कुछ हो न जाए, वो सुरक्षित हो, मैं बस वही चाहती हूँ। जासूस उससे कहता है कि तुमने सुना नहीं, ये बात 100% सच है, मैंने खुद अपनी आंखों से चेनमिंग को जाते हुए देखा है कि वो ग्रेट यान अंपायर में चला गया। कांगी भी कहती है कि देखो तुम यहाँ के एक मेंबर हो ना, तो तुम यहाँ से जाओ और चेनमिंग को पता नहीं लगना चाहिए, चुपके से ही उसका पीछा करना और ये देखते रहना कि कहीं चेनमिंग किसी मुसीबत में ना पड़ जाए, मुसीबत में पड़ता है तो तुम उसकी मदद कर देना, ये छोटा सा काम मैं तुम्हें दे रही हूँ तो तुम ये काम को पूरा कर लो ताकि मुझे भी सुकून मिल जाए कि चेनमिंग वहाँ पर सुरक्षित तो रहेगा। जासूस कहता है क्यों नहीं, बिल्कुल मैं जाऊंगा ना चेनमिंग को बचाने के लिए, लेकिन वो अपने मन में तो कह रहा था कि मैं जाऊंगा चेनमिंग को बचाने के लिए, कभी नहीं जाऊंगा तो जरूर, लेकिन चेनमिंग को बचाने के लिए नहीं, बल्कि उसको और ज्यादा मुसीबत में डालने के लिए, क्योंकि बहुत परेशान कर लिया चेनमिंग ने, उसने मुझे कंगाल करके रख दिया, अब मेरी बारी है कि मैं उसको भी सबक सिखाऊं। दूसरी तरफ हम चेनमिंग को देखते हैं जो लिंगर के साथ आगे बढ़ते जा रहा था। वो लोग ग्रेट यान अंपायर के एकदम करीब आ चुके थे। वहां आने के बाद
बाद लिंगर जो थी वो कुछ बदमाशों को मारकर उन्हें पेड़ वगैरह पे टांग रही होती है, क्योंकि यहाँ पर रास्ते में कुछ बदमाशों से उनका मुकाबला हो गया तो चैनमिंग सभी को मार गिराया, तो इस वजह से उनकी लाशों को लिंगर ठिकाने लगा रही थी। लिंगर कहती कि हम लोग तो अभी ग्रेट यान एम्पायर में पहुंचे भी नहीं, उससे पहले कितने सारे बदमाश मिलते जा रहे हैं, लगता है ये सफर बहुत ज्यादा मुश्किलों भरा होगा, हमें फुल्ली प्रिपेयर होके जाना है इस सफर के लिए। उन जासूसों हुए और जो बदमाश थे वहाँ पर उनसे जो मिली हुई चीजें थी उन्हें लिंगर अपने बैग में भर लेती है, क्या पता ये आगे चलकर कुछ काम आ जाए। चैनमिंग लिंगर से कहता है कि तुम्हें अपने ग्रैंडपा की टेंशन नहीं है क्या कि वो किस हालत में होंगे, वो ठीक भी होंगे या फिर नहीं होंगे, तुम जरा टेंशन में नहीं लग रही हो। लिंगर कहती है कि अरे नहीं नहीं, उनके लिए टेंशन लेने की क्या ही जरूरत है, वो तो ऐसा काम करते ही रहते हैं, पिछले कई बार वो ऐसे घर से भाग गए हैं और मैं उन्हें ढूंढते रह जाती हूँ, बड़े बेकार किस्म के हैं मेरे दादाजी। तुम्हें पता है एक बार ना ये हुआ था कि मेरे दादाजी मुझे लेकर घर से चले गए, मुझे लगा कहीं घुमाने ले जा रहे होंगे, लेकिन उन्होंने तो मुझे लेके आकर कोठे पे बिठा दिया। नहीं नहीं, वो काम करने के लिए नहीं जो तुम सोच रहे हो, लेकिन मुझे वहाँ पर इसलिए बिठा दिया ताकि मैं पूरा 1 महीने तक के कोठे में जितनी भी खाने वगैरह पकते हैं उनके बर्तन धो सकूं। वो भी पता है क्यों? क्योंकि मेरे दादाजी जुए में बहुत सारा पैसा हार गए थे, तो 1 महीने के लिए मुझे नौकरानी के तौर पर उस कोठे में रखवा दिया। अरे बहुत सर दर्द है मेरे यार दादाजी, तुम उनसे मिलोगे ना तो तुम भी बोलोगे कि बड़े कमाल का आदमी है, इसलिए मुझे आदत सी हो गई कि वो भी कहीं गुम भी चले जाते हैं ना तो मैं उनके बारे में उतना सोचती नहीं हूँ। चैनमी कहता है कि मुझे नहीं लगता कि इस बार जब वो घूमे है ना वो कोई छोटी बात, वो कुछ जरूर बड़ी बात है, इस वजह से मुझे कुछ तो गड़बड़ लग रही है कि आगे कुछ गड़बड़ी होने वाली है। चैनमिंग अपने मन में सोच रहा था कि हुआनमी ने मुझे खबर दी थी कि यहाँ पर कुछ बड़ा होने वाला है, तभी मैं यहाँ पर ग्रेट यान एम्पायर के अंदर आया। हुआनमी की खबर कभी गलत नहीं हो सकती, यहाँ पर मुझे आना कोई बड़ी मुसीबत में टांग घुसाने जैसा लग रहा है, लेकिन अब मैं यहाँ पर आ ही चुका हूँ तो देख कर जाऊंगा कि यहाँ पर असल में चल क्या रहा है। इसके बाद वो दोनों वहाँ से ग्रेट यान एम्पायर के गेट के पास पहुंच जाते हैं जहाँ पर कुछ सिपाही खड़े हुए थे। उन सिपाहियों को देखकर कियान जो थी वो चैनमिंग से कहती कि अरे ये सिपाही तुम्हें पता है स्पिरिट मार्शल लेवल के लेवल 3 पर है और दूसरा वाला लेवल 5 पर है, बड़े ही कमाल के लोग हैं यार, ये इतने अच्छे कल्टीवेटर को यहाँ पर गेट का सिपाही बना के रखा गया, मतलब कि अंदर कितने पावरफुल लोग होंगे। चैनमिंग जरा संभल के रहना, बहुत खतरनाक होने वाला है ये। चैनमिंग कहता है मुझे कोई घंटा नहीं फर्क पड़ता, वैसे भी मेरी हड्डियां अकड़ रही है, थोड़े बहुत ऐसे बंदे मारने को मिल जाए तो मेरी कसरत हो जाएगी। इसके बाद आगे बढ़ते हुए लिंगर जो होती है वो कुछ स्पिरिचुअल स्टोन निकाल कर सिपाहियों को दे देती है, जो स्टोन उसने उन्हीं बदमाशों के बैग में से खाली किया था। लेकिन 2 स्टोन देकर जैसे वो ग्रेट यान एम्पायर के अंदर जाने वाली होती है, सिपाही उसे रोक लेते हैं कि नहीं, तुम्हारे कपड़े देखकर और तुम्हारे साथ जो ये बंदा है इसके कपड़े देखकर मैं दावे से कह सकता हूँ कि तुम लोग गरीब नहीं हो, तो 2 यहाँ पर स्टोन से काम नहीं चलेगा, पूरे के पूरे 100 देने पड़ेंगे, तभी मैं तुम दोनों को ग्रेट यान एम्पायर के अंदर जाने दूंगा, वरना यहीं से अपना रास्ता नापो, फट से निकल लो। लिंगर सिपाही से कह देगी अबे आंख के अंधे, तुझे पता भी है क्या 100 सिक्के जो तू स्टोन मांग रहा है वो कितने होते हैं? अब अपना घर बेच दूंगी तो भी नहीं आएगा इतना, तू पागल है क्या? कहाँ से लाऊं मैं 100 यहाँ पर स्पिरिचुअल स्टोन? तेरे अंदर कितना लालच भरा है उसकी कोई हद नहीं है। तुझसे अच्छे तो रोड के भिखारी होते हैं, वो 1 सिक्के में भी मान जाते हैं। ये सुनकर उस सिपाही को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था कि आखिर तेरी हिम्मत कैसे हुई ग्रेट यान एम्पायर के सिपाहियों को भिखारी से कंपेयर करने की? तुझे मैं भिखारी दिखाई देता हूँ क्या? रुक, अब तुझे बताता हूँ कि ये भिखारी क्या कर सकता है। इसके बाद वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए लिंगर के ऊपर अटैक करने वाला था, लेकिन तभी 1 सेकंड के अंदर चैनमिंग वहां पर आता है और अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उसके वेपन को वहीं पर स्टॉप कर देता है। ये देखकर वो सिपाही एकदम दंग रह चुका था कि अरे ये क्या हुआ, ये बंदा तो बिजली की रफ्तार के साथ यहाँ पर आ गया और इसने 1 सेकंड में मेरे वेपन को भी रोक लिया। बंदा कमाल का लग रहा है, लेकिन मैं तो उसको नहीं छोड़ने वाला। लेकिन वो कुछ कर पाता इससे पहले चैनमिंग उसका वेपन उठाता है और उसे वेपन के साथ ही उड़ाकर 1 सेकंड में दूर फेंक देता है। जिस सिपाही को अभी चैनमिंग ने फेंका था वो सिपाही अपने साथियों से कहता है कि अबे खड़े खड़े यहाँ पे मेरा मुंह क्या देख रहा है, जाकर उसको पकड़ना। इसलिए बाकी के सिपाही भी यहाँ पर पहुंच जाते हैं ताकि सभी मिलकर चैनमिंग को मार सके। इसी चीज का तो चैनमिंग इंतजार कर रहा था कि 2-4 बंदे मिल जाए मारने को तो आज के दिन की एक्सरसाइज पूरी हो जाएगी, और देखो हो भी गया। 2 सिपाही वहां पर आने के बाद वो चैनमिंग के ऊपर अटैक करने की तैयारी करने लगते हैं। उनका वेपन भी कमाल का था, लेकिन जैसे वो अपने वेपन का इस्तेमाल करते हुए चैनमिंग के ऊपर अटैक करते हैं, चैनमिंग उन्हें अपनी पावर की मदद से हिप्नोटाइज करता है और उन्हें वहीं पे गिरा देता है। वो उनसे कहता है कि तुम्हारा वेपन तो कमाल का था, लेकिन तुम बंदे कमाल के नहीं हो, तुम्हारी शक्ल मुझे अच्छी नहीं लग रही, इसलिए मैं तुम दोनों को जिंदा नहीं छोड़ने वाला। वो दोनों सिपाही अपनी इतनी ज्यादा बेइज्जती से काफी ज्यादा भड़क चुके थे, तो वो दोनों मिलाकर एक मॉन्स्टर पंच टेक्निक का इस्तेमाल कर लेते हैं और उसकी मदद से उन्होंने चैनमिंग के ऊपर अटैक कर दिया था। लेकिन चैनमिंग को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो बिल्कुल शांत और एकदम एटीट्यूड के साथ वहीं पर खड़ा था, क्योंकि उसे पता था कि कोई यहाँ पर कितना भी कुछ क्यों न कर ले उसका घंटा ही नहीं कुछ बिगाड़ पाएगा। और वो जो पंच चैनमिंग को लगने वाला था वो उसके करीब तक नहीं पहुंच पाता। चैनमिंग के ऑरा ने ही उस पंच को बीच रास्ते में ही रोक लिया था। चैनमिंग कहता है मजा नहीं आ रहा है यार तुम लोगों के अटैक से, थोड़ा बढ़िया अटैक होता तो कमाल की बात हो जाती। रुको मैं तुम्हें दिखाता हूँ
कि बढ़िया अटैक किसको कहते हैं, तो आप तैयार हो जाओ मेरा अटैक झेलने के लिए। इसके बाद चेनमिंग अपनी पाम टेक्निक को एक्टिवेट करता है और ऐसा हाथ मारता है कि सिपाही तो राख में बदलते हुए वहाँ से दूर फेंका जाते हैं। उनका अस्तित्व ही यहाँ से गायब हो गया था। इस चीज को देखकर सभी एकदम दंग रह जाते हैं कि ये क्या हुआ। 3 सिपाही के मरने की वजह से अब वहाँ पर पूरे 15-20 सिपाही पहुंच चुके थे, जो सभी एक साथ तीर कमान लेकर चेनमिंग के ऊपर अटैक करने के लिए तैयार थे। चेनमिंग कहता है एक से भले 15-20, चलो 15-20 को एक साथ खत्म किया जाए, ये कीड़े मकोड़े बहुत ज्यादा उछल रहे हैं। इसके बाद चेनमिंग अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए अपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर वही थंडर वाला तालिस्मान बनाना शुरू कर देता है। इस वजह से तो यहाँ पूरा का पूरा मौसम ही बदल गया था। हर तरफ बिजलियां गिरना शुरू हो जाती है, जिस चीज को देखकर सभी सिपाही अपनी पतलून गीली कर लेते हैं कि भाई ये क्या हुआ, इस बंदे ने तो तूफान और बिजलियों को लेकर आ गया। इसके बाद तो चेनमिंग एक सेकंड में उन सभी को वहाँ पर खत्म कर देता है। दूसरी तरफ हम ग्रेट यान एम्पायर के सेकंड प्रिंस को देखते हैं, जिसका नाम शू यान है। वो बड़ा ही टेंशन में बैठा हुआ था। वो अपने पास एक तरह की उसके पास सील होती है, उसको एक्टिवेट करता है। उसके अंदर से एक लड़की बाहर निकल कर आती है। वो लड़की ह्यूमन कम किसी तरह की फेरी ज्यादा लग रही थी और उस लड़की का नाम बीवी होता है। बीवी मतलब वाइफ वाली बीवी नहीं, लेकिन बी और वी वाली बीवी। खैर छोड़ो, दोनों प्रोनाउंस तो एक ही जैसे होते हैं। हाँ, तो ये बीवी कह रही थी यहाँ पर कि मुझे ना यहाँ पर थोड़ा थोड़ा डेंजर करीब आने का एहसास हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि कुछ गड़बड़ी यहाँ पर होने वाली है। मैंने अपनी पावर की वजह से ना ये चीज का पता लगाया कि चेनमिंग नाम का एक बंदा ग्रेट यान एम्पायर के अंदर एंट्री मारा है। उसके पास एक हाई लेवल का डिवाइन ट्रेजर भी है। उसने आते साथ ही 15-20 सिपाही को एक सेकंड के अंदर मौत के घाट उतार दिया। वो बड़ा ही खतरनाक बंदा लग रहा है। मुझे नहीं लगता कि जितनी अभी मेरे पास हाल फिलहाल पावर है या जितनी तुम्हारे पास पावर है ना, तो उसका मुकाबला हम कर पाएंगे। मुझे लगता है कि चेनमिंग से लड़ने के लिए हमें तियान हाओ को बुलाना पड़ेगा। तियान हाओ हमारा सबसे खास और सबसे पावरफुल जनरल है। तियान हाओ ही है जो चेनमिंग का मुकाबला कर सकता है। अगर हमने चेनमिंग को अभी नहीं रोका ना, तो वो यहाँ आकर हमारे लिए बड़ी मुसीबत खड़ी कर देगा। शुयान कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मेरे पास पावर नहीं है? मेरे पास बहुत ज्यादा पावर है। मैं अकेले चेनमिंग का मुकाबला कर सकता हूँ। देखता हूँ वो क्या ही उखाड़ लेगा। मैं उसको मार कर उसका डिवाइन ट्रेजर भी ले लूंगा। बीवी कहती है कि नहीं, बेवकूफी करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम नहीं जानते कि चेनमिंग कितना ज्यादा खतरनाक बंदा है। मैं उसकी से पावर को देख कर ही ना अंदर से डर चुकी हूँ। तो जब वो सामने आएगा तो तुम वैसे ही डर जाने वाले हो। इसके बाद वो जो बीवी होती है वो अपनी पावर को एक्टिवेट करना शुरू कर देती है और अपने ऑरा को पूरे के पूरे आसपास के इलाके में फैला देती है। वो ऑरा जैसे ही चेनमिंग के पास से गुजरता है, वो ऑरा सिर्फ सीधा का सीधा कियान को जाकर हिट कर जाता है। चेनमिंग के ऊपर तो ऑरा को कोई असर ही नहीं हुआ था, लेकिन कियान को जैसे वो ऑरा हिट किया था, उसका आर्मर एक्टिवेट हो जाता है। मतलब कि जब भी कुछ आसपास डेंजर होता था ना, तो कियान का वो आर्मर एक्टिवेट हो जाता था। कियान कहती है कि कुछ तो गड़बड़ होने वाली है। चेनमिंग जरा सावधान रहना, मेरा यहाँ पर ना सेंस करने की जो टेक्निक है वो भी अपने आप कम हो गई। मैं सेंस करके ये भी नहीं पता कर पा रही कि कौन सा खतरा आने वाला है, लेकिन मेरे आर्मर के एक्टिवेट होने का मतलब यही है कि खतरा तो करीब आ रहा है। सावधान रहना, वरना हम मुसीबत में पड़ सकते हैं, क्योंकि ये जगह हमारे लिए बिल्कुल ही अनजान है। तो जो भी करना सोच समझ के करना। चेनमिंग ने एक बार किताब के अंदर पढ़ा था कि इस ग्रेट यान एम्पायर के अंदर ना थीफ सेंट नाम का एक बंदा रहता है। उसके पास बहुत सारी जानकारी है। वो अक्सर यहाँ के होटलों में चाय वगैरह पीने के लिए आता है। तो चेनमिंग डिसाइड करता है कि वो थीफ सेंट से ही मिलने के लिए जाएगा। इसलिए चेनमिंग वहाँ से एक होटल के अंदर आता है और काफी घंटों तक के वो एक के बाद एक करते हुए चाय पीने लग गया था। लेकिन यहाँ पर कोई बंदा थीफ सेंट के बारे में बात करते हुए उसको मिलता ही नहीं है। लिंगर कहती है कि चेनमिंग क्या कर रहे हो, कितना टाइम वेस्ट हो गया, हम आगे नहीं जाना है क्या हमें, कि हम यहीं पे बैठे रहेंगे। चेनमिंग को गुस्सा आ रहा था, तो वो यहाँ पर सीधा एक वेटर को बुलाता है और उससे कहता है कि देख, मेरे पास ना बहुत सारे सिक्के हैं, मैं तुझे ये सारे स्पिरिचुअल स्टोन दे दूंगा, उसके बदले तू मुझे ये बता कि थीफ सेंट मुझे कहाँ मिलेगा, मुझे उसके बारे में जानकारी हासिल करनी है। वेटर कहता है कि देखो, मैं ग्रेट यान एम्पायर में हर एक बंदे को जानता हूँ, लेकिन मैं सिर्फ मॉर्टल लोगों को जानता हूँ। लेकिन जो तुम जिसकी बात कर रहे हो ना, थीफ सेंट, वो एक इमॉर्टल है, काफी ज्यादा हाई लेवल का बंदा है। तो मैं इमॉर्टल वगैरह की कोई जानकारी नहीं रख सकता, मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हारी इसमें कोई मदद नहीं कर पाऊंगा। लेकिन जैसे ही चेनमिंग ने यहाँ पर थीफ सेंट का नाम सुना था, उसी होटल के अंदर बैठा हुआ एक बंदा उठकर वहां से चला जाता है। ऐसा लग रहा था कि उसे थीफ सेंट के बारे में कुछ न कुछ तो पता है। चेनमिंग को पता चल चुका था कि अगर मैं इसका पीछा करूं तो मुझे खुद मालूम पड़ जाएगा थीफ सेंट मुझे कहाँ मिलेगा। तो चेनमिंग यहाँ पर कुछ और स्पिरिचुअल स्टोन निकालता है। वेटर से कहता है कि जो लिंगर बैठी है ना, इसकी अच्छे से खातिरदारी करना, इसको जो खाना है वो खिलाना, जरा मैं 5 मिनट का काम करके आता हूँ। इसके बाद चेनमिंग उसी बंदे का पीछा करना शुरू कर देता है जो अभी के अभी रेस्टोरेंट से निकलकर भागा था। पीछा करते हुए चेनमिंग को ये पता चलता है कि ये जो बंदा है भागकर वो उसी तियान हाओ के कमरे में जा रहा है, जिसकी बात बीवी कर रही थी कि हमें उसी को बुलाना पड़ेगा चेनमिंग के साथ फाइट करने के लिए। वो बंदा तियान हाओ के कमरे में जाता है और वहां आने के बाद वो कह रहा था कि तियान हाओ, आपको पता है आज मैं ना रेस्टोरेंट के अंदर एक बंदे से मिला, वो थीफ सेंट के बारे में बात कर रहा था। आपको तो पता ही होगा कि थीफ सेंट कौन है और वो क्या करता है। यहाँ तक कि
मुझे भी पता है कि थीफ सेंट कहाँ है। कुछ दिनों पहले मैंने थीफ सेंट को देखा था, वो ना आपके कमरे के अंदर ही आया था। मैंने उसको जाते हुए तो देखा आपके कमरे के अंदर, लेकिन बाहर आते हुए नहीं देखा। मेरे ख्याल से ये खबर ना बहुत बड़ी है। अगर ये खबर मैं किसी और को बता दूं तो आपके तो लगने वाले हैं। माफ करना, मेरी जुबान थोड़ी ज्यादा चलती है, तो मैं यहाँ पर आपसे एक छोटी सी डील करने आया था। आप अगर मेरी जुबान को बंद करना चाहते हैं और ये बात मैं किसी और को ना बताऊं कि थीफ सेंट आपके कमरे में आया था, तो थोड़े से पैसे गरम गरम मिल जाए ना तो मेरा काम हो जाएगा। उन पैसों से मैं अपने होठों को सिल लूंगा और मैं किसी को कोई जानकारी नहीं बताऊंगा। तियाना पूरे गुस्से के साथ उस बंदे से कहता है कि अपनी कीमत बता, तो कितनी कीमत लेगा अपना मुंह बंद करने के लिए। वो बंदा कहता है कि अरे सरकार, ज्यादा नहीं, 2-4 हजार स्पिरिचुअल स्टोन मिल जाए तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। उससे ज्यादा तो मैं ले भी नहीं सकता क्योंकि मेरी हैसियत ही इतनी है। ये सुनकर तियाना बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया था। वो अपना सीधा भाला निकालता है और उस बंदे के आर पार ही घुसा देता है, जिस वजह से वो बंदा जगह पर मर चुका था। लगता है तू अब सेटिस्फाई हो गया होगा अपनी कीमत से। यही कीमत तुझे चाहिए थी ना, तो देख तुझे मैंने तेरी कीमत दे दी, वो भी सूद समेत। ये तियानहाओ तो बड़ा ही खतरनाक बंदा लग रहा। तियानहाओ जो था उसे पता चल चुका था कि कोई तो कोई कमरे के बाहर है जो उसकी सारी बातें सुन चुका है। जो वो सिपाही यहाँ पर आकर उससे कर रहा था, तो वो चैनमिंग को आवाज लगाते हुए कहता है कि यंग मैन जो भी बाहर खड़ा है ना, क्यों ना तुम अंदर आ जाओ, हम आमने सामने आकर ही एक दूसरे से बात कर लेंगे। ऐसे छुप के बात करना जेंटलमैन वाली बात नहीं होती है। इस वजह से चैनमिंग उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। चैनमिंग कह रहा था कि अरे वाह, बड़ी जल्दी पहचान लिया, मुझे नहीं लगा था कि तुम मुझे पता कर पाओगे कि मैं यहाँ पर छुप के खड़ा हूँ। मानना पड़ेगा, बहुत अच्छी नजर रखते हो तुम आसपास की चीजों पर। जिस पर तियानहाओ कहता है कि नजर तो अच्छी रखता हूँ, लेकिन मुझसे एक बड़ी गलती भी हो गई ना कि तुमने सारी बातें सुन ली उस थीफ सेंट के बारे में। मुझे पहले ही तुम्हारे बारे में जान लेना चाहिए था कि कोई मेरी बात काफी टाइम से सुन रहा है। अब तुम्हें पता चल चुका है कि थीफ सेंट यहाँ पर आया था। चैनमिंग कहता है कि मुझे नहीं लगता कि तुम्हें अभी पता चला, तुम्हें ना बहुत टाइम से पता चला था मेरे बारे में कि मैं यहाँ पर आने वाला। तभी एंट्री के टाइम पे जितने भी सिपाही थे वो नॉर्मल सिपाही नहीं बल्कि अच्छे खासे सिपाही को तुमने रखा था ताकि एंट्री के टाइम पे ही वो मेरी जान ले ले, लेकिन मैं तो उनसे बच गया। तो बताओ मुझे कि तुम मुझसे क्या ही चाहते हो, क्योंकि जहाँ तक कि मुझे लगता है कि तुमने ही ना वो गलत खबर दी होगी हुआन मी को, और हुआन मी ने मुझे ये खबर यहाँ ला कर दी ताकि मैं मजबूर हो जाऊँ ग्रेट यान एम्पायर में आने के लिए। कुछ न कुछ तो यहाँ पर ऐसा प्लान बन रहा है जिसके बारे में मैं खुद नहीं जानता। तो मिस्टर, मैं तुमसे ना पूछना चाहता हूँ कि यहाँ पर क्या प्लान बन रहा है। क्या हम दोनों ऐसा पर्सनल बात कर सकते हैं? क्या आखिर तुम लोग क्या ही चाहते हो मुझसे जो तुम मुझे यहाँ पर बुलाना चाह रहे थे? वैसे हाँ, मैं तुमसे थीफ सेंट के बारे में भी पूछना चाहता हूँ कि आखिर वो कहाँ पर है, क्योंकि मैं उन्हें ही ढूंढने के लिए यहाँ पर तो आया हूँ। और हाँ दोस्तों, ये थीफ सेंट जो है वो कोई और नहीं बल्कि लिंगर के ही दादाजी हैं। उसको ही ढूंढने के लिए यहाँ पर चैनमिंग आया हुआ था और थीफ सेंट को ही इस तियानहाओ ने अपने पास छुपा कर रखा है। चैनमिंग जैसे ही तियानहाओ की तरफ बढ़ा था, तियानहाओ की हालत खराब होने लगती है, तो वो फट से जैसे ही चैनमिंग उसके करीब आने वाला था तीरों की बारिश कर देता है, लेकिन चैनमिंग का ऑरा ही सारी की सारी तीरों को रोक लेता है। एक भी तीर उसके ऊपर टच तक नहीं कर पाई थी। चैनमिंग कहता है कि हो गया, ये कुछ और भी अटैक बाकी हैं, अब तो आपस में बात कर सकते हैं ना, आओ मैं तुम्हारे पास। तियानहाओ एकदम गुस्सा हो जाता है कि इसने मेरा अटैक इतनी आसानी से कैसे खत्म कर दिया, नहीं छोड़ूंगा इसको, मैं वापस से अगला अटैक करता हूँ, देखता हूँ कि उससे बच पाता है कि नहीं। इसके बाद उसने छत पर से ही काफी सारी नुकीले कीलों को गिराना शुरू कर दिया था, लेकिन चैनमिंग का ऑरा उन सभी को वहां पर डिस्ट्रॉय कर देता है। चैनमिंग को तो कुछ हुआ ही नहीं था। चैनमिंग कहता है कि अब तो बात कर सकते हैं, अभी भी तुम्हारा अटैक खत्म हुआ कि नहीं हुआ, या कुछ और अटैक भी टारे में छुपा कर रखा है तुमने, चाहो तो वो भी कर लो। इसके बाद चैनमिंग अपने घोस्ट हैंड का इस्तेमाल करते हुए तियानहाओ को कुर्सी के साथ ही पकड़कर अपने तरफ घसीट लेता है। तियानहाओ की फटकर हाथ में आ गई थी कि नहीं भाई, ये बहुत खतरनाक बंदा है, मुझे लगा कोई ये कमजोर होगा, लेकिन जान पे आ रही है तो मुझे यहाँ से भागना ही पड़ेगा। वो अपनी जान बचाकर जैसे ही वहाँ से भागने वाला होता है, चैनमिंग कई सारी नुकीले क्रिस्टल को उसके चारों तरफ लगा देता है। वो क्रिस्टल बहुत ही ज्यादा हाई लेवल के थे। तियानहाओ कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, ये क्रिस्टल इतने ज्यादा कमाल के हैं ना कि अगर मुझे एक क्रिस्टल लगा तो मेरी 10 साल की कल्टीवेशन चली जाएगी, और यहाँ पर तो इतने सारे क्रिस्टल हैं जो मेरी पूरी लाइफ की कल्टीवेशन बर्बाद करने के लायक हैं। चैनमिंग, मैं तुमसे बात करने के लिए तैयार हूँ, तुम मुझसे जो पूछोगे मैं हर एक चीज का जवाब दूंगा, बस यहाँ पर मेरी कल्टीवेशन बर्बाद मत करना। चैनमिंग तो बड़ा ही खुश हो रहा था कि बड़ी जल्दी हवा निकल गई इस तियानहाओ की। मुझे लगा था थोड़ा अच्छा बंदा रहेगा, लेकिन ये तो इतनी जल्दी अपनी हवा निकाल कर मेरे सामने सरेंडर कर दिया। चैनमिंग राजा की तरह तियानहाओ की कुर्सी पे बैठता है और उससे कहता है कि बता मुझे कि आखिर तूने थीफ सेंट का अपहरण क्यों किया, अपहरण किया भी तो उसको कहाँ पर रखा है तूने। चैनमिंग ने वहाँ पर अपनी पावर की मदद से एक लाई डिटेक्टर भी लगा दिया था कि अगर तियानहाओ झूठ कहेगा तो उसके अंदर से रेड ऑरा बाहर निकलेगा, सच कहेगा तो ग्रीन ऑरा बाहर निकलेगा। बड़ी कमाल की पावर थी ये। तियानहाओ चैनमिंग से कहता है कि देखो, मैंने ना उस थीफ सेंट को अपने ही महल के
काल कोठरी के अंदर बंद करके रखा है। वहाँ पर एक अच्छा सा कमरा है, उसी के अंदर मैंने उसको रखा है। और हाँ, मैंने उसको इसलिए यहाँ पर पकड़ा था क्योंकि वो मेरे महल के अंदर से लिंगलोंग पगोड़ा नाम की एक बहुत ही खास टेक्निक है वो चुराने के लिए आया था। तो मैंने अपनी उसी टेक्निक के आसपास एक बैरियर लगा दिया था जिसके अंदर ही वो थीफ सेंट फंस गया। तो यही वजह थी कि मैं थीफ सेंट को आसानी से पकड़ पाया, वरना मेरा उसको पकड़ने का ऐसा कोई खास इंटेंशन नहीं था, ना ही मुझे उससे कुछ और भी मतलब है। अगर तुम चाहो तो मैं थीफ सेंट को तुम्हारे हवाले कर सकता हूँ। मैं तुम्हें यहाँ से काल कोठरी में ले जाऊंगा, वहाँ से थीफ सेंट को तुम्हारे हवाले कर दूंगा। चेनमिंग की पावर जो थी वो उसको बता रही थी कि हाँ, यहाँ पर तियानहाओ जो बात कह रहा है ना वो बिल्कुल सच है कि काल कोठरी के अंदर ही हाल फिलहाल थीफ सेंट मौजूद है। चेनमिंग को बात में कुछ न कुछ तो गड़बड़ी लग रही थी। वो सोच रहा था कि ये तियानहाओ एक नंबर का घटिया आदमी है, तो अगर इसने थीफ सेंट को चोरी करते हुए पकड़ा होता तो वो उसको उसी टाइम मार देता, ना कि उसको काल कोठरी के अंदर कैद करके रखता। ये ऑन द स्पॉट मारने वाले बंदों में से, तो उसको काल कोठरी में कैद करके रखने के पीछे कोई ना कोई तो बड़ा मकसद जरूर होगा। इसलिए अब चेनमिंग उसे तियानहाओ के साथ काल कोठरी की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है ताकि वहां जाकर थीफ सेंट को बचा सके। उसको बचाने के बाद तो उसका मिशन ऑलरेडी पूरा हो जाएगा, लिंगर के दादाजी को बचाने का। चेनमिंग रास्ते में तियानहाओ से पूछ रहा था कि क्या तुमने थीफ सेंट को टॉर्चर किया है क्या, या उसका अच्छे से ख्याल रखा है। तियानहाओ कहता है कि नहीं नहीं, मैंने उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखा है, उसको हर एक चीज दी है जिसकी उसकी जरूरत थी। वो बड़े सुकून से वहाँ पर काल कोठरी के अंदर रह रहा है। अगर मुझे पता होता कि आप आ रहे हैं उस थीफ सेंट को लेने के लिए तो मैं तो उसको पहले ही बाहर निकाल दिया होता और बिल्कुल मेहमानों की तरह उसको रखता। आप चाहो तो उसको ले जाओ, मुझे कोई आपत्ति नहीं है इस चीज से। जैसे ही काल कोठरी के गेट के पास चेनमिंग आता है, उसे अजीब सा लग रहा था, मानो कि यहाँ पर कुछ न कुछ तो गड़बड़ी। कियान भी चेनमिंग से कह देती है कि चेनमिंग देखो, मुझे ना यहाँ पर कुछ न कुछ गड़बड़ी लग रही है, मुझे अच्छी फीलिंग नहीं आ रही। ऐसा लग रहा है कि ये तियानहाओ ना हमें फंसाने की कोशिश कर रहा है और हम उसके जाल में फंसते जा रहे हैं, तो थोड़ा सा संभल कर रहना जो भी तुम काम करोगे। तो तभी तियानहाओ अपना असली इंटेंशन दिखाता है। चेनमिंग का जितना भी अटैक था वो वहाँ पर अपने आप ही खत्म हो जाता है, क्योंकि काल कोठरी के गेट के पास एक ऐसा फॉर्मेशन लगा हुआ था जिस फॉर्मेशन के पास अगर तियानहाओ खड़ा हो जाए तो दुनिया का कोई भी अटैक उसे नहीं लग सकता। इसी वजह से वो क्रिस्टल वाला अटैक और अभी जो यहाँ पर चेनमिंग ने अटैक किया वो सब के सब अटैक वहाँ पर खत्म हो जाते हैं। तियानहाओ चेनमिंग से कहता है कि अरे वाह चेनमिंग, बड़ी आसानी से तुम मेरे जाल में फंस गए, मैं तो तुम्हें खुद यहाँ पर लेकर आना चाहता था और देखो तुम आ गए। हाँ, मैंने ही यहाँ पर खबर दी थी हुआनमी को कि लिंगर के दादाजी यहाँ पर कैद हैं और उसे बचाने के लिए तुम्हें आना है, और देखो तुम यहाँ पर आ भी गए। तुम्हें मैं बहुत टाइम से ढूंढ रहा था, आज फाइनली जाकर मेरा सपना पूरा होने वाला है। आओ, तुम्हारा स्वागत है, अंदर थीफ सेंट बैठा है, जाओ उसके साथ बातें करो, उसको अच्छी कंपनी मिल जाएगी। चेनमिंग कहता है कोई बात नहीं, पछताना तो बेटा तुझे वैसे ही है, तू मुझे अंदर रख या बाहर रख, तेरी तो बारी आएगी ही। इतना कहने के बाद चेनमिंग आराम से काल कोठरी के अंदर चला जाता है। चेनमिंग जैसे ही अंदर आया था वहाँ पर एक बड़ा सा आलीशान कमरा होता है और उसी कमरे के अंदर थीफ सेंट बैठा हुआ था जो चेस वगैरह खेल रहा होता है। वो चेनमिंग को भी इनवाइट करता है कि अरे वाह, इस तियानहाओ ने किसी नए बंदे को भी पकड़ा है, आ जाओ जरा इधर बैठो, हम दोनों साथ में चेस खेलते हैं। चेनमिंग थीफ सेंट से कहता है कि क्या तुमने कभी यहाँ से बाहर जाने की कोशिश नहीं की, कभी किसी का इंतजार नहीं किया कि कोई तुम्हें यहाँ पर आकर बचाएगा, ऐसे ही बैठे रह गए। थीफ सेंट कहता है कि अरे मुझे ना सिर्फ एक ही बंदा बचा सकता है जो कि जुनलोंग सेट का लीडर होगा, उसके अलावा कोई भी मुझे नहीं बचा सकता, तो मैं उसी का इंतजार कर रहा था। चेनमिंग कहता है कि क्या बढ़िया इत्तेफाक की बात है, देखो तुम्हारे सामने ही बैठा हुआ है जुनलोंग सेट का लीडर, मैं ही वो लीडर हूँ जिसके आने का तुम इंतजार कर रहे थे। थीफ सेंट कहता है कि नहीं, पागल हो गया है क्या, तू कैसे लीडर हो सकता है, पुराना वाला लीडर तो काफी बड़ी उम्र का था, तू तो कोई लड़का दिख रहा है, देख मुझे बेवकूफ मत बना, मेरा वैसे भी मूड ठीक नहीं है। चेनमिंग कहता है कि लगता है काफी टाइम से तुम यहाँ पर फंसे हो, तभी तुम्हें आसपास क्या हो रहा है इसकी कोई खबर नहीं। कुछ महीने पहले ही मैं जुनलोंग सेट का नया लीडर बना, वहाँ पर मेरी एक मेड है जिसका नाम लिंगर है, उसने ही मुझे लेटर दिया था कि तुम यहाँ पर फंसे हुए हो ताकि मैं तुम्हें बचा सकूं, तो तुम्हें ही बचाने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ, और देखो आते साथ ही मैं खुद यहाँ पर फंस गया। दूसरी तरफ हम लिंगर को देखते हैं जो अपना रेस्टोरेंट के अंदर बैठी हुई थी, वो एकदम ज्यादा शराब पीकर बिल्कुल नशे में होती है। हुआनमी उसके पास आकर कहती है कि लिंगर उठो, मैंने देखा कि चेनमिंग ना तियानहाओ के कमरे के अंदर गया लेकिन काफी टाइम हो गया वो बाहर नहीं आया, कुछ न कुछ गड़बड़ी वहाँ पर हो सकती है, तो हमें जाना चाहिए चेनमिंग को बचाने के लिए। तो वहीं थीफ सेंट जो था वो चेनमिंग से कहता है कि लिंगर, तुम लिंगर से मिले हो क्या, कहाँ है वो, मेरी पोती कहाँ चली गई, वो ठीक तो है ना, मुझे उसके बारे में बताओ कि वो कैसी है। जिस पर चेनमिंग कहता है कि वो बिल्कुल ठीक है, उसकी टेंशन लेने की तुम्हें जरूरत नहीं है, मैं उसे बिल्कुल सुरक्षित जगह पर छोड़ कर आया हूँ। मुझे ये बताओ कि असल में तुम्हारे पास ऐसी क्या खास चीज है जिसकी वजह से ही उस तियानहाओ ने तुम्हें यहाँ पर पकड़ कर रखा है, तुम्हारे पास कोई ना कोई तो खास टेक्निक या कोई जानकारी होगी, इसी वजह से उसने तुम्हें यहाँ पर कैद किया है, वरना बिना वजह तो वो किसको भी कैद नहीं
करता, सबको ऐसे ही मार देता है। देखो अगर तुम मेरी मदद नहीं करते हो ना तो हम दोनों यहाँ से कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे, तुम्हें मेरी मदद करनी होगी, उसके बाद ही हम यहाँ से बाहर निकल सकते हैं। तब जाकर थीफ सेंट रिवील करता है कि उसके पास एक बहुत ही खास तरह की टेक्निक है जो कि उसके अलावा दुनिया में किसी के पास नहीं है। थीफ सेंट बता रहा था कि देखो जो भी पावरफुल बंदा होता है ना, उसकी ब्लड लाइन में एक खास तरह की क्यूआई एनर्जी होती है। वही क्यूआई एनर्जी उसको आगे चलकर एक नई पहचान देती है और वो बंदा बहुत ज्यादा हाई लेवल का कल्टीवेटर बनता है। क्यूआई एनर्जी जैसे नॉर्मल लोगों में होती है वो उस तरह की नहीं होती जितना कि हाई लेवल वाले बंदे की हो। उनको जो हाई लेवल की क्यूआई एनर्जी होती है वो उनको विरासत में मिलती है, उसको बनाया या खरीदा नहीं जा सकता। लेकिन इसी टाइम पे काम आता हूँ मैं, मेरे पास ऐसी टेक्निक है ना कि उसकी मदद से मैं कोई भी हाई लेवल का बंदा क्यों ना हो, मैं उसकी ब्लड लाइन के अंदर से उसकी क्यूआई एनर्जी बाहर निकाल सकता हूँ। यही खासियत है मेरे अंदर, मेरे अलावा ये तरह का काम कोई भी नहीं कर सकता। चेनमी कहता है किसी की क्यूआई एनर्जी उसके ब्लड लाइन के अंदर से निकालना ये तो बिल्कुल हेवन के रूल के खिलाफ हुआ। तुम ऐसा करके उस बंदे की पूरी डेस्टिनी बदल दोगे। तुम्हें डर नहीं लगता कि अगर ये काम करने पर हेवन तुम्हें पनिशमेंट देगा? थीफ सेंट कहता है कि बिल्कुल मुझे पता है कि अगर मैंने ऐसा किया तो हेवन मुझे पनिशमेंट देगा, इसलिए मैं कभी ऐसा काम नहीं करूंगा। मेरे पास वो टेक्निक है, लेकिन आज तक के मैंने किसी की भी ब्लड लाइन चोरी नहीं की। चेनमिंग को सारा माजरा समझ आता है कि आखिर यहाँ पर तियान हाओ का प्लान क्या था। तियान हाओ ने थीफ सेंट को यहाँ पर कैद किया, उसके बाद वो इतना लंबा प्लान बनाया चेनमिंग को यहाँ पर लाने का। एक बार चेनमिंग ग्रेट यान एम्पायर के अंदर आ जाए तो उसको वो इसी कमरे के अंदर कैद कर देगा, जैसा कि अभी तियान हाओ कर चुका है। तियान हाओ सोच रहा है कि चेनमिंग के अंदर इतनी ज्यादा पावर है तो इसका मतलब साफ है कि उसकी ब्लड लाइन के अंदर जो क्यूआई एनर्जी होगी ना वो भी बहुत ज्यादा हाई लेवल की होगी। तो तियान हाओ यही चाहता है कि वो चेनमिंग की क्यूआई एनर्जी को निकाल लेगा, उसके बाद हो सकता है कि वो डिवाइन ट्रेजर को भी हासिल कर ले जो चेनमिंग के पास है। यही इतना बड़ा प्लान तियान हाओ ने बनाया था चेनमिंग के अंदर से उसकी पावर को छीनने का। ये काम थीफ सेंट के अलावा कोई नहीं कर सकता, तो उसने उन दोनों को फंसाकर यहाँ पर कैद कर दिया। इसके बाद तियान हाओ आसानी के साथ चेनमिंग की क्यूआई एनर्जी की पावर को ले सकता है। थीफ सेंट कहता है कि देखो चेनमिंग तुम यहाँ पर कितने पावरफुल हो कितने पावरफुल नहीं है वो सब मुझे नहीं पता, लेकिन मैं किसी को देखकर पता कर सकता हूँ कि उसकी जो क्यूआई एनर्जी की पावर है ना वो कितनी हाई है और कितनी लो है। तो मैं तुम्हें देखकर साफ कह सकता हूँ कि तुम्हारी क्यूआई एनर्जी की पावर उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है जितना कि किसी हाई लेवल के बंदे की होती है। तो तुम्हारी क्यूआई एनर्जी की पावर लेकर बिल्कुल वेस्ट ही रहेगा तियान हाओ के लिए, वो कुछ काम नहीं कर पाएगा तुम्हारी पावर भी लेकर। डिवाइन ट्रेजर जो मिलना था वो तुम्हारी किस्मत में लिखा हुआ था, किस्मत को तो कोई नहीं छीन सकता, तुम्हारी क्यूआई एनर्जी कितना भी वो क्यों ना निकाल ले। चेनमिंग कहता है अच्छा तो अब मुझे लगता है कि ये बेचारे तियान हाओ का सारा प्लान चौपट हो गया, वो तो सर पटक रहा होगा कि उसकी इतनी मेहनत बर्बाद चली गई। तियान हाओ ने अपनी पावर की मदद से उन दोनों की सारी बात को सुन लिया था। वो सच में सर पटकने लग जाता है कि यार मुझे लगा था चेनमिंग बहुत पावरफुल होगा, इतना बड़ा प्लान बनाया उसको यहाँ पर लाने का, उसकी क्यूआई एनर्जी की पावर को लेने का, सब फेल हो गया। अब क्या करूं मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। एक काम करता हूँ अब कुछ नहीं बचा तो मैं दोनों को ही मार देता हूँ, जब दोनों मेरे कोई काम ही नहीं आ रहे तो दोनों को मार देना ही बेहतर है। इसके बाद वो चेनमिंग और तियान हाओ को दोनों को काल कोठरी के अंदर ही मार देने का डिसाइड कर लेता है। दूसरी तरफ हम हुआनमी और लिंगर को देखते हैं जो दोनों तियान हाओ के महल के पास पहुंच चुके थे। वो लोग यहाँ पर देख रहे होते कि चेनमिंग कहाँ पर हो सकता है। लिंगर तो अभी भी फुल टल्ली थी, उसे होश ही नहीं होता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, और आगे बढ़ते हुए वो गलती से एक ट्रैप के ऊपर पैर रख देती है, जिस वजह से काफी सारे ट्रैप वहाँ पर एक्टिवेट हो जाते हैं और तीरों की उन पर बारिश हो गई थी। दोनों जैसे तैसे अपनी जान बचाकर भागते हैं और भागकर वो सीधा तियान हाओ के कमरे के अंदर ही आकर पहुंच चुके थे, मतलब आसमान से गिरे और खजूर में आकर लटक गए। तियान हाओ उनके सामने आकर कहता है कि क्यों सुंदरी हो, क्या हुआ, मुझसे कुछ काम है क्या? काम है तो आओ मैं तुम्हारा काम पूरा कर दूं। जिस कोठरी के अंदर चेनमिंग और थीफ सेंट दोनों बैठे हुए थे, थीफ सेंट यहाँ पर काफी ज्यादा परेशान था और चेनमिंग से कहता है कि चेनमिंग तुझे क्या लगता है कि हम लोग यहाँ से निकल पाएंगे? मेरे ख्याल से तो ऐसा नहीं लग रहा, क्योंकि देख रहा है हमारे चारों तरफ कितना खास फॉर्मेशन बना हुआ है। ये फॉर्मेशन हमें यहाँ से बाहर निकलने नहीं देगा। हम जितनी ज्यादा पावर का इस्तेमाल करेंगे फॉर्मेशन को तोड़ने के लिए, ये फॉर्मेशन हमारी पावर को उतना ही ज्यादा कम कर देगा। अपने लाइफ में मैंने बहुत सारे फॉर्मेशन देखे, कई सारे को तोड़ा भी है, लेकिन ऐसा फॉर्मेशन कभी नहीं देखा जो मुझे इतना ज्यादा कमजोर फील महसूस करा रहा है कि मैं यहाँ पर इसको तोड़ तक नहीं सकता। इसलिए दोस्त मुझे नहीं लगता कि हम यहाँ से निकल पाएंगे, तो जो तू प्लान बना रहा है ना सबको यहीं छोड़ना होगा। लेकिन चेनमिंग कहता है कि ये हमारे स्पिरिचुअल पावर का तो तोड़ निकाल सकता है, लेकिन मेरे स्पिरिचुअल वेपन का नहीं। मैं भी दिखाता हूँ कि इस फॉर्मेशन को कैसे तोड़ा जाता है, तुम बस खड़े खड़े यहाँ पर तमाशा देखो। इसके बाद चेनमिंग ने अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए वही तीर कमान को बाहर निकाल लिया था जो उसको मिशन पूरा करने के बाद मिला था। उस तीर कमान को देखकर यहाँ पर थीफ सेंट की हालत खराब हो जाती है कि क्या सच में ये तो हेवन
ब्रेकिंग बो है, ये तो बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। चैनमिंग आखिर तेरे पास ये कैसा है, आखिर तूने इसको लिया कैसे? ये तो बिल्कुल एक रेयर आर्टिफैक्ट है जिससे इस दुनिया में जल्दी कोई ढूंढ तक नहीं सकता। चैनमिंग कहता है कि टेंशन क्या लेते हो, यहाँ पर मैं हूँ ना, मेरे रहते हम यहाँ पर थोड़ी ना फंसने वाले हैं। अब देखना तुम यहाँ पर कि मेरी तीर कैसा कमाल करती है। इसके बाद चैनमिंग अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए वो तीर को वहां पर चला देता है। जो तीर सीधा जो फॉर्मेशन का बेस था उसके ऊपर ही जाकर लग जाती है ताकि ये फॉर्मेशन को ब्रेक कर सके। तीर लगते ही यहाँ पर फॉर्मेशन के अंदर क्रैक्स पड़ने शुरू हो जाते हैं। तीर तो अपना काम कर रही थी, उसी के साथ साथ यहाँ पर कियान भी पहुंच जाती है जो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस तीर के अटैक को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश कर रही थी ताकि यहाँ पर आसानी के साथ वो फॉर्मेशन चकनाचूर हो जाए। थोड़ी देर तक ये काम चलता है और थोड़ी देर के बाद ही यहाँ पर वो जो फॉर्मेशन था वो एकदम कांच की तरह चकनाचूर हो जाता है। बड़ी आसानी से यहाँ पर ये फॉर्मेशन टूट चुका था। फॉर्मेशन का बाकी हिस्सा तो टूट गया था लेकिन उसका बेस अभी भी होता है, लेकिन वो भी कुछ ही टाइम में टूटने ही वाला था। थीफ सेंट एकदम हैरान था कि आखिर ये कैसे पॉसिबल है, इसने इतनी आसानी से ये फॉर्मेशन तोड़ दिया, मुझे यकीन नहीं हो रहा। सच में लगता है कि ये जुनलोंग सेट का लीडर ही होगा, वरना किसी नॉर्मल बंदे के पास इतनी ज्यादा पावर नहीं आ सकती। इसके बाद देखते ही देखते वो जो फॉर्मेशन का बेस था वो भी अपने आप चकनाचूर हो जाता है। ये ऐसा चकनाचूर हुआ था कि पूरा छत वत सबको फाड़ कर बाहर निकल जाता है, जिसकी मदद से चैनमिंग और बाकी भी तहखाने के अंदर से बाहर निकल कर आ चुके थे। और ये जगह कोई और नहीं बल्कि त्यान हाओ के घर का बरामदा ही होता है। लेकिन जैसे ही चैनमिंग यहाँ पर बाहर आया था, त्यान हाओ को पता था कि चैनमिंग को ज्यादा टाइम तक के काल कोठरी में बंद रखना मुश्किल भरा काम है, तो उसने पहले से ही तैयारी कर दी थी और वो यहाँ पर स्पिरिट मार्शल आर्ट लेवल के करीब करीब 100 से ज्यादा सिपाहियों को लगा दिया होता है ताकि चैनमिंग बाहर निकलेगा तो वो एक ही बार के अंदर चैनमिंग को खत्म कर देंगे। यहाँ पर चैनमिंग अकेला और चारों तरफ 100 यहाँ पर कल्टीवेटर थे जो उसकी जान लेने के लिए खड़े हुए थे। कियान एकदम हैरान कि यार चैनमिंग तुमने किससे पंगा ले लिया, ये क्या हो रहा है, यहाँ पर कितने सारे लोग हमें मारने के लिए आए। चैनमिंग कहते कि चिंता मत करो, अभी जिस फॉर्मेशन को तुमने तोड़ने में मदद की है ना, वो फॉर्मेशन किसने बनाया था मैं उसके पास से जा रहा हूँ। एक बार वो मर जाए तो आराम से रास्ते में मैं तुम्हें सारी कहानी बता दूंगा, बस तुम यहाँ पर खड़े खड़े तमाशा देखो, बहुत ही एंटरटेनिंग शो में तुम्हें दिखाने वाला। इसके बाद चैनमिंग अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए एक नहीं बल्कि 10 थंडर तालिस्मान को बना लेता है ताकि सबकी पावर की मदद से वो जितने भी स्पिरिट मार्शल रैंक के कल्टीवेटर यहाँ मौजूद है सबको खत्म कर देगा। मतलब कि एक तालिस्मान 10 बंदों पे भारी पड़ने वाला है। और जैसे यहाँ पर चैनमिंग ने अपने 10 थंडर तालिस्मान को बनाया था उसके अंदर से इतनी ज्यादा पावर बाहर निकलती है कि जितने भी कल्टीवेटर यहाँ पर आए थे उनका तो पता ही नहीं चलता। करीब 2 से 3 सेकंड लगे होंगे, 2-3 सेकंड के अंदर पूरा का पूरा बरामदा खाली हो चुका था, सब के सब मर जाते हैं। चैनमिंग ने उनको ऐसा मारा था कि उनकी लाश तक नहीं मिलती, सब एकदम राख में बदलकर गायब हो चुके थे। और जो गिनती चुनती के 2-4 लोग बचे हुए थे, चैनमिंग यहाँ पर अपने घोस्ट हैंड टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए सबकी सोल को घसीट कर बाहर निकाल रहा था। ये घोस्ट हैंड टेक्निक तो बड़ी ही कमाल की लगती, किसी की भी चाहे तो सीधा खड़े खड़े सोल घसीट कर बाहर निकाल दे। यही काम चैनमिंग यहाँ पर कर रहा था, जिस चीज को देखकर थीफ सेंट जो कि दूर बैठा होता है वो एकदम हैरान रह जाता है। वो कहता है कि घोस्ट हैंड टेक्निक मैंने भी सीखी है लेकिन इतनी ज्यादा कमाल की मेरी वाली नहीं है, मतलब साफ है कि चैनमिंग मुझसे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, उसके सामने तो मैं कुछ भी नहीं है। मुझे बहुत ही कमजोर फील हो रहा है कि मैं यहाँ पर चैनमिंग का मुकाबला भी नहीं कर पाऊंगा, सच में ये कमाल का बंदा है। लेकिन तभी वहां पर त्यान हाओ पहुंच चुका था जो पीछे से चैनमिंग के ऊपर एक भाला फेंक देता है, लेकिन चैनमिंग ने अपने घोस्ट हैंड की मदद से वो पूरा भाला ही वहां पर गायब कर दिया। जिसके बाद त्यान हाओ वहां पर आकर चैनमिंग से कहता है कि बढ़िया, बहुत बढ़िया, तुमने तो यहाँ पर कमाल ही कर दिया, मेरा फॉर्मेशन तोड़ा, मेरे 100 कल्टीवेटर साथियों की बस कुछ सेकंड के अंदर जान ले ली। तुमने यहाँ पर अपनी तो पावर दिखा दी, अब मेरी पावर देखना मैं तुझे कैसे यहाँ पर खत्म करता हूँ। लेकिन अगर तू यहाँ पर खुद को जिंदा बचाना चाहता है तो एक काम कर, थीफ सेंट को यहाँ पर छोड़ और उल्टे पैर यहाँ से भाग जा, क्योंकि त्यान हाओ को समझ आ चुका था कि वो ढंग से तो यहाँ पर चैनमिंग का मुकाबला नहीं कर पाएगा, तो इसको यहाँ से भगा देना ही बेहतर है। चैनमिंग थीफ सेंट से कहता है जरा देखो तो त्यान हाओ अभी भी सपनों की दुनिया में जी रहा है कि वो मेरी क्यूआई एनर्जी को निकाल कर मेरा डिवाइन ट्रेजर हासिल कर लेगा। लगता है इसको सपने से ना बाहर निकालना ही पड़ेगा। क्यों, क्या कहते हो, सच कह रहा हूँ ना मैं। चैनमिंग त्यान हाओ से कहता है मुझे पता है कि तुम यहाँ पर ना थीफ सेंट को रख कर सबसे पहले उसकी ही जान लोगे, जो चीज मैं यहाँ पर होने नहीं दे सकता, क्योंकि मैं थीफ सेंट को बचाने के लिए ही तो यहाँ पर आया हूँ। ये सुनकर त्यान
हाओ को गुस्सा आ चुका था। वो चेनमिंग से कहता है कि चेनमिंग तू ना अपनी जुबान बहुत ज्यादा चलाता है, तेरी जुबान को कैंची से आज काटना ही पड़ेगा वरना तू सुधरने वाला नहीं है। मुझे लोगों को फिजिकली तोड़ना भी आता है और इमोशनली भी तोड़ना आता है, तो अब मुझे तुझे दिखाता हूँ कि इमोशनली तोड़ना क्या होता है। इसके बाद वो ताली बजाते हुए 2 गोनी वहां पर मंगाता है, जिन दोनों गोनी के अंदर एक के अंदर हुआन में और दूसरे के अंदर लिंगर कैद थे। उस दोनों को उसने बंदी बनाकर रख लिया था ताकि अब वो चेनमिंग को यहाँ पर इमोशनली ब्लैकमेल करके उसको यहाँ से भगा दे। तियान हाओ यहाँ पर चेनमिंग से कहता है कि देख, अगर तू यहाँ पर इन दोनों को जिंदा देखना चाहता है तो तेरे पास जो वो तीर है ना, जिसकी मदद से तूने मेरा फॉर्मेशन तोड़ा, उसको यहाँ पर रख और उल्टे पैर यहाँ से भाग जा। थोड़ी देर में मैं इन दोनों को भी तेरे सेक्टर में पहुंचा दूंगा, लेकिन अगर तू मना करता है तो तू आज यहाँ पर मरेगा, साथ ही साथ तेरे सारे साथी भी मरेंगे। अब फैसला तेरा है कि तुझे क्या करना है। लेकिन चेनमिंग से कहती कि चेनमिंग, हमारे लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुम बस यहाँ से चले जाओ दादाजी को लेकर, हम यहाँ पर कैसे भी खुद को बचा लेंगे या फिर कुछ हो गया तो भी हमें फर्क नहीं पड़ता। लेकिन लिंगर को ऐसे कैद देखकर थीफ सेंट जो होता है वो एकदम ज्यादा गुस्सा हो जाता है कि तियान हाओ, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी पोती को ऐसे बांध कर रखने की। चेनमिंग क्या तुझे मारेगा? मैं ही तुझे मार देता हूँ। इसके बाद वो अपना वाला घोस्ट हैंड एक्टिवेट करते हुए तियान हाओ की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन तियान हाओ ने सामने एक स्पेल से बनी हुई दीवार बना दी थी, जिस वजह से तो थीफ सेंट उड़कर दूर फेंका जाता है। उसका घोस्ट हैंड भी कुछ नहीं कर पाया था। थीफ सेंट समझ चुका था कि इतना इजी नहीं होगा यहाँ पर तियान हाओ का मुकाबला करना। तियान हाओ बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बंदा है। वो एकदम परेशान हो चुका था कि अब वो करे तो करे क्या। चेनमिंग उसको संभालता है और उसको कहता है कि तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं, मैं हूं ना यहाँ पर, मैं सब कुछ हैंडल कर लूंगा। तियान हाओ वहां पर कह रहा था कि मैं नहीं सोचा था कि ये चूजे जो मैंने यहाँ पर अपने घर के गार्डन से पकड़े थे ये मुझे इतने काम आएंगे। मुझे तो लगा कि ऐसे कोई अरे गहरे लोग हैं, लेकिन मुझे क्या पता था कि ये लोग इतने कमाल के लोग हैं जिनको पकड़कर तुम दोनों मेरे सामने घुटने टेकने को तैयार हो। उसने जो फॉर्मेशन की दीवार बनाई थी वो लिंगलोंग पगोड़ा की मदद से बनाई थी, और ये लिंगलोंग पगोड़ा वही था जिसको चुराने के लालच में थीफ सेंट इसके महल के अंदर घुसा था और यहाँ आकर बंदी बन गया। यही वो खास टेक्निक थी जो कि थीफ सेंट को बहुत ज्यादा पसंद आई थी। तियान हाओ चेनमिंग से कहता है कि क्यों, क्या हुआ, जाना है कि नहीं जाना है? जल्दी तीर को छोड़ और यहाँ से चला जा वरना सब के सब मरेंगे। चेनमिंग यहाँ पर तियान हाओ से कहता है कि देख, तो मुझे अगर तेरे अंदर जिगरा है ना तो सिर्फ फिजिकली टॉर्चर कर सकता है, इमोशनली और मेंटली कभी टॉर्चर नहीं कर सकता, क्योंकि मैं आज तक किसी के उतना ज्यादा करीब हुआ ही नहीं। तुझे इन दोनों को मारना है मार दे, मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तूने जो मुझसे बदतमीजी से बात की है ना उससे मेरा ईगो हर्ट हो गया, इसलिए मैं तो तुझे आज जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इसके बाद चेनमिंग यहाँ पर पूरी ताकत से उसी तीर को एक्टिवेट कर लेता है ताकि एक ही तीर मारते हुए वो लिंगलोंग पगोड़ा टेक्निक को डिस्ट्रॉय कर दे। वो तीर मार तो देता है लिंगलोंग पगोड़ा पे, लेकिन तब भी उसकी जो तीर थी वो उतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग असर नहीं कर पाती। लिंगलोंग पगोड़ा को कुछ हुआ ही नहीं था, वो वहां पर बिल्कुल वैसे ही खड़ा होता है। यानी कि ये लिंगलोंग पगोड़ा टेक्निक जो है वो बहुत ज्यादा कमाल की है, जो कि चेनमिंग के तीर से भी नहीं टूटी। तियान हाओ वहां पर हंसते हुए कहता है कि देख लिया चेनमिंग, हवा निकल गई ना, बड़ा उछल रहा था कि तू तीर से क्या नहीं मार लेगा, लेकिन तू तो मेरे इतनी मामूली से टेक्निक को नहीं मार पाया। अब तो तुझे तेरी औकात पता चल गई होगी, अब तो यहाँ पर मेरे सामने झुक, तीर छोड़ और यहाँ से उल्टे पैर निकल ले, अभी भी मौका है, वरना मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि इस इलाके का किंग मैं हूँ और एक इलाके का किंग सिर्फ एक ही होता है। इसके बाद वो किसी तरह की स्पिरिचुअल बॉल निकालता है और उनकी मदद से वो हुआन मी और लिंगर दोनों को पोजेस कर लेता है, जिस वजह से वो दोनों अब चेनमिंग के ऊपर ही अटैक करने के लिए चले जाते हैं ताकि वो उसकी जान ले सके। चेनमिंग उनसे बचने की कोशिश करता, वो उनके ऊपर अटैक तो नहीं करता है, लेकिन बस उनको उठाकर दूर फेंक देता है। ये देखकर तियान हाओ कहता है कि दोनों लूजर, दोनों से कोई काम नहीं हो रहा। इतना सा चेनमिंग के ऊपर अटैक करने बोला था लेकिन अटैक नहीं कर पाए, अब मरो, तुम दोनों जाओ और अपने हाथों से अपनी जान ले लो। इस वजह से वो दोनों खुद का ही गला दबाना शुरू कर देते हैं ताकि खुद से ही अपनी जान दे सके। इस चीज को देखकर चेनमिंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, उसे समझ नहीं आता कि अब वो करे तो करे क्या। तब उसके दिमाग में एक बहुत ही अच्छा प्लान याद आता है, तो वो सीधा अपनी तीर उठाता है और तियान हाओ को देते हुए कहता है कि जा ब्रो, उठा ले, रख ले, मैंने तुझे दान में दिया और मैं यहाँ से अब जा रहा हूँ, जैसा तेरा वादा था तू इन दोनों को भी थोड़ी देर में छोड़ देना। ये सुनकर तियान हाओ बहुत ज्यादा खुश हो गया था। वो उस तीर को हाथ में लेते हुए कहता है कि अरे वाह, क्या कमाल का तीर है, ऐसा तीर तो मुझ जैसे पावरफुल बंदे के पास ही होना चाहिए। वो चेनमिंग से कहता है कि तुझे ना मेरे जैसे इंसान पे कभी भरोसा नहीं करना चाहिए था। तुझे क्या लगता है कि तीर मिलने के बाद मैं इन दोनों को छोड़ दूंगा? नहीं, मैं तीर मिलने के बाद सबसे पहला तीर तेरे पर ही चलाऊंगा ताकि तुझे मार सकूं। देखना कैसा लगता है अपने ही वेपन से खुद की जान मार लेना। आज तू तेरे ही वेपन से मरने वाला है और वो वेपन चलाऊंगा मैं, तो अब बेटा मरने के लिए तू तैयार हो जा। चेनमिंग कहता है कि हाँ, तूने सही कहा, कभी मैंने ना खुद का वेपन खुद के ऊपर अटैक करके चेक नहीं किया कि कैसी फीलिंग आती है। तेरी मेहरबानी का बहुत बहुत शुक्रिया, आज तेरी बदौलत मुझे एहसास हो जाएगा कि अपने वेपन से मार खाने पर कैसा लगता है। जिस पर तियान हाओ कहता है कि तो ठीक है, मेरे तीर से एक बार मर जाना और
काफी मेरे सपने में आना बताने के लिए कि तुझे मरने के बाद कैसा लगा। इसके बाद वो जैसे ही वहाँ पर तीर चलाकर चेनमिंग की जान लेने वाला होता है कि तभी वहाँ पर कांग यूवी की बॉडीगार्ड आ जाती है जो यहाँ पर चेनमिंग को बचाने के लिए आई हुई थी। वो चेनमिंग से कहती है कि चेनमिंग आप यहाँ से चले जाओ, मुझे कांग यूवी ने भेजा है आपको प्रोटेक्ट करने के लिए, तो मैं यहाँ पर इस तीर को खुद पे झेल लूंगी, आपको कुछ नहीं होगा। चेनमिंग कहता है कि अरे तुम्हें आने की जरूरत क्या थी, तुमने बिला वजह तकलीफ उठाई, लेकिन खैर चलो आ गई हो तो यहाँ पर एक फ्री का शो देखकर जरूर जाना। अभी तो मैंने अपना प्लान पूरा भी नहीं किया, देखो अभी यहाँ पर कैसे जादू होता है। जादू त्यानहाओ कहता है जादू देखेगा, रुक मैं तुझे जादू दिखाता हूँ। ये तीर चलाकर बहुत जादू कर रहा है, जादू के पास ही भेज दूंगा। इसके बाद वो जैसे ही तीर चलाने वाला था कि वो तीर उसके हाथ में ही रह जाती है, उसके हाथ से तीर निकल ही नहीं रहा था। जिसके बाद देखते ही देखते तीर के अंदर से इतनी ज्यादा आग निकली थी कि जो खड़े खड़े यहाँ पर त्यानहाओ को जलाकर राख कर देती है। त्यानहाओ अपने आखिरी टाइम पे समझ तक नहीं पाया था कि यहाँ पर हुआ क्या, उसने कौन सी गलती कर दी जिस वजह से वो जलकर राख हो गया। बिल्कुल जादू जैसा हो गया था। यहाँ पर एक बार जैसे ही त्यानहाओ मरता है उसका लिंग लॉन्ग पगोड़ा टेक्निक भी खत्म हो चुकी थी, सब कुछ खत्म हो जाता है और माहौल एकदम शांत हो गया था। त्यानहाओ भी जलकर राख में बदल जाता है और राख बनने के बाद भी उसके हाथ में वो तीर मौजूद ही थी। तब चेनमिंग उसके पास आकर कहता है मैंने तुझे एक चीज बताना तो भूल ही गया, ये जो तीर है ना सिर्फ वही इंसान चला सकता था जिसके पास डिवाइन ट्रेजर हो, यानी कि मैं दुनिया में किसी को भी ये तीर क्यों ना दे दूं वो इसका इस्तेमाल नहीं कर सकता सिवाय मेरे। तूने मुझसे मेरा तीर नहीं मांगा बल्कि अपनी ही मौत मांगी थी जो मैंने तुझे बड़ी खुशी से दे दी। क्या ही कमाल का यहाँ पर चेनमिंग ने प्लान बनाया था और आसानी से उसका प्लान पास भी हो गया। दूसरी तरफ हम उस जासूस को देखते हैं जो घोड़े पे सवार होकर वहाँ से आगे बढ़ रहा था क्योंकि उसे पता था कि त्यानहाओ चेनमिंग को मार देगा, तो मैं ऐसा वाला शो मिस नहीं कर सकता। अपने आंखों से चेनमिंग को मरते हुए देखने में कितना ही सुकून होगा, लेकिन उस गधे को क्या पता था कि मेला तो लुट चुका है। वो जा रहा है चेनमिंग को मरा हुआ देखने के लिए, उसे तो वहाँ पर त्यानहाओ की लाश तक नहीं मिलने वाली। जनरल को देखते हैं जो अपने सिपाहियों से कह रहा था कि तुम लोग यहाँ पर बैठकर अचार डाल रहे हो क्या, मुफ्त की रोटी खाते हो, जाओ जल्दी से और निकाल के बाहर फेंको उस चेनमिंग को जो त्यानहाओ के महल के अंदर घुसकर बैठा हुआ है। ऐसे कैसे उसने जाकर त्यानहाओ के घर में घुसकर उसकी जान ले ली, जाओ मुझे 1 घंटे के अंदर चेनमिंग घर के बाहर दिखना चाहिए। सिपाहियों की फटकर हाथ में आ जाती है कि अरे आप पागल हो गए क्या, यहाँ त्यानहाओ हमसे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बंदा, उसको उसने मार दिया, उसके घर पे कब्जा कर लिया, तो आपको लगता है कि हम लोग चेनमिंग का मुकाबला कर पाएंगे? ऐसा नहीं हो सकता, हम तो ये नहीं कर पाएंगे, हमें माफ कर दीजिए। जिस पर वो जनरल एक ही भाला उठाता है और सीधा जो बंदा यहाँ पर बोल रहा था उसके सीने के आर पार डालकर घुसेड़ देता है। वो उससे कहता है कि कायरों के बच्चे, मेरी बात को टालेगा तो यही अंजाम होगा। न जाने कहां से ऐसे कायरों को पैदा कर दिया जाता है। दूसरी तरफ हम थीफ सेंट को देखते हैं जो लिंगर के पास आने के बाद उसे एक किताब देता है जिसके अंदर टेक्निक वगैरह लिखी हुई थी कि कैसे किसी बंदे को अपने प्यार में फंसाया जाता है। वो यहाँ पर ये किताब इसलिए लिंगर को दे रहा था ताकि वो चेनमिंग को ये फंसा सके, क्योंकि उसको पता था कि चेनमिंग को लिंगर पसंद करती है और दोनों की शादी हो गई तो लिंगर की तो सेक्ट में पोजीशन बढ़ेगी ही, उसी के साथ साथ ये थीफ सेंट भी अच्छी खासी पोजीशन का मालिक हो जाएगा। तो अपनी बेटी को यहाँ पर मना रहा था ताकि वो चेनमिंग को पटा सके। लिंगर को भी वो बहुत ज्यादा पसंद होता है तो वो बड़ी खुशी से वो किताब रख लेती है और थीफ सेंट को बताने लग जाती है कि ग्रैंडपा आपको पता है जब मैं पहली बारी चेनमिंग को देखी थी ना तो मैं उसे पसंद करने लग गई थी, वो बहुत अच्छा इंसान है, लेकिन जितना वो अच्छा है उसको पटाना उतना ही ज्यादा मुश्किल है, मुझे नहीं लगता कि जल्दी मुझसे ये हो पाएगा। जैसे वो यहाँ पर चेनमिंग के बारे में बात ही कर करी थी, वो अपनी पावर की मदद से हवा में ही उड़ने लग जाती है, वो इतना ज्यादा शर्मा चुकी थी। यहाँ पर थीफ सेंट कहता है कि देखा मैंने कहा था ना, तुम थोड़ी सी यहाँ पर इस टेक्निक वगैरह को सीखोगी ना तो आराम से चैन को पटा लोगी, मुझ पे भरोसा रखो, मैं तुम्हारे साथ हूँ ना, चेनमिंग बनेगा मेरा फ्यूचर सन इन लॉ, क्या मजा ही आएगा। आज से तुम्हारी लाइफ का सिर्फ एक मिशन है, वो है चेनमिंग के दिल को चुराना। लिंगर कहती कि अरे ऐसा कैसे हो सकता है, चेनमिंग का दिल चुरा लूंगी तो बेचारा वो जिंदा कैसे रहेगा। थीफ सेंट बेचारा सर पटकने लग गया था कि इसको तो प्यार में दिल चुराने का मतलब भी नहीं मालूम और ये चलिए चेनमिंग को पटाने के लिए बड़ी मुश्किल होगी। दूसरी तरफ कियान जो होती है वो यहाँ पर वान मी को चेक करी थी जिसकी हालत काफी हद तक ठीक हो चुकी थी और वो अब रिकवर भी कर जाएगी। साथ ही थीफ सेंट को बचाने की वजह से चेनमिंग को यहाँ पर रिवॉर्ड मिलने वाला था, उसको पता नहीं होता है कि उसको कैसा रिवॉर्ड मिलेगा, लेकिन जो भी होगा वो कमाल का होगा। चेनमिंग जैसे यहाँ पर वो रिवॉर्ड को एक्सेप्ट करता है वो अचानक से ही वहाँ पर गायब हो जाता है, यानी कि जो उसको रिवॉर्ड मिला है वो उसको इनविजिबल कर देने वाला है। चेनमिंग को समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है, मैं तो सबको देख पा रहा हूँ, लेकिन कियान बताती है कि तुम सबको देख पा रहे हो ना, लेकिन तुम्हें कोई भी नहीं देख पा रहा। देखो कितना कमाल का तुम्हें यहाँ पर रिवॉर्ड मिला, तुम तो खुद को इनविजिबल बना सकते हो, अच्छे से अच्छा कल्टिवेटर भी तुम्हें यहाँ पर ढूंढ नहीं पाएगा, तुम उसके सामने तक के क्यों ना खड़े रहो तो भी, इतनी कमाल की टेक्निक है। ये सुनकर चेनमिंग को यहाँ पर मस्ती चढ़ती है तो वो जाकर इधर उधर कियान को छूने लग जाता
है वो कभी उसको चूंटी काटता, कभी टपली मार देता, उससे कहता कि तुम मुझे नहीं देख पा रही हो ना, बताओ सच में कि मैं कहाँ भी आगे तुम्हें टच करने वाला हूँ। वो इधर उधर उसको टच कर रहा था। तभी यहाँ पर कियान को एक आइडिया आता है और वो अपना कपड़ा थोड़ा सा चेंज कर लेती है और वो किसी अलग ही कपड़े में आ चुकी थी जो कि काफी ज्यादा सुंदर लग रहा था। और जैसे यहाँ पर कियान ने अपना वो वाला कपड़ा चेंज किया था, यहाँ पर चेनमिंग इनविजिबल से विजिबल हो जाता है। अब वो सबको दिखाई देने लग गया था, साथ ही उसके नाक से खून भी गिरने लग जाता है। चेनमिंग कहता है कि यहाँ पर जो तियानहो से फाइट करने के दौरान मुझे थोड़ी बहुत चोटें लगी थी ना, तो उसी का असर होगा, जो इंटरनल इंजरी मुझे हो गई है। चिंता की बात नहीं है, ये ठीक हो जाएगा। ये सुनकर हुआन भी जो थी वो अंदर ही अंदर खुश होने लग जाती है कि अरे वाह, सच में चेनमिंग ने यहाँ पर मुझे बचाने के लिए खुद पे कितनी चोटें खाई हैं। लगता है कि चेनमिंग मुझे पसंद करने लग गया है। जितनी भी लड़कियां सेक्ट में आती है वो चेनमिंग के लिए बिल्कुल पागल ही हो जाती है। अकेला बंदा किस किस को संभालेगा। चेनमिंग यहाँ पर कियान से कह रहा था कि ये तुम्हारी इनविजिबल कर दे वाली टेक्निक तो कुछ काम की नहीं थी। देखो अचानक से मैं विजिबल हो गया, कभी मैं दुश्मन के सामने खड़ा रहा और तो भी विजिबल हो गया, तो ये ठीक नहीं है, तो मुझे फंसा डालेगी। लेकिन कियान कहती कि नहीं, ये अपने आप विजिबल नहीं होता, इसकी सिर्फ एक ही वीकनेस है। अगर वो वीकनेस हो गई तो तुम यहाँ पर विजिबल हो जाओगे। और वीकनेस पता है क्या है? तुम्हारी वो वाली फीलिंग। जब तुम्हें वो वाली फीलिंग आएगी तो तुम खुद ब खुद अपने आप विजिबल हो जाओगे और सबको दिखाई देने लग जाओगे। चेनमिंग कहता वो वाली फीलिंग क्या होती है? कियान कहती है कि अरे मैंने कपड़ा चेंज किया ना तुम्हें दिखाने के लिए, तो तुम्हारे अंदर वो वाली फीलिंग आई होगी। गधे, समझो ना वो वाली फीलिंग। तो जैसे तुम्हारे अंदर वो फीलिंग आई ना, तो तुम यहाँ पर विजिबल हो गए। यही एक वीकनेस है, जब भी तुम्हारे अंदर ऐसी फीलिंग आएगी तो तुम सबके सामने विजिबल हो जाओगे, उसके वजह तुम किसी और चीज से विजिबल नहीं होने वाले। चेनमिंग सोचा था कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मुझे तो उसके ऊपर उतनी फीलिंग भी नहीं थी। मुझे लगता है ना कि यहाँ पर कोई ना कोई तो वायरस वगैरह घुस गया होगा जिसने मुझे विजिबल कर दिया, क्योंकि मैं तो ठरकी बंदा नहीं हूँ, मुझे ऐसी फीलिंग जल्दी नहीं आती। तभी चेनमिंग को डिवाइन टीचर एक और मिशन देता है और इस मिशन को पूरा करने के लिए उसके पास आधे साल का, मतलब कि 6 महीने का टाइम होगा। 6 महीने के अंदर अगर वो इस मिशन को पूरा करता है तो वो बिल्कुल एक एम्पायर बन जाएगा, इतना खतरनाक कि सारे लोग यहाँ पर उसके सामने झुककर ही रहेंगे। चेनमिंग मिशन को अच्छे से देख ही रहा था कि तभी उसे घर के बाहर से उसी जनरल की आवाज सुनाई देती है, जो कह रहा था कि जो भी अंदर घुसा हुआ बाहर निकल कर आ, तूने तियानहो को मारा है, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये सुनकर सबसे पहले थीफ सेंट होता है वो तैयार हो जाता है कि लगता है कोई दुश्मन आया यहाँ पर चेनमिंग से फाइट करने के लिए, मैं चाहता हूँ उस दुश्मन को खत्म कर देता हूँ, चेनमिंग की नजरों में मेरी इज्जत बढ़ जाएगी। लेकिन जैसे वो जाने वाला था, लिंगर उससे कहती कि अरे दादाजी शांत हो जाओ, चुपचाप बैठ जाओ यहाँ पर, हमें चेनमिंग की मदद करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसे छोटे मोटे दुश्मन तो डेली उसको मिलते रहते हैं। वो सुबह उठता ही है, दुश्मन के साथ फाइट करता है ताकि डेली की एक्सरसाइज हो जाए उसकी, तो आपकी मदद से उसको वैसे कोई फायदा नहीं होने वाला, ना जाना ही आपका बेहतर है। लेकिन तब भी थीफ सेंट तो सुनने के लिए तैयार नहीं था और वो चेनमिंग की मदद करने के लिए वहां से चला जाता है। इसके बाद चेनमिंग उस जनरल के सामने आकर खड़ा हो जाता है, जो जनरल अपने बचे हुए सिपाहियों को यहाँ पर लेकर आया हुआ था। जनरल चेनमिंग से कहता है कि अबे ओए, ज्यादा अंदर तेरी खुजली मची क्या? तेरी हिम्मत कैसे हुई तियानहो के घर में घुसा, उसकी जान लिया, उसके घर पे अपना कब्जा बना लिया? फटाफट से बोरिया बिस्तर निकाल और खाली कर, वरना आज तू जिंदा नहीं बचने वाला है। वैसे तू है कौन? चोर है, लुटेरा है, डाकू है, गुंडा है, क्या है तू? तूने यहाँ पर अपनी आकर मनमानी की कैसे? तू नहीं जानता कि हम लोग कितने खतरनाक लोग हैं? हम लोग ग्रेट यान एम्पायर के मेंबर है, हमसे पंगा लेना तुझे बहुत महंगा। तूने तियानहो को मारकर यहाँ पर हमारी ग्रेट यान एम्पायर के साथ अच्छी खासी दुश्मनी मोल ले ली है। तब कियान आकर चेनमिंग से कहती है कि अरे यार चेनमिंग, कब से तुझे कितनी सारी बातें बोलते जा रहा, तू ऐसे चुपचाप सुनता रहेगा, कुछ करेगा नहीं इनका? चेनमिंग कहता है रुको जरा, सब्र करो, पहले मैं जिसको मारने वाला है ना उसका नाम तो जान लूं कि बंदा है कौन और किसका सपोर्टर है, ये कहाँ से आया है ये, उसके बाद इंसान को मारने का मजा ही कुछ और है। तब वहाँ पर हुआन में आती है, जो चेनमिंग से कहती है इस बंदे का नाम ना जनरल जाओ है, ये रॉयल इंपीरियल पैलेस का जनरल है और अच्छा खासा दोस्त भी है तियानहो का। तभी वो यहाँ पर आया है उसके सपोर्ट में कि आके तुमने उसको मार दिया तो वो तुम्हें मार देगा। जनरल जाओ वहाँ पर चेनमिंग से कह रहा था कि तूने मेरे दोस्त को मारकर अच्छा नहीं किया, वो मेरा इतना अच्छा दोस्त था, तू तो अब गया बेटे। वो जैसे चेनमिंग के ऊपर हमला करने वाला बीच में थीफ सेंट आकर अपनी नाइफ की मदद से उसके ऊपर अटैक कर देता है। थीफ सेंट यहाँ पर उससे कह रहा था कि ये अगर चेनमिंग के ऊपर किसी ने भी आंख उठाकर देखने की कोशिश की तो मैं उसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। चेनमिंग मेरा साथी है, उसने मेरी जान बचाई है तो मैं उसके लिए अपनी जान तक के दे सकता हूँ। ये सुनकर चेनमिंग सोच में पड़ जाता है कि अबे यार, ये तो थीफ सेंट आकर पूरा शो ही स्टील कर लेगा। यहाँ पर तो मैं खुद की तारीफ बटोरना चाहता हूँ, अगर इसने जनरल जाओ को मार दिया तो इसी की तारीफ होगी। इसलिए वो थीफ सेंट को थोड़ा सा नाटक करने गया था। तो थीफ सेंट वहाँ पर नाटक करते हुए लेट जाता है कि आखिर जनरल तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझ जैसे बूढ़े इंसान पे हमला करने की? यहाँ पर हमारा कोई रखवाला नहीं है, हमारा रखवाला है तो सिर्फ एक है, वो चेनमिंग। चेनमिंग प्लीज आया क्या बचा लो, आपके सिवा हम कहाँ ही जाएंगे, हमारी मदद करो। तब वहाँ पर एंट्री होती है सीतू के बाप की, वही सीतू जिसको
को कुत्ते की मौत मार दिया था चेनमिंग ने 2-3 एपिसोड पहले। वो यहाँ पर आने के बाद कह रहा था कि आखिर किसकी हिम्मत हुई हमारे इंपीरियल सिटी के लॉ में छेड़खानी करने की। वो जनरल यहाँ पर सीतू के बाप से कह रहा था कि अबे ओए बुढ़ो, तू कौन है रे? तेरी हिम्मत कैसी हुई हमारे यान एम्पायर के बीच में बोलने की? चुपचाप अपना मुंह बंद कर ले। सीतू का बाप कहता है कि मैं यहाँ पर तुझे ही मारने के लिए आया, क्योंकि तूने यहाँ पर बिना मतलब का झगड़ा फैला के रखा है। मैं भी इस इंपीरियल सिटी का एक मेंबर हूँ और एक रिस्पेक्टेड फैमिली से आता हूँ, तो मेरी जिम्मेदारी है कि तुझ जैसे घटिया इंसान को यहाँ पर किसी भी तरह का गलत काम करने से रोका जाए। तू चेनमिंग को नहीं मार सकता। मैं चेनमिंग को सपोर्ट करने के लिए आया हुआ। आज मैं तुझे मार कर यहाँ पर चेनमिंग को बचा लूंगा। देखता हूँ चेनमिंग को तू कैसे ही हाथ लगा सकता है। ये सुनकर चेनमिंग वहाँ पर ताली बजाते हुए सीतू के बाप से कहता है कि नहीं, मतलब मैंने तो अपनी आंख में फेविकोल डाल के उसको चिपका लिया है ना। अबे अंधा है क्या? मुझे दिखा नहीं देता क्योंकि तू यहाँ पर ढोंग कर रहा है। मैंने तेरे बेटे को ऐसे कुत्ते की मौत मारा है कि उसकी लाश तक के मिली होगी या नहीं मिली होगी उसकी कोई गारंटी नहीं, और तू उल्टा उठ के आएगा मेरा ही सपोर्ट करने के लिए, मुझे ही बचाने के लिए आया है तू, और मेरे तू इस जनरल के साथ फाइट कर रहा है। अबे अंधा दिखता हूँ क्या मैं तुझे? सीतू का बाप कहता है कि अरे नहीं चेनमिंग, आप तो गलत समझ रहे हैं। मैं यहाँ पर एक इंपीरियल सिटी का मेंबर हूँ, तो मैं यहाँ पर बस शांति बनाए रखना चाहता हूँ, झगड़ा फसाद नहीं होना चाहिए। चेनमिंग को सीतू की बाप की बातों पर एक रद्दी भर भी भरोसा नहीं था, तो वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए चेक ही कर लेता है कि सीतू का बाप यहाँ पर सच कह रहा है या गलत कह रहा है। उसने जैसे ही अपनी पावर की मदद से चेक किया था, उसे यहाँ पर वो जो जनरल जाओ था उसका फेवरेबल पॉइंट -20 में दिखा देता है, और सीतू के बाप का तो सीधा -60 में चला गया था। जितने ये माइनस में रहेगा मतलब कि उतने ही ज्यादा वो चेनमिंग से नफरत करते हैं। तो यहाँ पर जाओ तो चेनमिंग को मारने के लिए आया था, तब भी उसका -20 ही था, लेकिन जब यहाँ पर सीतू का बाप उसको सपोर्ट करने के लिए आया, लेकिन तब भी उसका -60 है। मतलब कि एक नंबर का ढोंगी आदमी है सीतू का बाप। वो ढोंग रचाने के लिए यहाँ पर आया है, बस एक बार चेनमिंग को अपनी बातों में फंसा ले, उसके बाद वो पक्का अपनी बेटी के मौत का बदला लेते हुए बाद में चेनमिंग को मारेगा। ये बात चेनमिंग ने अपनी पावर की मदद से जान ली थी, तो अब तो वो उसके साथ तो बिल्कुल नहीं जाने वाला। कियान चेनमिंग से कह रही थी कि मुझे लगता है ना कि ये इंपीरियल सिटी में कुछ बड़ा ही खतरा आने वाला है, तो हमें पहले यहाँ से निकलना चाहिए, उसके बाद आराम से हम सोचेंगे कि हमें आगे क्या करना है, तो पहले यहाँ से चलते हैं। लेकिन एक तरफ हुआन मी तो दूसरी तरफ वो जो थीफ सेंट था वो कह रहा था चेनमिंग से कि चेनमिंग हमें यहाँ पर ना किसी एक का सपोर्ट ले लेना चाहिए, या फिर तुम्हें सही लगता है तो सीतू के बाप का सपोर्ट ले लो, या फिर इस जनरल का सपोर्ट लेते हुए सीतू के बाप को मार दो। दोनों में से कोई तो फिर हमारे साथ हो जाएगा, उसके बाद हम आराम से इंपीरियल सिटी में रह पाएंगे, कोई हमें डिस्टर्ब नहीं करेगा। ये सुनकर तो चेनमिंग को गुस्सा आ गया था। वो यहाँ पर अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए सबको उड़ा देता है और उससे कहता है कि मैं चेनमिंग हूँ, किसी के बाप का नौकर नहीं, मुझे किसी के सहारे की जरूरत नहीं है, मैं अकेला दम पर खड़ा रहूंगा, कोई मेरे सामने टिक तक नहीं सकता। इसके बाद तो अपना हल्का सा ही अटैक क्या करता है। सीतू का बाप तो उड़कर दूर फेंका चुका था, क्या पता शायद वो मरा गया होगा, उसके बारे में तो पता ही नहीं चलता कि वो मर गया या फिर जिंदा है। ये देखकर वो जो जनरल जाओ था वो चेनमिंग से कह रहा होता है कि अरे वाह चेनमिंग, तुमने मेरे दुश्मन को बड़ी आसानी से मार दिया, तो क्या लगता है हम दोनों आपस में बैठकर बातचीत कर लें, आगे कुछ अच्छा रिश्तेदारी बढ़ानी होगी तो इसके बारे में हम बात कर लेते हैं, अच्छी बात हो जाएगी। क्यों, क्या कहते हो? अपनी आपस की जितनी भी दुश्मनी थी उसको खत्म करके रिश्ता आगे बढ़ाते हैं। लेकिन चेनमिंग तो बहुत ज्यादा भड़का हुआ था, वो पूरे गुस्से के साथ यहाँ पर उस जनरल जाओ के पास आता है और उससे कहता है कि तूने कभी सुना है एक तीर से 2 शिकार करना किसे कहते हैं? बड़ी अच्छी चीज है, तूने अगर सुना होता तो तू आज यहाँ पर ये बड़ी वाली गलती नहीं करता। यहाँ पर जनरल जाओ कह रहा था कि अरे चेनमिंग, मुझे क्या पता तू क्या कह रहा है, मैंने ये कहावत तो सुनी है कि एक तीर से 2 शिकार, लेकिन ये होता क्या है असली में नहीं देखा। अब तू ही मुझे बता दे कि ये क्या होता है, अच्छे से डिटेल में बताएगा तो समझ में आएगा। तब चेनमिंग कहता है कि भैंस के बच्चे, मैंने यहाँ पर अपनी पावर को एक्टिवेट किया था तुम दोनों को मारने के लिए, तो तू बच कैसे गया? तू क्यों नहीं मर गया पहले वाले अटैक में जिसमें यहाँ पर सीतू का बाप यहाँ पर टपक वक गया था? तू भी उसमें ही मर जाना चाहिए था तेरे को, वो होता एक तीर से 2 शिकार, लेकिन तूने मुझे यहाँ पर गुस्सा दिला दिया पहली बार में नहीं मरकर, तो अब मैं तुझे अच्छा वाला अटैक करके मारूंगा। इसके बाद वो एक ही हल्का सा अपनी पावर को क्या एक्टिवेट करता है, उसके सारे साथी तो उड़ जाते हैं, उसी के साथ साथ वो जनरल जो था वो उड़कर सीधा महल से बाहर जाकर फेंका चुका था। चेनमिंग को मारने आए थे, दोनों को एक एक बार में चेनमिंग ने सुलाकर बाहर फेंक दिया, और इतना करने के बाद चेनमिंग बड़े आराम से और एटीट्यूड के साथ सेक्ट में रिटर्न आ जाता है जहाँ पर वो तियानहाओ का घर था। ग्रेट यान एम्पायर के एक चांसलर को देखते हैं जिसका नाम क्यों हाई था। उसको देखकर वो जो जनरल होता है वो कह रहा था कि चीफ चांसलर क्यों हाई, देखिए ना ये चेनमिंग अच्छा इंसान नहीं है, मैं तियानहाओ का बदला लेने के लिए यहाँ पर आया था, लेकिन उसने मुझे कुत्तों की तरह मारा, ये मुझे बहुत मार रहा था। कियान तो यहाँ पर चेनमिंग से कह रही थी कि देखो एक और बकरा आ गया, लगता है इसको भी बड़ी अच्छी वाली पिटाई
पिटाई खानी है तभी तो ये यहाँ पर आया है। आज लोगों को पिटाई खाने का बहुत शौक चढ़ा हुआ है। चांसलर वहाँ पर चैनमिंग से कहता है कि चैनमिंग, मैंने तुम्हें पहली बार यहाँ इंपीरियल सिटी के अंदर देखा है। मेरे ख्याल से ये जगह ऐसी नहीं है जहाँ पर तुम अपना मुंह उठाकर रह सकते हो। उससे भी बढ़कर जिस घर के अंदर तुम हो ना, वो तुम्हारे से तो बिलोंग नहीं करता। तुम्हें दूसरों के घर पे कंट्रोल नहीं करना चाहिए। इसके बाद वो यहाँ पर उस जनरल की भी जान ले लेता है, क्योंकि जनरल यहाँ पर चैनमिंग का कुछ बिगाड़ नहीं पाया था, तो अब ऐसे जनरल की जरूरत ही क्या है। तो उसने उस जनरल को भी मार दिया। चैनमिंग वहाँ पर चांसलर से कहता है कि तूने कहा कि ये तियानहो का घर है, सच कह रहा हूँ ना? जरा आंख उठाकर देख कि तुझे यहाँ पर तियानहो लिखा हुआ दिखता है क्या बोर्ड पे? चैनमिंग ने अपनी पावर की मदद से वहाँ पर तियानहो का नाम हटाकर अपना खुद का नाम लिख दिया था। इसके बाद वो चैनमिंग सभी से कहता है कि देखो, ये कमरा अब मेरा है और यहाँ पर मेरा कंट्रोल है। किसी के बाप के अंदर भी हिम्मत नहीं जो यहाँ पर आकर मुझसे ये कमरा छीन सके। फटाफट से यहाँ से निकल लो, अब ये जगह मेरी है और ये जगह मैं खुशी से लिंगर और उसके दादाजी को देना चाहता हूँ। वो यहाँ पर आराम से रह सकते हैं। ये सुनकर थीफ सेंट जो होता है वो लिंगर से कहता है कि क्यों लिंगर, देखा मैंने कहा था ना कि किताब के स्पेल का असर पड़ता है। देखो इतनी जल्दी उसने देखो कितना अच्छा घर तुम्हें दे दिया, तुम भी रानियों की तरह इतने बड़े घर में रहोगी। लेकिन लिंगर कहती कि नहीं दादाजी, मुझे ऐसा इतना बड़ा घर नहीं चाहिए। यहाँ पर झाड़ू पोछा मारने में कितना टाइम लगेगा, ये झाड़ू पोछा मारते ही पूरा दिन निकल जाएगा, इसलिए मुझे बड़ा घर नहीं चाहिए। थीफ सेंट कहता है कि अबे यार गधी, ये कितनी ज्यादा बेवकूफ है। इसलिए थीफ सेंट खुद ही चैनमिंग से कहता है कि थैंक यू मास्टर। यहाँ पर लिंगर ने भी यस कहा, वो यहाँ पर रहना चाहती है। इस चीज को देखकर वो जो चांसलर आया हुआ था उसका तो मुंह ही बंद हो जाता है। उसको समझ ही नहीं आ रहा था कि अब वो करे तो करे क्या, लेकिन उसको गुस्सा बहुत ज्यादा चढ़ा हुआ था, माना कि वो अभी यहाँ पर चैनमिंग से फाइट करने लग जाएगा। वहीं पर एक जासूस भी बैठी होती है जो सारी की सारी बात को यहाँ पर सुन रही थी। दूसरी तरफ हम ज़ेन को देखते हैं, जो कि वही ज़ेन था जिसने बहुत टाइम पहले चैनमिंग के साथ फाइट की थी, क्योंकि वो चैनमिंग को जुनलोंग सेक्ट का लीडर बनते हुए नहीं देख सकता था। तब वो यहाँ पर ग्रेडियन एम्पायर के प्रिंस के साथ बातें कर रहा था। ज़ेन प्रिंस से कहता है कि देखो, मुझे पता है कि चैनमिंग एक नंबर का घटिया आदमी है। उसने तुम्हारे इतने अच्छे दोस्त जो कि तियानहाओ था उसको मार दिया, उसके घर पर अपना कब्जा कर लिया। तुम नहीं जानते हो कि मैं उस चैनमिंग से कितना ज्यादा परेशान हूँ। तुमसे ज्यादा तो उसने मुझे परेशान करके रखा है। बड़ी बेइज्जती करके उसने मुझे जुनलोंग सेक्ट से भगाया था। वो चीज मुझे जिंदगी भर याद रहेगी। तो वैसे मैं क्या कह रहा था कि तुम्हें ना चैनमिंग से थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए। मैं तुम्हें तुम्हारे भलाई के लिए ही कह रहा हूँ, क्योंकि कब न जाने वो तुम्हारी भी जान ले ले, इसकी कोई खबर नहीं पड़ने वाली है। क्योंकि वो किसी की भी जान लेने से पहले एक बार भी नहीं सोचता है। प्रिंस यहाँ पर हंसते हुए ज़ेन से कह रहा था कि तुझे क्या लगता है कि इंपीरियल सिटी के अंदर आने के बाद चैनमिंग मुझे कुछ करेगा और वो यहाँ से जिंदा जाएगा? पागल हो गया हो क्या? इंपीरियल सिटी के अंदर अभी वो बिल्कुल अकेला है। यहाँ पर उसके सिर्फ एक दो दोस्त हैं जो कि लूजर से बढ़कर कुछ नहीं है, तो वो अकेला यहाँ पर क्या ही उखाड़ लेगा। वैसे हाँ, अगर तुम्हें जुनलोंग सेक्ट के लीडर की पोजीशन चाहिए ना, तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। और तुम्हें वो पोजीशन कैसे मिलेगी तुम्हें तो पता ही होगा कि चैनमिंग को मारना पड़ेगा। वो मर गया तो मैं तुम्हें दिलवा दूंगा जुनलोंग सेक्ट के लीडर की पोजीशन। ये सुनकर ज़ेन भी यहाँ पर काफी ज्यादा खुश हो जाता है कि हाँ, बात में तो दम है, चैनमिंग वैसे अकेला ही। प्रिंस यहाँ पर कहता है कि ठीक है, फिर अगर तुम यहाँ पर चाहते हो चैनमिंग को मारने के लिए और तुम उसको मार देते हो ना, तो उसके बाद मेरे पास आना, बाकी की सारी चीजें मैं खुद हैंडल कर लूंगा। तुम्हें कोई चीज करने की उसके बाद जरूरत नहीं पड़ने वाली है। मैं तुम्हें यहाँ पर बेस्ट ऑफ लक कहता हूँ तुम्हारे इस काम के लिए। जाओ और अपने काम के अंदर कामयाब होकर रिटर्न आ जाना। उसके जाने के बाद वो जो बीवी होती है जो कि एक स्पिरिट है, वो प्रिंस से कह रही थी कि आपने तो इस ज़ेन को ऐसे ही जाने दे दिया, जबकि आपको पता है कि ज़ेन कुत्तों की मौत मर जाएगा। लेकिन अगर किस्मत से यहाँ पर वो चैनमिंग को मार देता है ना, तो एक काम करना, वो डिवाइन ट्रेजर आप रख लेना, उसके बाद तो आपके मजे ही मजे हो जाएगी। जुनलोंग सेक्ट भले ही उस ज़ेन के पास क्यों ना चला जाए। ये सुनकर वो प्रिंस भी काफी ज्यादा खुश हो चुका था, क्योंकि वो यही तो चाह रहा था। इसके बाद हम ग्रेडियन एम्पायर के गली का सीन देखते हैं, जहाँ पर वो जासूस आ चुका था। वो यहाँ पर आने के बाद कह रहा था कि यार जगह तो कमाल की, यहाँ पर चैनमिंग को मरता हुआ देखकर मजा ही आ जाएगा, लेकिन यार मैं तो एक भी रुपया नहीं लेकर आया, कुछ खाने की पीने की चीजें भी नहीं ले सकता, बड़ी भूख लगी थी, क्या करूं, किस्मत ही खराब चल रही है। इसके बाद हम चैनमिंग को देखते हैं जो अपना तियानहाओ का जो घर होता है उसके कोर्टयार्ड के अंदर जाकर किताबें वगैरह पढ़ रहा था। वहां पर कांग युवी की जो भेजी हुई बॉडीगार्ड होती है वो भी मौजूद होती है, जिसको यहाँ पर आते हुए ज़ेन दिखाई दे जाता है, तो फट से अपना वेपन निकालकर ज़ेन के ऊपर अटैक कर देती है। ज़ेन उसके अटैक से बच जाता है। उस बॉडीगार्ड को लग रहा था कि ज़ेन यहाँ पर कुछ गड़बड़ी करने के लिए आया, इसी वजह से वो उसके ऊपर अटैक करने लग गई थी। वो बॉडीगार्ड ज़ेन से कहती है कि देखो, तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो, तुम यहाँ पर आए हो ना तो तुमने अपनी पावर को दबा कर रखा था ताकि कोई तुम्हें यहाँ पर आता हुआ महसूस न कर ले, लेकिन मैंने महसूस किया, इसका मतलब है कि तुम यहाँ पर कुछ गड़बड़ी करने के लिए आ रहे थे। ज़ेन यहाँ पर उस बॉडीगार्ड से कहता है कि तुम्हें यहाँ पर कांग युवी ने भेजा है क्या?
आखिर तुम चेनमिंग को प्रोटेक्ट क्यों कर रही हो? जिस पर वो बॉडीगार्ड कहती है कि हाँ मुझे कांग यूई ने भेजा है, उनके कहने पे ही मैं चेनमिंग को प्रोटेक्ट करने के लिए आई हूँ। तभी वहाँ पर एक तालिस्मान उड़ते हुए आता है जिसको शियोमी जो थी उनकी बॉडीगार्ड ने भेजा हुआ था। शियोमी के भी बॉडीगार्ड यहाँ पर पहुंच चुके थे जो खुद भी चेनमिंग को प्रोटेक्ट करने के लिए आए हुए थे। 3-4 लड़कियां यहाँ पर आ चुकी थी जो सभी जेन से फाइट करके अब चेनमिंग को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेगी। लेकिन ये क्या, यहाँ पर तो उनके ही बीच में बहस हो जाती है। शियोमी की जो बॉडीगार्ड थी वो कांग यूई की बॉडीगार्ड से कहती कि तू अपना रास्ता खाली कर, हम लोग यहाँ पर काफी है चेनमिंग को बचाने के लिए। वैसे ही कांग यूई की बॉडीगार्ड शियोमी की बॉडीगार्ड से कहती कि तुम लोग यहाँ से निकलो, मैं भी अकेली काफी हूँ चेनमिंग को प्रोटेक्ट करने के लिए। कांग यूई की जो बॉडीगार्ड थी वो उनसे कह रही होती कि देखो तुम यहाँ पर बहुत लेट आई हो, मैं कब से यहाँ पर चेनमिंग को प्रोटेक्ट कर रही थी, अब मैंने ही इस जेन को पकड़ा है तो अब तुम्हारा हक बनता है कि तुम लोग यहाँ से निकल लो। यहाँ पर जेन जो था वो उनका झगड़ा होते हुए देख रहा था कि एक नंबर के लूजर, ये लोग आपस में ही फाइट करने लग गए, मुझे रोकेगा कौन। इसके बाद वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उन सभी के ऊपर ही अटैक कर देता है कि भाड़ में जाओ तुम लोग। वो लोग भी यहाँ पर अब मिलकर उस जेन के साथ फाइट करते हैं लेकिन कोई फायदा नहीं होता। वो एक ही बार में तीनों को उड़ाकर दूर फेंक देता है। वो सब बॉडीगार्ड आपस में कहते हैं कि पहले यहाँ पर इस जेन से लड़ते हैं, उसके बाद अपनी फाइट कंटिन्यू करेंगे। जेन कह रहा था कि अच्छा इतनी औकात आ गई कि मुझसे पहले लड़ोगे, ठीक है फिर तुम्हें तुम्हारी औकात ही दिखानी पड़ेगी। इसके बाद जेन अपनी वहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा हाई लेवल की स्वॉट टेक्निक को एक्टिवेट करना शुरू कर देता है, जिस वजह से तो वहाँ पर भूकंप आने लग गया था। ये देखकर वो तीनों बॉडीगार्ड यहाँ पर घबरा जाते हैं कि आगे ये किस तरह की टेक्निक का इस्तेमाल करने वाला है, लेकिन फिर भी वो किस भी तरह की टेक्निक का क्यों ना इस्तेमाल कर आके चेनमिंग को बचा सके। इसके बाद कांग यूई की बॉडीगार्ड ने वहां पर किसी तरह के तालिस्मान को बनाकर भवंडर ले आया था। एक तरफ वो भवंडर तो दूसरी तरफ वो जो जेन का अटैक था वो यहाँ पर रेडी होता है एक दूसरे के साथ भिड़ने के लिए। वो सभी फाइट कर रहे थे तो चेनमिंग आराम से किताबें पढ़ रहा था, उसको फाइट की आवाज आ जाती है तो वो कह रहा था कि अब मैं यहाँ कोई ढंग से 5 मिनट किताब पढ़ने भी नहीं देता, अब यहाँ पर कौन सा झगड़ा हो गया जो मुझे देखने के लिए जाना पड़ेगा। तो वहीं जेन के अटैक से शियोमी की बॉडीगार्ड की तो हालत खराब हो जाती है। कांग यूई की बॉडीगार्ड थोड़ी देर के लिए वहां पर टिकी थी क्योंकि उसने अपना भवंडर जो बनाया था तालिस्मान की वजह से, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। थोड़ी देर टिकने के बाद वो भी वहां से उड़कर बहुत दूर जाकर फेंका जाती है। तीनों के तीनों बॉडीगार्ड अपनी हालत खराब कर चुके थे, ऐसा लग रहा था कि उनके अंदर हिम्मत ही नहीं है अब खड़े होने की। लेकिन फिर भी वो इतनी जल्दी हार मानने वाले तो नहीं थे। वो लोग कहते कि आज हमारी यहाँ पर जान क्यों ना चली जाए, लेकिन हम यहाँ पर हार नहीं मानेंगे। हमें जो जिम्मेदारी दी गई है हम अपनी जिम्मेदारी को अपनी जान पर खेलकर भी पूरा करते हैं। तो जेन बेटा आजा, हम तुझसे फिर से फाइट करेंगे और तुझे तेरी औकात दिखाएंगे। जेन भी थोड़ा घबरा चुका था कि यार ये तीनों पागल है क्या, तीनों तो लड़कियां हैं लेकिन हिम्मत तो लड़कों से भी ज्यादा इनके अंदर। मैं तो इनको लूजर समझ रहा था और यूजलेस समझ रहा था, लेकिन नहीं, इनके अंदर हिम्मत काफी ज्यादा है। तो फिर ठीक है, मैं भी रेडी हूँ इनके साथ फाइट करने के लिए, चाहे कितना भी स्ट्रॉन्ग अटैक क्यों ना कर ले ये। लेकिन एक बात नहीं समझ में आ रही कि ये कांग यूई और शियोमी के जो बॉडीगार्ड थे वो तो एक दूसरे से नफरत करते हैं, कांग यूई और शियोमी भी एक दूसरे से नफरत करते थे, लेकिन ऐसा क्या चेनमिंग ने घोल कर इनको पिला दिया कि दोनों अब उसके दीवाने बन चुके हैं। उसके लिए देखो उसके बॉडीगार्ड अपनी जान तक देने को तैयार है। कुछ तो कुछ मामला है जिसके बारे में मैं नहीं जान रहा। उसको क्या पता था कि शियोमी और कांग यूई दोनों चेनमिंग के दीवाने हो चुके हैं और वो उसको पसंद करने लग गए, इसलिए अपने होने वाले बॉयफ्रेंड को बचाने के लिए वो लोग इतना तो कर ही सकते थे। इसके बाद जेन जो होता है वो वहां पर उन दोनों से कह रहा था कि देखो तुम तीनों जो हो ना वो जुनलोंग सेट के ही एक अच्छे से मेंबर हो, मैं भी जुनलोंग सेट का एक बहुत ही रिस्पेक्टेड बंदा हूँ, तो अगर मैंने यहाँ पर तुम्हारे ऊपर अटैक किया और तुम्हारी जान लेने की कोशिश की तो मेरे ख्याल से ये बात सही नहीं होगी, तो मैं तुम लोगों को यहाँ पर कुछ नहीं करूंगा। मेरी स्वॉर्ड हमेशा से जो हमारा जुनलोंग सेट है उसके दुश्मनों के लिए ही उठी है, ना कि सेट के किसी मेंबर के लिए, तो तुम लोग यहाँ पर से फ्री हो, मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं करने वाला। चेनमिंग वहां पर पहुंचकर कहता है अच्छा बड़ा ज्ञान दे रहा है यहाँ पर, तेरे ज्ञान से मैं बहुत ज्यादा प्रसन्न हो गया, तभी तो मैं यहाँ पर उठकर आया हूँ ताकि थोड़ा और यहाँ पर भाषण तेरा सुन सकूं। चेनमिंग को देखकर यहाँ पर जेन की हालत खराब हो जाती है। वो चेनमिंग से कहता है कि देख रुक जा, तू अपनी जो वो डिवाइन ट्रेजर क्या बोलता है तो उसका ऑरा मत एक्टिवेट करना, बहुत ही खतरनाक अटैक था जिससे मेरी हालत खराब हो गई थी, मैं सिर्फ तुझसे बात करने के लिए आया हूँ, ज्यादा कुछ नहीं करूंगा, तो आपस में जेंटलमैन की तरह बैठकर अपन बातें कर सकते हैं। जेन तो यहाँ पर मन में सोच रहा था कि बस एक मौका मिल जाए उसके बाद मैं इस चेनमिंग को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, बस इसके पास जो इसके वेपन वगैरह ना इसको साइड कर दूं, एक बार अपने डिवाइन ट्रेजर की पावर को ना यूज करे ना उसके बाद मैं इसको आराम से मार सकता हूँ। चेनमिंग उसकी बात सुनकर कहता है कि तू अकेला ऐसा नहीं है जो मुझे मारना चाहता है, तेरे जैसे 36 आए और 36 गए, लेकिन कोई मेरा बाल तक के बाका नहीं कर पाया, समझा क्या। इसके बाद चेनमिंग बस एक चुटकी बजाते हुए जेन ने जो भी अटैक को एक्टिवेट किया था अपनी स्वॉर्ड वाला, उसे एक ही सेकंड के अंदर खत्म कर देता है। जेन एकदम दंग
दंग रह चुका था कि बस कुछ दिन पहले तो मैं इससे मिला था, उस टाइम ये खाली अपने ऑरा का ये इतना ज्यादा इस्तेमाल कर पाता था, लेकिन अब तो ये चुटकी बजाते हुए क्या क्या काम कर लेता है। इतनी जल्दी ये इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो गया? कौन सा खजाना लग गया इसके हाथ में? सच में मानना पड़ेगा, डिवाइन ट्रेजर बहुत कमाल की चीज है, काश वो मुझे मिल गई होती। चैनमिंग सभी बॉडीगार्ड से कहता है कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ, मैं और जैन कुछ जेंटलमैन वाली बातें आपस में बैठकर करना चाहते हैं, तो तुम लोगों की यहाँ पर जरूरत नहीं है। इसलिए वो सभी बॉडीगार्ड वहाँ से चले जाती है। चैनमिंग यहाँ पर जैन से कह रहा था कि देख, तू हमारे सेट का ना एक बहुत ही रिस्पेक्टेड बंदा है, तूने बहुत काम किए हैं जुलॉन्ग सेट के लिए, तो मैं खुद भी तुझे ऐसा बिना मतलब का मारना नहीं चाहता। तेरा वेलकम है, तू अगर आना चाहता है सेट के अंदर तो तू बिल्कुल आ सकता है। जैन वहां पर कह रहा था कि आखिर मैं तेरी बात पे भरोसा कैसे करूं? तू बाद में मुझे मारने की कोशिश करेगा तो तू भरोसे के लायक मुझे नहीं लगता, मैं किस वजह से तुझ पे भरोसा करूंगा? चैनमिंग कहता मैं बोल भी कहा रहा हूँ कि तू मुझ पे भरोसा कर, तुझे भरोसा है ना ये जुलॉन्ग सेट के ऊपर, तू सेट के ऊपर ही भरोसा कर, वहां जा डिसाइपल को ट्रेनिंग दे, या देखो जो सही लगता है सेट के लिए तो वो काम कर। मैं तुझे अपना वादा देता हूँ कि अगर मैंने कभी भी तेरे साथ कुछ गलत किया तो उस टाइम तो मुझे देख सकता है, मैं कुछ नहीं करूंगा उस टाइम तुझे। अगर तू मेरे साथ सही रहता है ना तो तू मेरी भी वफादारी को तू देखेगा, क्योंकि जो मेरे साथ इज्जत से रहता है मैं उसको इज्जत देता हूँ, और जो इज्जत से नहीं रहता है वो अपना हिसाब लगा लेता है। तो अब तेरे ऊपर है, तू यहाँ पर मेरा दुश्मन बनकर अपनी किसी न किसी दिन जान गंवाना चाहता है तो गंवा ले, या फिर दोस्त बनकर दोस्ती के साथ सेक्ट में वापस आना चाहता है तो तेरा वेलकम है। ये सुनकर जैन सोच में पड़ जाता है और थोड़ी देर सोचने के बाद वो चैनमिंग से कह देता है कि ठीक है, मैं चाहूंगा और सेक्ट में जितने भी डिसाइपल और सिपाही वगैरह उनको ट्रेनिंग दूंगा, लेकिन तेरे कहने पे नहीं, वो मेरा सेक्ट था जिसे मैंने बड़ी मुश्किल से प्रोटेक्ट करने की कोशिश की थी, तो इसलिए मैं ये काम सेक्ट के लिए कर रहा हूँ। ऐसा लग रहा था कि धीरे धीरे करते हुए जैन भी अब यहाँ पर चैनमिंग का एक दोस्त ही बन जाएगा। दूसरी तरफ हम हुआनमी को देखते हैं जो दूरबीन से नजर रखी हुई थी, उसे यहाँ पर आते हुए वो जासूस दिखाई देता है। हैरान रह जाती है वो कि ये जासूस यहाँ पर क्या करने के लिए आया, मामला कुछ ना कुछ तो गड़बड़ लग रहा है तभी यहाँ पर आया, वरना ये ऐसा नहीं आता। जो भी गड़बड़ है मुझे पता लगाना पड़ेगा, कहीं ये कुछ आगे चलकर बड़ी गड़बड़ी ना कर दे। जासूस जो था वो चांसलर के पास आया हुआ था, वहां आने के बाद वो उससे कहता है कि बड़ी मैं उम्मीद लगाकर यहाँ पर आया था कि मुझे चैनमिंग की लाश देखने को मिलेगी, लेकिन यहाँ पर तो सब कुछ उल्टा ही हो गया। चैनमिंग नहीं भरा बल्कि पियान हाउ खुद ही मर चुका है। आखिर कैसा काम किया तुमने? चांसलर, मैंने तुझे पैसे दिए थे ना, अच्छे खासे पैसे दिए थे चैनमिंग को मारने के लिए, लेकिन अभी तक के वो मरा क्यों नहीं? मुझे उसका जवाब चाहिए, उसका एक पल भी जिंदा रहना मैं गवारा नहीं कर सकता। चांसलर कहता है कि देख, हम यहाँ पर ग्रेट यान एम्पायर के एक अच्छे खासे पोजीशन पर रखने वाले ऑफिशियल्स हैं, कोई चर्सी मवाली नहीं कि जिसको दिखा उसको जाके ठोक दें। हम यहाँ पर पॉलिटिक्स के हिसाब से चलते हैं, तो हमने यहाँ पर अभी चैनमिंग को जोर जबरदस्ती नहीं की है, लेकिन उसको मारना है ना तो तेरा काम पूरा हो ही जाएगा, थोड़ा सा टाइम दे। हमें अपने ग्रेट यान एम्पायर की इज्जत भी देखनी पड़ती है। कांग यूवी और शियामी के बॉडीगार्ड वहां पर नहीं पहुंचे होते तो अब तक के चैनमिंग का खेल खत्म हो गया होता, लेकिन टेंशन मत ले, कुछ दिन के अंदर हम उसको मार ही देंगे। इतना कहने के बाद चांसलर तो वहां से जाने लग गया था, लेकिन ये चीज देखकर वो जासूस गुस्सा हो जाता है। उसको जो कंट्रोल करके वो बॉल रखता है वो उसको भड़काने लग गया था कि देखा कोई काम नहीं हुआ ना, मैंने कहा था कि किसी की बातों में मत आ, सीधा जा चैनमिंग को मार दे जब वो अभी जुलॉन्ग सेट के अंदर मौजूद नहीं है तो, लेकिन तूने नहीं सुना, अब तू भुगतेगा। इसके बाद वो बॉल जासूस के ऊपर अपना कंट्रोल हासिल कर लेता है। इस वजह से वो जासूस एकदम ज्यादा गुस्से में आ चुका था। गुस्से में आने के बाद वो चांसलर से कहता है कि चांसलर तू तो गया, तूने पैसे खाकर भी चैनमिंग को नहीं मारा, अब तू मरेगा। इसके बाद वो सबसे पहले चांसलर का जो साथी होता है उसको पकड़ता है और बहुत ही ब्रूटल तरीके से वो चांसलर के साथी को मार देता है। ये देखकर चांसलर भी घबरा चुका था कि ये जासूस पागल हो गया है, अगर इसने मुझे मार दिया तो बहुत बड़ी गड़बड़ी हो जाएगी ग्रेट यान एम्पायर के अंदर। लेकिन जासूस सुनने को तैयार ही नहीं था। वो यहाँ पर चांसलर के पास आता है और उसका भी गला दबाते हुए उसको काट देता है, जिस वजह से चांसलर भी मर चुका था। दोनों का खेल यहाँ पर जासूस ने एक ही बार के अंदर खत्म कर दिया। अब जाकर जासूस का होश ठिकाने आया हुआ होता है। वो बॉल यहाँ पर जासूस से कह रहा था कि मैंने कहा था ना, मेरी बात सुन तो तेरा सारा काम हो जाएगा, जैसे इसको मारा है अब चैनमिंग को भी मार देना। चैनमिंग अब तेरे हाथों से नहीं बचने वाला, मेरी बातें सुना कर तू फायदे में रहेगा। उसको मारने के बाद सबसे पहले उसका जो डिवाइन ट्रेजर होगा उस पर कंट्रोल हासिल करना, उसके बाद तुझे जुलॉन्ग सेट का लीडर बनने से कोई भी नहीं रोक सकता, किसी की औकात ही नहीं रहेगी, तेरा सपना पूरा होने वाला है। तभी वहां पर एक बंदा आ जाता है तो जासूस उसके ऊपर भी अटैक कर देता है। वो बंदा पूरा मास्क वास्क लगाकर आया हुआ था। वो बंदा जासूस को देखकर कह रहा था कि अरे वाह, यहाँ पर तो तेरे पास एक डिवाइन बॉल भी है जो तुझे गाइड किया करती है, बड़ी कमाल की चीज है। जासूस हैरान कि आके ये डिवाइन बॉल क्या होता है, इसको तो मैंने जो मेरे पास बॉल है उसको खुद थोड़ी चुना, वो खुद मेरे को चुना था अपना एज अ मास्टर, लेकिन ये
क्या बातें कर रहा है, जिस पर वो बंदा कहता है कि लगता है तुझे ना अभी तक के इस बॉल की खासियत नहीं पता है, तो रुक मैं तुझे बताता हूँ कि ये बॉल कितना कमाल का है। इसके बाद वो एक ही ऐसा अटैक क्या करता है कि जासूस उड़कर दूर फेंका चुका था, वो बेहोशी हो गया होता है, जिस वजह से उसके अंदर से वो बॉल बाहर निकल कर आ चुकी थी, जो बॉल उसको गाइड किया करती है। इसके बाद वो जो बंदा यहाँ पर आया हुआ था वो उस बॉल को उठा लेता है। वो कह रहा था कि इसी चीज को लेने के लिए तो मैं यहाँ पर आया था और बड़ी आसानी से मिल गया। इस जासूस के पास तो ये बॉल था, तब भी कुछ घंटा नहीं उखाड़ पाया मेरा ये। ऐसे लोग तो इस तरह की बॉल को डिजर्व भी नहीं करते। इतना कहने के बाद जैसे वो जा रहा था वहां से कि हुआन भी उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करती है, लेकिन तब तक के वो जो बंदा था वहां से भाग चुका था उस बॉल को लेकर। इसके बाद हुआन भी जो थी वो जासूस को लेकर तियानहाओ के घर पर आती है, जहाँ पर अभी चेनमिंग भी मौजूद है। जासूस की हालत एकदम ज्यादा खराब थी, लेकिन इलाज वगैरह करके उसको ठीक कर दिया गया था। हुआन में चेनमिंग को सारी बात बता दी गई है कि कोई ऐसा बंदा था जिसने मास्क लगाया था और उसने ऐसा अटैक किया जासूस पे कि इसकी हालत खराब हो गई। वो बंदा मुझे ठीक नहीं लग रहा, वो बंदा बड़ा खतरनाक है, तो तुम जरा उससे बचकर रहना। पहला टारगेट तो उसका ये जासूस लग रहा था, लेकिन अगला टारगेट तुम भी हो सकते हो। चेनमिंग बेचारा यही सोच में पड़ जाता है कि अबे यार ये कौन है, इसको मैंने देखा है। वो भूल चुका था कि उसी के सेक्टर का एक एल्डर था, उसको तो याद भी नहीं था कि ऐसा कोई एल्डर उसके सेक्टर में हुआ भी करता था। हुआन मी चेनमिंग से कहती है कि देखो मैंने इसको बचाया, लेकिन मैं फ्री में नहीं बचाऊंगी इसको, मैं कोई चैरिटी नहीं कर रही, इसके बदले मुझे अच्छी कीमत चाहिए। और कीमत तो तुम्हें पता ही होगी कि वो है 2 केक जो तुम बनाकर मुझे खिलाओगे। जल्दी से रेडी करना, मैं वो केक लेने के लिए बाद में आऊंगी। चेनमिंग उससे कह रहा होता है कि यार तुझे जितना केक चाहिए तो सब ले लेना, बस मेरा काम करते रहे, ऐसे ही इधर उधर की जो जानकारी रहेगी ना मुझे लाकर दे दिया कर। इसके बाद चेनमिंग अपनी पावर की वजह से देखने की कोशिश करता है कि आखिर इस जासूस के साथ हुआ क्या था, ये क्या करने के लिए यहाँ पर आया हुआ था, और वो जो बंदा आया था वो इसके पास से क्या लेकर गया। ये चीज चेनमिंग को जाननी थी, तो वो उसको जैसे ही चेक कर रहा होता है कि उसको और कियान को पता चलता है कुछ ना कुछ अभी भी ऐसा जासूस के अंदर मौजूद है जो उसके डिवाइन ट्रेजर में सिग्नल वाली वार्निंग दे रहा था कि डिवाइन ट्रेजर के अंदर कुछ गड़बड़ी आ सकती है, यहाँ पर कुछ ना कुछ तो ऐसा खतरे वाली चीज मौजूद है। चेनमिंग भी हैरान हो जाते कि ये सिग्नल वाली वार्निंग क्यों आ रही है। वो जैसे ही जासूस को छूता है, जासूस के स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर वो जाकर घुस चुका था। चेनमिंग को समझ नहीं आता कि मैं ये कहाँ आ गया, ये क्या चीज है। उसको वहां पर वो बॉल के कुछ ऑरा भी दिखाई देते हैं। बॉल को तो वो चोर वाला बंदा लेकर जा चुका था, लेकिन उसके कुछ पार्ट अभी भी यहाँ पर मौजूद थे जो कि जासूस की बॉडी के अंदर कंट्रोल हासिल करके रखे हुए थे। चेनमिंग हैरान हो जाता है कि ये अजीब सी चीज क्या है। वो उसको पकड़ने की कोशिश करता है, तो वो जो ऑरा था वो चेनमिंग के ऊपर ही भड़कते हुए उसके ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। इससे चेनमिंग की हालत खराब हो चुकी थी। वो कई सारे अटैक यहाँ पर बिना मतलब का ही खा चुका था, क्योंकि उसको समझ ही नहीं आ रहा था कि ये चीज क्या है और ये मुझ पर अटैक क्यों कर रही है। पर तब भी आखिरकार जैसे तैसे करते हुए चेनमिंग ने उसको एक स्पिरिचुअल केज के अंदर कैद कर लिया था। वो जो ऑरा था वो चेनमिंग के पास अब आ गया होता है। चेनमिंग कह रहा था कि जो चोर बंदा था ना वो लगता है कि बॉल तो ले गया, लेकिन उसकी मेन पावर तो लगता है यहीं पे छूट गई, इसको लेके जा ही नहीं पाया वो। तो हो सकता है कि ये ऑरा जो है इसको लेने के लिए वो चोर दोबारा से आएगा, लेकिन असल में ये चीज है क्या और किस तरह से काम करती है मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा। देखने में तो बड़ी खतरनाक चीज लग रही है, ऐसा लग रहा है कि ये कुछ ना कुछ तो गड़बड़ करेगी। वो कियान से कहता है कि कियान जरा चेक करना कि क्या ये कोई वायरस वगैरह तो नहीं जो कि डिवाइन ट्रेजर के ऊपर ही अटैक करने के लिए आया हुआ हो सकता है वायरस ने अपना रूप बदल के ये ऑरा में ट्रांसफॉर्म कर लिया होगा खुद को। लेकिन कियान कह रही थी कि मुझे तो नहीं पता, अगर ऐसा कोई वायरस होता तो मेरा जो सिग्नल है वो डिटेक्ट कर लेता, लेकिन ये सिग्नल तो बता रहा है कि ये कोई वायरस नहीं, ये कुछ और ही चीज है। वो ऑरा स्पिरिचुअल केज के अंदर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, और जैसे वो कोशिश कर रहा होता है कि तभी चेनमिंग का जो डिवाइन ट्रेजर था उसको एक तुरंत वाला मिशन देता है कि 10 मिनट के अंदर ये जो ऑरा है ना इसको डिस्ट्रॉय करो या कुछ ना कुछ इसका करो, वरना यहाँ पर 10 मिनट के अंदर बहुत ही बड़ी तबाही आ जाएगी। चेनमिंग ये देखकर हैरान था कि आखिर ऐसी चीज क्या है ये जिसने मेरे डिवाइन ट्रेजर को भी ट्रिगर कर दिया एक तुरंत से मिशन देने के लिए। कुछ ना कुछ तो कमाल की चीज है, ऐसी चीज है जिसको मैंने पहले कभी ना देखा हो। इसके बारे में और जानकारी तो मैं निकाल के रहूंगा, इसको ऐसे नहीं जाने देने वाला मैं। अब कुछ देर बाद जासूस जो था उसको होश आ जाता है, उसकी तबीयत अब ठीक महसूस हो रही थी उसको, लेकिन उसकी बॉडी के ऊपर से अब वो बॉल का कंट्रोल खत्म हो गया था, वो खुद के कंट्रोल में आ चुका होता है। वो कह रहा था कि अरे मेरा बॉल कहाँ चला गया, वो मुझे कल्टीवेशन सिखाता था, मुझे हरामी बनना सिखाता था, मुझे बुरे बुरे काम सिखाता था, मुझे वो चाहिए, मेरा बॉल कहाँ चला गया। चेनमिंग उसको थप्पड़ मारते हुए कहता है कि अबे होश में आ और आंखें खोल के देख तेरे सामने कौन खड़ा हुआ है, वरना अगले थप्पड़ के लायक भी नहीं बचेगा तू। जैसे ही जासूस ने सामने देखा था कि चेनमिंग खड़ा है तो वो घबरा जाता है और फट से चेनमिंग के कदमों में गिरते हुए कहता है कि अरे सेक्ट लीडर आप, क्या आपने ही किसी को भेजा था क्या मेरी मदद करने के लिए, जब वो मास्क वाला बंदा मुझे मारने के लिए आया था। हुआन मी अब आपके लिए काम करती है ना, तो वही आई थी मुझे बचाने के लिए, मतलब कि उसको आपने भेजा था। मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि मैंने आपको मारने की कोशिश की, जबकि जब मुझ पे मुसीबत आई तो आपने अपने एक साथी को
भेजा ताकि वो मुझे बचा सके। आप मुझे बचाने के लिए कितनी हद तक के गुजर सकते हो, लेकिन मैं आपको मारना चाह रहा था। छी यार, कितना गंदा और कितना बेकार आदमी हूँ मैं। वादा करता हूँ कि आज के बाद कभी भी सेक्ट लीडर आपको मारने की कोशिश नहीं करूंगा। मुझे पता चल गया कि जितना मैं आपके बारे में गलत सोचता था, आप वैसे बिल्कुल भी नहीं है। मुझ जैसे नालायक इंसान जिसने आपको मारने की कोशिश की, उसको भी बचाने के लिए आपने अपने साथी को भेजा। आपके जैसा महान सेक्ट लीडर कोई नहीं होगा। मैंने कभी आपके जैसा इंसान देखा ही नहीं। चेनमिंग उसे कहता है कि देख, ये सब फालतू बातें बंद कर, मुझे बता कि वो मास्क वाला बंदा कौन था। उसका खतरा अभी भी टला नहीं, वो बाद में फिर से आ सकता है, तो मुझे उसके बारे में जानकारी चाहिए। कुछ उसका चेहरा वगैरह देखा था क्या, कुछ चीज याद है उसके बारे में? लेकिन जासूस कहता है कि अब इतना खास तो कुछ याद नहीं, लेकिन एक चीज दावे से कह सकता हूँ कि बंदा बड़ा हैंडसम था। चेनमिंग सोच में पड़ जाता है कि अरे ये एक नंबर का, कैसा क्या बोलूं मैं भी इसको। रील वगैरह बनाया करता है क्या तू? जो आदमी होकर तुझे दूसरा आदमी हैंडसम लगता है वो बॉल निकलने के बाद ना तेरा खुद पर से होश उड़ गया, तो तू जा और आराम कर। जब धीरे धीरे तू खुद के होश में आ जाएगा ना, तब बता दे रहा वो मास्क वाला इंसान कौन था। इतना कहने के बाद चेनमिंग भी वहां से जाने लगता है ताकि आराम कर सके। उसने कियान को लगा दिया था ताकि वो जो ऑरा उसको मिला था उसके बारे में जानकारी निकाल सके कि ऑरा क्या है, किस तरह से काम आता है। जैसे चेनमिंग वहां से जा रहा था, वो जासूस फिर से चेनमिंग के कदमों में गिरते हुए कहता है कि सेक्ट लीडर, आपसे ना मैं एक चीज कहना चाहता हूँ कि आज के बाद मैं कभी भी आपके साथ गलत नहीं करूंगा और आप मुझे अपना वफादार मान सकते हैं। मैं आपके लिए अपनी जान तक देने को रेडी हूँ। मैंने आज तक के आपके बारे में कितना भी कुछ गलत कहा हो, कुछ भी कह दिया हो, तो उसके लिए मुझे माफ कर देना। वो जासूस अब यहाँ से एक जासूस के बदले एक अच्छा लॉयल बंदा बन चुका था चेनमिंग का। इस बात से अनजान की चेनमिंग खुद उसको भूल तक गया था। उसने नहीं भेजा था हुआनमी को, बल्कि हुआनमी खुद गई थी उसके पास। जासूस को ये पता चल जाए तो वो अभी यहाँ पर वापस से वही जासूस वाला ही हरकत करने लग जाएगा। कियान यहाँ पर चेनमिंग से कही थी कि वाह चेनमिंग, बड़ा कमाल का दिमाग लगाया तुमने। देखो ये जासूस कितने अच्छे से तुम्हारा फॉलोवर बन चुका और अब आगे से हर बात तुम्हारी मानेगा। बड़ी कमाल की बात हो गई ये तो। दुश्मन को दोस्त में बदलने का टैलेंट तो तुमसे अच्छा किसी को नहीं आता है। ऐसा टैलेंट तो सबको आना चाहिए। चेनमिंग कहता है कि अरे नहीं ऐसी बात नहीं है। मैं तुम्हें एक पते की बात बताऊं जिसको तुम हमेशा याद रखना। बेवकूफ दोस्त से अच्छा अक्लमंद दुश्मन होता है। ये जासूस इतना बड़ा बेवकूफ है तो ये मेरा दोस्त बनकर भी क्या करेगा। ये दुश्मन ही रहता तो ठीक था। वैसे भी ये कोई काम मेरे आने वाला नहीं है। ये खुद को संभाल ले तो बहुत बड़ी बात है। इसके बाद चेनमिंग जब अपना उसी तियानहाओ के घर में बैठा हुआ था तो उसको वहां पर एक इनविटेशन लेटर आता है जो कि ग्रेट यान एम्पायर का जो एम्पायर है उसने खुद भेजा था चेनमिंग को, क्योंकि ग्रेट यान एम्पायर के अंदर एक सेरेमनी होने वाली है, बड़ी सी पार्टी होगी, तो उसमें ही इनवाइट किया गया था चेनमिंग को। कियान और चेनमिंग दोनों हैरान की ऐसा कैसे पॉसिबल है। चेनमिंग ने तियानहाओ को मारा और भी एकदम तबाही मचा कर रखी है ग्रेट यान एम्पायर के अंदर, तो क्या तब भी यहाँ पर एम्पायर इतना खुशी खुशी में चेनमिंग को इनवाइट करेगा? नहीं, इसके पीछे बड़ा कोई राज छुपा हो सकता है। ये कोई बड़ी यहाँ पर प्लानिंग बन रही है जिसके बारे में हमें सावधान रहना पड़ेगा। चेनमिंग कहता है कि क्या सावधानी बन रही है, क्या प्लान बन रहा है, इसके बारे में तो यहाँ पर बैठे बैठे पता नहीं चलेगा। एक बार तो वहाँ पर जाकर देखना ही होगा कि आखिर इनविटेशन देने का क्या मतलब है। तो आ जाओ फिर चलते हैं पार्टी के अंदर, एंजॉय करेंगे, देखते हैं क्या होता है वहाँ पे। जिसके इतना कहते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है।